अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम का आप सब हिस्सा बने हैं। यूथ फॉर पनन कश्मीर के इस सफर में आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ही अर्थपूर्ण है। आइए इस दिन को मिलकर यादगार बनाते हैं, एक ऐसे मंच पर जहां कला, पहचान और भावनाएं एक साथ सजती हैं। अब जो प्रस्तुति आपके सामने पेश की जाएगी वो सिर्फ एक गीत नहीं, एक अनुभव भी है। इसके बोल लिखे हैं डॉक्टर क्षमा कौल जी ने, एक प्रसिद्ध लेखिका जिनके शब्दों में ना सिर्फ भावनाएं होती हैं शब्दों का जादू तभी असर करता है जब कान नहीं दिल भी सुनता है। मैं राजीव जी को स्टेज पर आमंत्रण देना चाहूंगी। कृपया वो स्टेज पर आके मंच संभालें। नमस्कार, सर्वत्र नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीकश्यपसमादाय नमः। अर्थात आज इस सभागार में उपस्थित संसद, बुद्धिजीवी, संतजन, मातृशक्ति और मेरे युवा वर्ग के मेरे साथी, आप सबको मेरी तरफ से नमन। आपका विवेक, आपकी बुद्धि सनातन के लिए प्रेरक बने, ऐसा विश्वास है। आज के इस गरिमामय समारोह में उपस्थित पूजनीय संतजन, विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए मेरे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी वर्ग और मेरे सनातन समाज के श्रेष्ठ भाई बहन एवं मातृशक्ति, पनन कश्मीर और यूथ फॉर पनन कश्मीर की ओर से आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि आप सभी 1931 के दंगों के बारे में बली भांति परिचित होंगे, जब डोगरा शासन के 130 वर्षों के शांतिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष काल के बाद पहली बार सनातनियों ने कट्टर इस्लामी उन्माद की आग को अपने चारों ओर महसूस किया होगा। और उसके बाद समय समय कट्टरता न केवल बढ़ती गई बल्कि हमारे अस्तित्व को चुनौती देती रही। हम सभी अपने उस दर्द से भलीभांति परिचित हैं जो हमने अपने निष्कासन के दौरान इन 37 वर्षों में अनुभव किया। कोई सामान्य विस्थापित नहीं हुआ अपनी इच्छा से। ये हमारी अस्मिता, संस्कृति और अस्तित्व पर किया गया एक सीधा हमला था और हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे कारण मात्र एक समुदाय था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस स्थायी समाधान का मार्ग हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के लिए हुए फैसले, मार्गदर्शन 1991 के अंतर्गत ही संभव हो पाएगा। मार्गदर्शन 1991 न केवल हमारे सामूहिक दर्द के स्वर को समझता है, बल्कि यह हमारे समाजनक
पूर्ण सुरक्षा और संस्कृति की एक सशक्त योजना प्रस्तुत भी करता है। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं, बल्कि हमारी आकांक्षाओं और अधिकारों का घोषणा पत्र भी है। साथियों, 1990 का विस्थापन हमारे लिए कोई पहला अनुभव भी नहीं है। इतिहास साक्षी है कि इससे पूर्व मेरा समुदाय 7 बारी पहले भी विस्थापित हो चुका है, परंतु अब मेरे समाज का पूर्ण विश्वास है कि आगे विस्थापन नहीं झेला जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब मेरा समाज जागृत है। अब मेरा समाज समाधान की तरफ कदम बढ़ा चुका है। अब हम कोई भी जोखिम नहीं ले सकते। अब हम अपनी युवा पीढ़ी के भविष्य को समझौते पे फिर से परखने की इच्छा भी नहीं रखता। यानी आने वाला जो मेरा युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए मैं एक्सपेरिमेंट अब नहीं करने की इच्छा में। मेरा समाज उनके भविष्य के साथ में फिर से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेगा। अब की बार हम जरूर लौटेंगे। ये मेरे समाज का विश्वास है कि अब की बार हम जरूर लौटेंगे, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा के संग लौटेंगे। अधिकारों के अपने लिए सुनिश्चित करके लौटेंगे। ये वापसी केवल तब संभव हो पाएगी जब मार्गदर्शन 1991 जो मेरे वरिष्ठ नेताओं ने समय पे दर्शाया था, चेताया था सरकार को, और एक मार्ग जो सुझाया गया था 1991 में, उसी के अंतर्गत संभव हो पाएगा। ये प्रस्ताव हमारी सुरक्षा, सम्मान, संस्कृति, पुनर्निर्माण और स्थायी पुनर्वास का एक ठोस, व्यवहारिक और दूरदर्शी फैसला था। आज का ये कार्यक्रम 4 सत्रों में विभाजित है। आपको बोर नहीं होने देंगे। हमारे आज पूरे दिन के कार्यक्रमों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 2 सत्र भोजन से पूर्व में होंगे और 2 सत्र भोजन के उपरांत। आज कुछ निर्णायक गतिविधियों को आगे आने वाले समय में कार्यप्रणाली का उद्घोष भी करने जा रहे हैं। यानी ये मात्र एक सभा नहीं है। आपके समय का सही उपयोग किया जाएगा और आपके इस सभा में उपस्थिति को निर्णायक मोड़ भी दिया जाएगा। यानी आज जब आप शाम को इस सभा से निकलेंगे, आप सबके पास आने वाले समय के लिए लक्ष्य जरूर होंगे। आप सुनिश्चित होकर जाएंगे कि अब आप अनकरीब आने वाले टाइम में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अब हम अकेले नहीं। और यही प्रयास भारत की संस्कृति और आत्मा को पर्ण कश्मीर के रूप में पुनर्जन्म दिलवाएगा। आज का ये प्रयास, यही संकल्प हमारे राष्ट्र को पूर्ण रूप से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उदय करने का माध्यम भी बने। यानी आज का हमारा ये कार्यक्रम जो पर्ण कश्मीर को चित्रांकित करने के लिए, साक्षात्कार करवाने के लिए कदम है, इसके साथ साथ में जो मेरा भारतवर्ष है, जो सनातन मेरे पूरे भारतवर्ष में है, उनके मन में जो सपन है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उसके लिए ये पहला कदम भी साबित होगा आज का आपका ये कार्यक्रम। अब मैं अपनी बात को यही विरामता हूं और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे पर्ण कश्मीर के संस्थापक और संयोजक परम श्रद्धेय डॉक्टर अग्निशेखर जी को। वो मंच पर आए, दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर पधारने का कष्ट करें और इस संग मेरे माननीय अतिथि उनका संग करेंगे। मंच पे आके दीप प्रज्वलन में उनका सहयोग करें। मैं उनका नाम पुकारने जा रहा हूं। आज हमारे समारोह में उपस्थित स्वामी कुमार जी
सदगुरु श्री चंद्रदत्त पिंगले जी, माननीय रंजीत सावरकर जी, इस कलयुग में देवताओं के एडवोकेट हमारे विष्णु शंकर जैन जी, ऑनरेबल किंडोर सर, ये थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। मैडम थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा साइड में। वरीनाथ लट सर, ठीक है, ठीक है। श्री अरुण गुप्ता जी, किसको? श्री राजेश गुप्ता जी, हेलो, एडवोकेट रविंद्र घोष ठीक है, सर, ठीक है। श्री प्रमोद मुताबिक सर, माननीय राहुल गोल जी, श्री अर्जुन संपत सर और श्री रमेश शिंदे। श्री गंगाधर कुलकर्णी जी, श्री विठल चौधरी जी, अध्यक्ष यूथ कदम पटरी, श्री पुन्नू स्वामी जी, हाँ, कर्मी सेना अध्यक्ष, श्री अश्विनी बट्टा, हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। श्री मोतीलाल जी अल्लाह साहब, मातृशक्ति से हेलो, क्षमा रहना जी, चलता पे प्रोग्राम। टीआरएस से हाँ, दिगंबर रहना जी, आप आइए। माननीय रोहित भट्ट साहब, थोड़ा रोहित रवि भट्ट साहब, दीप वाला बनाओ, दीप वाला, दीप वाला, दीप वाला, दीप वाला। दीप वाला अभी आया नहीं ना, दीप वाले की तरफ अभी आएगा, अभी ये चलना जरा। नॉट लास्ट हमारे बीच में कश्मीरी समुदाय के ठाकरे साहब जी, माननीय पिंटू जी, हाँ, बोलो। कुंदन जी, माननीय कुंदन जी साहब आप भी आइए। श्री आर के वार्मा साहब, श्री सुशील वातन जी, रोहित भट्ट साहब, हमारे युवा जर्नलिस्ट टीआरएल से
टीआरटी नगरोटा से प्रेसिडेंट विजय पंडित साहब, हाँ करना अच्छा मैं मंच पे आसीन सबसे अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे रुके, मेरे समाज के मार्टियर्स को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट में मंच ना छोड़े। आप बना लो उसका एंगल बना नेशनल एंगल बना लो। मैं आपको ये कैसे बनाऊं? दर्शक अतिथियों के माध्यम से बीच में जो लगता है वो आगे बढ़े। आजू लेफ्ट पे आजू बात कर लो। दीप प्रज्वलन के लिए म्यूजिक स्टार्ट करें। हाँ एक मिनट ये आगे होना थोड़ा सा धन्यवाद। अब म्यूजिक के उपरांत श्रद्धांजलि के लिए सारे अतिथि मंच पे उपस्थित रहे और मैं अपने उपस्थित सज्जनों से माता शक्ति से निवेदन करूंगा कि श्रद्धांजलि के लिए 1 मिनट अगर हम खड़ा हो सके तो जरूर खड़ा हो। आज का दिन 13 जुलाई है, हमारे लिए ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। उस दिन भी कई मेरे समाज से शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनकी भी याद आज हम लोग दोहराते हैं। भैया कैमरा हेलो थोड़ी
स्टेज के ऊपर से देखो, स्टेज के ऊपर थोड़ा तो हाँ, एक मिनट। ओजन को नमन लल्यभूषण कुनीका जय वनुकृष्ण। धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। माननीय बहन, अपना चलो। धन्यवाद। अब हम प्रमुख प्रस्ताव की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी को एक बार फिर से मंच पे आने का आह्वान करता हूँ। डॉक्टर अग्निशेखर जी। डॉक्टर अग्निशेखर जी कश्मीरी हिंदू समाज की सर्वश्रेष्ठ संस्था पनुन कश्मीर के संस्थापक ही नहीं, संयोजक और एक प्रख्यात कश्मीरी पंडित साहित्यकार हैं। कवि और सांस्कृतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने निर्वासन की पीड़ा को हिंदी कविता के एक सशक्त विमर्श के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर साहब ने पनुन कश्मीर आंदोलन के संस्थापक और संयोजक के रूप में 1990 के बाद कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के प्रति सुरक्षित गरिमामय और स्थायी वापसी के लिए संगठित स्वर भी उठाया। उनकी कविताएं जैसे किसी भी समय मुझसे छीन ली गई मेरी नदी और जवाहर टनल न केवल व्यक्तिगत प्रेरणा की अभिव्यक्ति है, बल्कि सामूहिक सांस्कृतिक समृद्धि की पूर्ण रचना भी। डॉक्टर अग्निशेखर जी का विश्वास है कि कश्मीरी केवल एक भूभाग नहीं, डॉक्टर साहब का विश्वास है कि कश्मीर केवल एक भूभाग नहीं, बल्कि सनातन आत्मा का प्रतीक भी है और कश्मीरी हिंदुओं की पुनर्स्थापना का एक सांस्कृतिक पुनर्स्थान की अनिवार्यता भी करता है।
वे साहित्य आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना के संगम बिंदु पर खड़े एक ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्होंने निर्वासन को प्रतिविरोध और पीड़ा को प्रज्ञा से रूपांतरित किया है। डॉक्टर नमस्कार। हर्ष का दिन है कि आज पूरा देश और पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना के जो प्रमुख स्वर और नेता और नायक वो आज हमारे बीच है, वो हमारे साथ हैं और यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार है, आपने सुना दशकों से जो परम कश्मीर में संघर्ष जो शंखनाद यहाँ से चला, इसी मंच से उसे हम मार्गदर्शन प्रस्ताव कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं, उसका इको पूरे देश विदेश में हम अहमियत करते रहे। और आपसे बच्चन से उत्तर भारत में भी हर जगह से पूर्ण परिश्रम करते रहे। आज आप देख रहे हैं ये हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे लोगों के संघर्ष का, इस संघर्ष में शहीद हुए हमारे कार्यकर्ताओं के बलिदान का आप रूप देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैं हमारे आए हुए जो सम्माननीय आदरणीय परम श्रद्धेय अतिथि आए हैं उनको धन्यवाद नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मेरे कहने का ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि अभिषेक क्या कहता रहा है, क्या कहेगा। आज जो हमारे साथ यहाँ आए हैं उनसे सुना है वो कैसे देखते हैं परम कश्मीर को, वो कैसे देखते हैं हमारी जो डिमांड है कश्मीर घाटी में रेस्टोरेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो प्रेजेंस वहां है, और वो कैसे देखते हैं हमारे जेनोसाइड को, उसके डिनायल को, उसको लेकर हमारे निरंतर संघर्ष को उनसे सुना है। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि हमारे दल की बात है, न केवल अपने बंधु जो हमारे उस प्रदेश से आए, अपने देश का है, हमारे यहाँ बांग्लादेश से प्रतिनिधि आए हैं। परम कश्मीर यूथ परम कश्मीर एक निवेदन कर उन्हें आप सुनेंगे। मैं कुछ नाम आपके सामने ध्यान रखना चाहूंगा। हम स्वागत करते हैं यूरोप से, बेल्जियम से आए डॉक्टर कोनराड एल्स। सब लोग जानते हैं। Thank you, Dr. Conrad Ellis, for visiting Jammu to attend this elevation and extending full support, solidarity. We are very grateful to you, and your presence is truly appreciated. We are honored to extend our heartfelt स्वागत to Conrad Ellis. Conrad जी को आप जानते हैं, भारतीय सभ्यतागत विमर्श जो है, इंडियन सिविलाइजेशन जो डायमेंशन है इस देश का, जिस पर अटैक है, उसको लेकर ये पिछले 40 साल से आपने देखा होगा, ये भाषा विद ही नहीं, भारत विद है, इंडोलॉजिस्ट है। ये एक प्रखर विचारक है, निर्भीक है। राम जन्मभूमि के पर्सपेक्टिव में भी इनका रोल देखिए। सर डॉक्टर कोनराड एल्स, योर कंट्रीब्यूशन, योर इनसाइट is tremendous, and we appreciate, we value your presence. Your presence is truly appreciated. डॉक्टर कोनराड एल्स यूरोप से आए, बेल्जियम के, और उनके साथ भी पहले मैं
जो ढाका बांग्लादेश से आए, डॉक्टर घोष जो हमारे हैं, ये डॉक्टर रविंद्र घोष बांग्लादेश में हमने पिछले दिनों में देखा, सालों से देखा, जो वहां जाति विध्वंस चल रहा है, इसे जेनोसाइड कहते हैं, उसके खिलाफ जो बड़ी बड़ी आवाजें हैं, बहुत बड़ी आवाज है। पहली बार मेरी जम्मू में दूसरी बार आए हैं डॉक्टर रविंद्र घोष शपथ ली हमारे बीच में, तो हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ हैं। इनको भी सब परिचय जानते पहली बार किया है और हमारे साथ प्रेम का आशीर्वाद हमारे साथ है। डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के बारे में रमेश जी को सब जानते हैं, हमारे अपने ही हैं, मैं कहीं नहीं के लिए आपको परिचय देने की जरूरत है, क्योंकि हम आभारी हैं हमारे साथ रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए और हमारे युवा के लिए उसे करने के लिए। अर्जुन संपन्न जी हमारे बीच में एक नाम है बहुत बड़ा, इनका भी स्वागत करते हैं। और आपने ज्ञान व्यापी कांड में देखा होगा कि एक अकेला व्यक्ति विष्णु शंकर जैन खड़े हुए और वो हमारे सामने, और डॉक्टर विष्णु जैन हमारी दूसरी पीढ़ी के युवा हैं और हम आश्वस्त हैं कि इस देश का भविष्य सुरक्षित है जब तक कि ऐसे ऐसे नौजवान हमारे साथ हैं। हालांकि इनके पिताश्री को भी हम यहाँ से प्रणाम और आभार प्रेषित करते हैं। इस तरह से ज्ञान व्यापी के बाद संबंध और एक ब्रांड के रूप में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन मैं अर्जुन संपत जी का भी नाम हो गया, रमेश जी, प्रमोद मुदली जी, ये भी पहली बार भी आए। एक भारत अभियान के चलते इनका हमारा बहुत संबंध रहा है, हम पिछले के लिए बहुत काम करते हो। मुखर में सच के लिए बहुत ही कोई किसी भी हद तक सच का समझौता उसके साथ नहीं करने वाले हैं। इसमें सूची में से कोई नाम छूटा तो कुछ समाज लगे कि अतिथि है, उसके अलावा आप लोग आए, आप सब लोग यहाँ आए हमारे अतिथियों को सम्मान देने के लिए, इनको सुनने के लिए, इनसे आश्वस्त होने के लिए कैसा सोचा जाता है, ये तो स्वागत है। और स्वागत में जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, मुझे लगता है उनकी भी बहुत बड़ी ताली होनी चाहिए। हमारे बाद हमारे पास की दूसरी पीढ़ी मुझे क्षमा करिएगा, यहाँ स्वातंत्र वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की पौत्र है, क्षमा करिएगा और बहुत बहुत आभार। कल जब मैंने पहले दर्शन किए तो मैंने ये कहा कि आपको देखते तो इतिहास दिखता है। वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर का साहित्य हमने भी पढ़ा है और उन्होंने जब चेतना प्रकट की और 1897 को अंग्रेजों ने म्यूटनी कहा था, गदर कहा था, सिपाही म्यूटनी कहा था, उन्होंने कहा था स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है 1870।
ये डोगराशाही है, लेकिन मित्रों को ऐसी बात नहीं थी। महाराजा हरि सिंह को हिंदू के रूप में देखा गया और उसके खिलाफ जो उन्होंने विद्रोह किया, जो जेनोसाइड किया, जो लोग मारे और जिन्होंने मारा उनको शहीद कहा गया, जबकि वो लूट था, लूटर्स थे। और हमारे बुजुर्ग कश्मीर में इसीलिए कहते थे लूटर्स वर्स। ये सेलिब्रेशन ऑफ लूट, प्लंडर, डेथ, डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे दिन की स्मृति में, उन शहीदों की स्मृति में आज हमने ये आयोजन किया। आपने पहलगाम अभी भी देखा, मुझे उस डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ये जरूर कहूंगा वहां नाम पूछकर, धर्म पूछकर के तो आप सब जानते हैं, दुनिया शायद ही आपने नोटिस किया हो, वर्तमान टूरिज्म मिनिस्टर शेखावत ने कश्मीर में अभी 3-4 दिन पहले बयान दिया कि पहलगाम should be seen in isolation। आइसोलेशन में एक इंसिडेंट, इससे बड़ा शेम, डिनायल ऑफ जेनोसाइड कुछ नहीं हो सकता। इसको आइसोलेशन में देखा जाता है। और जो नीति यहाँ चल रही है आर्टिकल 370 के बाद से, वो टेररिज्म को टूरिज्म से फाइट करने की चल रही है। उसके नतीजे आप देखते हैं, शायद आपको होगा या ना भी हो। जम्मू कश्मीर के वर्तमान एक MP आगा रोहिल्ला सैयद, उसने कहा कि जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, इट्स अ कल्चरल इन्वेजन ऑन कश्मीर। इस टूरिज्म से आप टेररिज्म जहाज है, ये जहाज है। आप ही का टेररिज्म माने जिस टेररिज्म को फाइट कर रहे हैं टूरिज्म से, और आप पैसा ला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पैसा अकूत पैसा आ रहा है कश्मीर, और जम्मू को एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू भी, जम्मू को साइडलाइन करके, जम्मू को एक और रख के, जम्मू इंटरेस्ट को आप कश्मीर में टूरिज्म प्रमोट करिए, सब जगह करना चाहिए। लेकिन उस टूरिज्म को लेकर के पैसा लेने के बाद भी MP रोहिल्ला क्या कहता है कि ये इन्वेजन है, ये आक्रमण है, सांस्कृतिक आक्रमण कश्मीर पर। ये पॉलिसी है। दूसरा ये वर्तमान हमारे जो LG हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया कुछ समय पहले, जो इनसे अपेक्षित नहीं था। इन्होंने कहा कश्मीरी हिंदूज वर नॉट किल्ड ऑन द बेस ऑफ फेथ, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। फिर कैसे क्यों बोलेंगे हम? कैसे हुआ? ये जो अभी फेथ के बेस पे आपने पहलगाम देखा, इससे पहले क्या करें, कितने हम पहलगाम में आएंगे? इनको आइसोलेशन में देखोगे क्या? सिलेक्टेड प्लेस होती है कश्मीर में, उसको आइसोलेशन में देखोगे क्या? इसकी एक कॉन्टिन्यूटी है, बहुत पुरानी कॉन्टिन्यूटी है। और ये जो कश्मीरियत का फेक नैरेटिव है, इसको कश्मीरियत नहीं है। कश्मीरियत होती तो हम यहाँ क्यों होते 40 साल? तो इसलिए मेरे मित्रों, जो नैरेटिव वहां घड़े जाते हैं, और हम सबको एक नैरेटिव के युग में, नैरेटिव तो और है, इसमें प्रॉपर नैरेटिव खड़ा करना है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि ये जेनोसाइड है, और इंसिडेंटली मैं आपको बताऊं, जेनोसाइड का भी मॉरल पैटर्न है, होलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर के बाद से आते हैं, इसके अपने एक्सपर्ट्स हैं। हिंदुस्तान में कश्मीर में 700 साल पहले, कलहन के बाद, राजतरंगी के इतिहासकार कलहन के बाद दूसरे इतिहासकार राजतरंगी लिखने वाले जॉन राज ने लिखा, तब लिखा 700 साल पहले,
जो हिंदुओं के साथ वहां हुआ वो जाति ध्वंस से यानी जेनोसाइड की स्टडी, जेनोसाइड के आता सारा हमारे पूर्वजों को था। और जेनोसाइड के जितने भी चरण होते हैं 5-10 जितने भी हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए तो देखिए। तो इसलिए पूरे भारत में भी ये बताने की जरूरत है कि पिछले 1000 साल में कितने जेनोसाइड हुए हैं पूरे भारत में। मैं तो अभी पिछले से कह रहा था 712 में पहला जेनोसाइड मोहम्मद बिन कासिम के समय। ये तो एक। अब हम पन्नू कश्मीर 36 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर घाटी से जो हिंदू निकाले गए वो भारत निकाला गया। इसलिए समूचा भारत एक साथ एक स्वर में खड़ा होकर कश्मीर में भारत की सभ्यता का, सिविलाइजेशनल भारत की, कल्चरल भारत की, स्पिरिचुअल भारत की, फिलोसॉफिकल भारत की वापसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे साथ हैं। आप दूर दूर से आए, देशों से आए, हमारे साथ हैं। और इतना जानिए कि 36 साल हो गए हमारे लोगों को कैंपों में, सड़क पे मरते करते हो ये होते। तो हम चाहते हैं कि एवरी डेथ इन एग्जाइल इज अ मर्डर, ये हत्या है। तो ये हत्या जारी है, इसका ध्यान सिर्फ जेनोसाइड है, जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना है। रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड के लिए कश्मीर घाटी में होमलैंड बनना चाहिए। कुछ एजेंसियां बहुत घूम रही हैं, वो धोखे में रहना चाहती हैं। हम वापस रिकंसिलिएशन पर नहीं जा सकते हैं। आप रिकंसिलिएशन के साथ सकते हैं, हत्या के साथ। इसलिए आज पूरा दिन अलग अलग डायमेंशन से इस समस्या को न केवल विचार होगा, न केवल डिस्कशन होगा। मैं अभी पहले ही बताना नहीं चाहता हूँ, यहाँ एक कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग भी बताई जाएगी। एक अल्टीमेटम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा 19 जनवरी तक। तो क्या होगा बाकी मैं आप सब आए, आपका पुनः धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदैव मेरे लिए और मेरे समाज के लिए बना की आवश्यकता हमें सदैव बनी रही है। जब भी हम घूम रहे हैं, ये गाथा सफर है, एक इतिहास है। 15 मिनट के लिए आपके सामने स्क्रीन पे आने की जरूरत है। क्रॉनिकल्स ऑडियो पे हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ। I do not like to live here in these camps in Jammu. I want to go back to my home. We must get a security zone in Kashmir, a place where we have a feeling that we are living in India. There should be no Article 370, which is here to appease Muslims. It should be a zone where all of us can live as Indians on Indian soil.
Very territory बने, very territory बने, with Indian confidence separately. In India. We should not be that. No, actually, it's not everything how it is. So that's it. That's everything is function. Other second is going to come. So the question is not given. This is common. He can issue a joint from Indian people to India. I did not suppose from the other place of on the other side is on the other side. तो है प्रचंड बोल मस्तकों के करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों का मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, जंग की घड़ी की हार दो। हर बान शान या की जान का उदान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, भूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आसमान शान या की जान का उदान, बाजी धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड
कि जब मैं कर सकता क्या अकेला, आंखों में काम आता एक कसूर अकेला। सोई हुई चिंगारी को फिर जगा देंगे, हम अपने हक का सूरज फिर उगा देंगे। जो कब गई थी आवाज समय के साथ, उसी आवाज से अब जहां हिला देंगे। जो कब गई थी आवाज समय के साथ, उसी आवाज से अब जहां हिला देंगे। फनून कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। हवाएं जो गई थी उन्हें बांटेंगे, अंधेरों की चादर को हटा देंगे। लहू से लिखेंगे एक नाम की इबारत, हर दिल में उम्मीदों का दीप जला देंगे। फनून कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। जो राहें थी सुनी उन्हें हम बसा देंगे, जो टूटी थी कड़ियां उन्हें हम चढ़ा देंगे। ना होगी शिकस्त ना रुकेगा सफर, हर दर्द के बदले सितारे सजा देंगे। फनून कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। हम शोरों में तब तक चमकते रहेंगे, संकल्प के दीपक सा जलते रहेंगे। संभाले तो फिर से दिखाएंगे रोशनी, हम अपने हक की दुनिया बसा देंगे। फनून कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। सोई हुई चिंगारी को फिर जगा देंगे, हम अपने हक का सूरज फिर उगा देंगे। जो कब गई थी आवाज समय के साथ, उसी आवाज से अब जहां हिला देंगे। जो कब गई थी आवाज समय के साथ, उसी आवाज से अब जहां हिला देंगे। फनून कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। हवाएं जो गई थी उन्हें बांटेंगे, अंधेरों की चादर को हटा देंगे। लहू से लिखेंगे एक नाम की इबारत, हर दिल में उम्मीदों का दीप जला देंगे। फनून कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। जो राहें थी सुनी उन्हें हम बसा देंगे, जो टूटी थी कड़ियां उन्हें हम चढ़ा देंगे। ना होगी शिकस्त ना रुकेगा सफर, हर दर्द के बदले सितारे सजा देंगे। फनून कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे।
शुरू में तब तक चमकते रहेंगे, संकल्प दीपक सा जलते रहेंगे। संभाले तो फिर से दिखाएंगे रोशनी, हम अपने की दुनिया बसा देंगे। पनुन कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। सोई हुई चिंगारी को फिर जगा देंगे, हम अपने हक का सूरज फिर उगा देंगे। जो कब गई थी आवाज समय के साथ, उसी आवाज से अब जहां मिला देंगे। जो कब गई थी आवाज समय के साथ, उसी आवाज से अब जहां मिला देंगे। पनुन कश्मीर क्या है दुनिया को बता देंगे। हवाएं जो गई थी उन्हें बहा देंगे, अंधेरों की चादर को हटा देंगे। लहू से लिखेंगे एक नाम की इबादत, हर दिल में उम्मीदों ये सफर 1990 से लेकर आज तक का आपके सामने दृष्टांत करने का प्रयास किया गया। ये उनके लिए भी उत्तर है जो मेरे समाज के मेरे वरिष्ठ नेताओं से, मेरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, एक्टिविस्ट से पूछते हैं कि इन 30 सालों में 35 सालों में आपने समाज के लिए क्या किया। इस कार्यक्रम को आगे की तरफ लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा, आज के हमारे मुख्य अतिथि इतिहास से संबंधित, स्वराज के संघर्ष से संबंधित, उस परिवार से संबंधित जो परिवार 100 करोड़ से ज्यादा सनातन के लिए प्रेरणा का स्रोत है, वो समाज के उस परिवार के माननीय रंजीत विक्रम सावरकर जी को मंच में आए। श्री रंजीत विक्रम सावरकर जी महान क्रांतिकारी और राष्ट्र नायक, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पौत्र और वर्तमान में सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वे भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक परिरक्षण और जैसे कार्यक्रमों में ये जागरूकता का कार्य भी कर रहे हैं। वे हिंदू के विचार योद्धा हैं। वे इतिहास के विरुद्ध चलाए जा रहे दुष्प्रचार का विद्यापूर्वक खंडन
व्यक्ति में माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम गांधी नेहरू युग के ऐतिहासिक घटनाओं और स्वतंत्रता वीर सावरकर जी के योगदान को नए दृष्टिकोण से समाज में समक्ष रखने का प्रयास करेगा। उनका संपूर्ण विचार है और प्रचार है जो भारत के आत्मनिर्भर गौरवपूर्ण और सांस्कृतिक रूप में जागरूक राष्ट्र बनाने का प्रयास भी करेगा। मैं इन्हें सम्मानित करने के लिए यूथ फॉर जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे आइकॉन एपेक्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्री राहुल बोल जी का वो भी थोड़ा ख्याल रखो, कैमरा एंगल्स का काफी देख लो। यहाँ घुमाते मूव करते जा रहा हूँ। ये सिलेक्शन का नाम है। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि इतिहास शब्द सबसे आगे जाना है, जितनी सीखें उतनी मुद्दे पर बोलूंगा मैं। ये प्रवास जो होता है 35 साल का, एक बड़ा दर्दनाक प्रवास है और इसमें एक दुख को भी एक अच्छे किनारे पे किनारा ये है कि आप लोगों ने लड़ाई छोड़ी हुई है, तो इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये संयोग नहीं है कि आपकी लड़ाई का नेतृत्व या हिंदुओं की आपके हिंदुओं की लड़ाई का नेतृत्व आज अग्नि शेखर जी करने लगे, क्योंकि हमारी बहुत बेवजह होती है। जब चंद्रशेखर का उपयोग नहीं होता, शीतल चंद्र रख के चलने वाले शिवजी, तो तांडव नृत्य करने वाले अग्नि शेखर जी आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ये बड़ी सवाल की बात है। हम जब कहते हैं कि पनूर कश्मीर, तो पहले तो मुझे मुंबई में पनूर कश्मीर का काफी हमारे कश्मीरी वहाँ पे है, तो मुझे पनूर का मतलब पता है मराठी में मेरा माधव। तो हमारे नैरेटिव जो हमारे विरुद्ध है वही से शुरू हो गए। अरे पनूर कश्मीर क्या है, अरे वो कश्मीर से जो भाग के आए ना उनका है। फिर एक पंडित आता है तो महाराष्ट्र में एक एंटी ब्राह्मण, तो हमारे हिंदू में ब्रिटिशों के तरीके थे, क्योंकि शिवाजी के जमाने में ब्राह्मण समाज से क्रांतिकारक आते थे, तो एक 1920 से एंटी ब्राह्मण वहां शुरू हो गया। अरे पंडितों का मामला है, आप लोग तो ये टूट फूट का राज कब से, ये नैरेटिव कब से चालू हो गया, मगर ये सिखाया नहीं गया कि ये कौन है, ये हिंदू है। मैं तो मेरा कहना है कि हमने ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि कश्मीरी ने हिंदुओं पर अन्याय हुआ, बांग्लादेशी हिंदुओं पर अन्याय हुआ, या और कहा कि हिंदुओं पर अन्याय हुआ, केरला के हिंदू। हमने कहना चाहिए हिंदुओं पर केरला में अन्याय हुआ, हिंदुओं पर बांग्लादेश में अन्याय हुआ, हिंदुओं पर कश्मीर में अन्याय हुआ। ये जब तक नैरेटिव हम लोग अपने दिमाग में नहीं करते तब तक हम प्रादेशिकवाद में, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं का दुख तो मेरा नहीं है, मैं तो महाराष्ट्र को, मगर हिंदुओं का दुख जो कश्मीर में है वो महाराष्ट्र में है, मालेगांव में है, संभाजीनगर में है, मुंबई में है। मुंबई में आपने सुना होगा इस दिवाली में मुसलमानों ने हिंदुओं को दिवाली मनाना से, ये मुंबई की बात है। और आज मैं दादर में जहाँ पे हूँ, आज मुंबई में 9 से 10 लाख बांग्लादेशी है। आज चाहे तो 5 मिनट में वो पूरा मुंबई का मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ देंगे। मैं जहाँ पे बैठता हूँ दादर का पूरा व्यापार आज बांग्लादेशी मुस्लिमों के हाथ में है। तो ये मत बोलो कि हमें अत्याचार क्यों हो रहे, क्या आपके ऊपर कश्मीर देश के अत्याचार हुए, बंगाल में या बांग्लादेश के अत्याचार उनके ऊपर क्यों हो गए, बंगाली भाषा बोलते हैं नहीं, वो हिंदू है। और हिंदू की बहुत व्याख्या होती है। तो वीर सावरकर की व्याख्या है कि ये देश है हमारा जो जिसकी पुत्र भूमि है, मतलब हमारे पुरखे यहाँ का पुण्य भूमि है, मतलब ये पूरा हमें पवित्र है। ये
कोई भी हो, हमारे सभी धर्मपद जो यहाँ पैदा हो गए वो हिंदू है, ये उनकी एक व्याख्या थी। और मेरे पिताजी विक्रम सावरकर ने एक बहुत छोटी सी व्याख्या दी, मुसलमान यहाँ पे जिसको भी मारता है धकेले कोई नहीं। तो ये बात ध्यान रखो, आप पे अन्याय अत्याचार होते महाराष्ट्र में हो रहे, वो आप मराठी है कश्मीरी है इसके लिए नहीं हो रहे, वो इसके लिए हिंदू है। और हिंदू इसलिए हो रहे कि आप झुककर उनका जो कुछ है वो मानते नहीं है, क्योंकि ये कुरान में जो आयत है 9.5 से ध्यान रखो, वो स्पष्ट कहती है कि रमजान के महीने से वो तो उसके बाद रमजान में वो बोलते हैं युद्ध का दिन करना हो रहे, तो उसको हराम के महीने कहते हैं, क्योंकि कई चीजें वहां हराम होती है। तो हराम के महीने कितना बोला 9.5 याद रखो, उसमें से 5वां पंक्ति हराम के महीने बाद होने के बाद बाहर के लोग जहां कभी मुशरिक मतलब मूर्ति पूजन बहु देवताओं का पूजन कर देगा, मुशरिक मिले उनको मारो, उनकी कत्लेआम करो, उनको घेरो और तब तक लड़ते रहो जब तक वो नमाज कायम न किया जाए। और हम ये मेरा अधिकार है, हमारा भी धर्म है, इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, हमारा हजारों लाखों साल का धर्म है, मेरा धर्म का पालन करने का मुझे अधिकार है। मेरे देश में तो कम से कम है, आज बाहर के देश में जो देश इस्लामिक बन गया वहां तो खत्म हो गया, बांग्लादेश में वही हो गया। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग भूल जाते हैं, बड़े जल्दी भूल जाते हैं। कश्मीर को आइसोलेट करके मत देखो, कश्मीर ये श्रृंखला का भाग है, जैसा पहले सिंध में हो गया 712, उसके पहले 645 में बम्बे में नाला सोपारा में अरबसराज की दिल्ली में उनके व्यापारी तोपे लेने आके हमला हुआ था, हम भूल गए। उसके बाद भी ये होता चला, फिर बाद में तो कश्मीर में 1300 साल हो गया, महाराष्ट्र में 1200 साल में हमला हो गया, हर बार हम भूल गए, हम लोग भाईचारा में गए, हम लोग बोले नहीं ये हम लोग निपट लेंगे। मगर ये 9.5 जब तक कुरान में है तब तक ये बात ध्यान में रखना कि वो जो मुसलमान है उनका अंतिम उद्देश्य पूरे दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है। इस्लाम में राष्ट्र निष्ठा का कंसेप्ट नहीं है। अगर कोई मुस्लिम कहता है कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ तो पता जानिए एक तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुरान में झूठ बोलने की अनुमति है। और दूसरी बात, अगर वो सच बोल रहा है कि यहाँ के मुसलमान से जिंदा नहीं रहने देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय संकल्पना इस्लाम की नहीं है, उनकी कल्पना उम्मा है दारुल इस्लाम पूरे दुनिया में। और इसके लिए आप पीछे जाके देखो तो ये मक्का मदीना मुहर्रम जो कहते हैं, मदीना मुहर्रम गवर्नेंस वो मोहम्मद पैगंबर ने एक समझौता किया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समझौता, सबको इक्वल अधिकार है जब तक आप मेरी मानते रहोगे। तो वहां के जितने टोलियों को भगाया गया और जो आखिरी टोली वहां गई थी बल्लू ये नाम भूल गया, तो वो सपोर्टर में थे, लेकिन बाकी टोलियों को भगाया जाओ तो हमारा हिस्सा बढ़ता जाएगा। जब ये आखिरी टोली बनी तो बनु कुरैश ये आखिरी टोली थी, तो इनको घेरा गया, इनको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाओ, तो मैंने मना कर दिया हम लोग लड़ेंगे, तो उनको 3-4 दिन घेराबंदी में रखा गया, तो शरण आ गए। तो उनके बाद उन्होंने कहा कि हमें न्याय तो करो, हमारा काउंसिल आपका न्याय होगा। न्याय इस प्रकार हुआ कि समस्त पुरुषों को काटा गया, मारा गया, और समस्त औरतें और छोटे बच्चों को गुलाम बनाया गया। बच्चों को भी क्यों गुलाम बनाया गया, क्योंकि बच्चेबाजी है जो वर्ड है आप जान सकते हो, इसमें ज्यादा बोलूंगा नहीं। तो ये जो संस्कृति है ये कब तक चालू होगी। अब आपका देखो ये जो यहाँ ये जो मैं खड़ा हूँ इस प्रदेश में, तो इसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो मैंने बता दिया, अभी हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर चलने लगे। स्कर्दू नाम जानते हो? स्कर्दू की गहरी समझो 16 अगस्त 1948 में पाकिस्तान आर्मी ने क्यों किया, उनकी स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ क्यों, तो उसने क्योंकि ये पहली जो पाकिस्तानी आर्मी ब्रिटिशों के साथ की प्रोफेशनल आर्मी थी, जब वो जिहादी आर्मी बन गई, उनका बर्ताव देखो, उसने 2 लाइन का टेलीग्राम भेजा था, वो हमारे लोगों ने इंटरसेप्ट किया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन में पहली लाइन में रेप ऑल वुमेन, सभी महिलाओं का बलात्कार किया गया। दूसरी लाइन में किल्ड ऑल सिक्स, तो राजा ने जो 6 रेजिमेंट थी वो वहां पे करके उनके आखिरी आदमी तक जो सबको मार दिया। तो ये मानसिकता देखो, जब उनके हाथ में पूरी सत्ता आती है, और इसका ये है आपका जो हम पलायन शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, पलायन ये बहुत गलत शब्द है, निष्कासन है, जिसमें शासन और मुस्लिम यहाँ का समाज है इन्होंने मिलकर निष्कासित किया है। क्योंकि यहाँ के गृह मंत्री भारत के ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, वो बन के 1 महीने में निष्कासन हो गया।
तो सोचो कि जब उनके हाथ में सत्ता आ गई तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, इकट्ठा आके हमें काम करना पड़ेगा। एक तो आंदोलन है, अभी कहा गया है कि हम 19 तारीख को संक्रांत करेंगे, बराबर है। 19 तारीख को हम संघर्ष शुरू कर रहे हैं। आज संघर्ष करना है तो पहले इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होकर हर आदमी को काम करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान में रखो, आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, हर व्यक्ति के पास वो ताकत ये है कि मेरे जेब का पैसा कहाँ जाए। आज जो सब घुसने की है, ये तो सब लोग ये हमारे पैसे में जी रहे, तो हमें आज से शपथ लेनी चाहिए कि मैं आज के बाद मेरा पैसा हिंदू के पास ही जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो ध्यान में रखो, भूखे पेट नमाज नहीं रोकी जा सकती। तो दो ही ऑप्शन होंगे, एक तो आप जीना है तो घर वापसी करो, नहीं है तो ये पहले ये कहाँ से अरबस्कार से आए, इतना खर्चा अरबस्कार हो गया। आज पहले मराठी मुसलमान थे, पूरा मराठी में बोलते थे, आज उर्दू का चलन हो गया। उर्दू का कश्मीर का क्या संबंध है, कश्मीरी भाषा में बोलना चाहिए, आज वहाँ की प्रमुख भाषा उर्दू हो गई है। तो ये सांस्कृतिक रूपांतर हो रहा है, इसको रोकने के लिए आर्थिक शक्ति हमारे सबके पास है, हमने करना चाहिए। हमने बहुमत नामक एक सम्मेलन किया है, उससे रजिस्टर करके 2-3 महीने में हमारे एक ऐप आ जाएगी। आप उसमें आप शॉप्स भी आएंगी, सर्विसेज पर्टिकुलरली जो रिपेयरिंग वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं, आपके घर में आते हैं, बहु में नजर डालते हैं, आपकी तिजोरी भी देखने जाते हैं। तो ये आपको मिलेगा कि आपके आजू बाजू में हमारा कौन है, हिंदू लोग करेंगे तो मुझे पक्का लगता है कि हम उनको 2 ही ऑप्शन रहेंगे, एक में छोड़ देगा और एक में ऑप्शन। और ये हमारा अधिकार है, मुझे मेरे देश में बहुसंख्यक बन के रहने का मेरा संवैधानिक अधिकार है। हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, हम लोग 1 या 2 बच्चे, बस 3 तो कभी सुने नहीं, 2 भी बहुत कम सुने जा रहे हैं। तो हमारी लोक संख्या घटते जा रही है, उनकी लोक संख्या बढ़ते जा रही है। मैं मुंबई की फिगर दे रहा हूँ, मुंबई में हिंदुओं का जन्मदिन है 1.1 पर 1000, मुसलमानों का है 3.9 पर 1000, और बांग्लादेशी मुसलमान जो आ गए हैं उनका 5 है। मतलब 5 साल में बॉम्बे में हिंदू को ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और इसके लिए हमें इकट्ठा आगे काम करना पड़ेगा। ये हमारे धर्मपंथ भाषा, अभी महाराष्ट्र में जो शुरू है मराठी का हुआ, महाराष्ट्र के सुपुत्र वो मराठी भाषा। अरे आपको भाषा का पूछ के नहीं मारा गया है, आपको आपका धर्म पूछ के मारा गया है। ये इंसिडेंट आइसोलेशन नहीं है, ये इंसिडेंट हजारों साल से चलता आ रहा है। हमारे गुरु जी के पुत्रों को मारा गया, छोटे छोटे पुत्र थे, तो क्यों मारा गया उनको, क्योंकि वो गुरु के पुत्र थे। ये ध्यान में रखो, ये हम हिंदू धर्म के अविभाज्य भाग है। अगर हम अलग अलग बंटना चाहोगे तो एक हाथ मेरा बंट गया तो हाथ को अस्तित्व नहीं होता है। तो हम हिंदू धर्म के भाग है। कश्मीर आज एक शीर्षक स्थान है, कोई हाथ नहीं पाओ है, हर आपका राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे लगता है कि ये सब हम ये इतिहास का बोले, इतिहास की कड़ी कभी तक बोले, इतिहास में जो लिखा है वही होता है। कभी आपके मन में शक आया तो टेलीग्राम याद करो, वो जो मैंने कहा था रेप डॉट मूवमेंट किल डॉट 6, ये ध्यान में रखो और इसी के साथ चलते रहो। और ये नैरेटिव आज होगा कि ये हमारी पहली लड़ाई है, आज तक हिंदू लड़ा नहीं है 75 साल से, हमारी पहली लड़ाई है। मैंने कहा कि जो भी कुछ बहुत इंसिडेंट्स होंगे हमारे पार्टीशन के बाद हम लोग भूल गए सब, मगर आप ये भूले नहीं है, हम भूले नहीं है। हमने कश्मीर का इन्वेजन किया तब सिर्फ आपको बुलाया था, तो ये आप अकेले नहीं हो, पूरा देश आपके साथ है। और ये कश्मीरियों की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुओं की पहली लड़ाई है। अगर कश्मीर में वापस नहीं जा सका तो कोई भी हिंदू अपने घर में सेफ नहीं है। ये हमारी सबकी पहली लड़ाई है और इसी जरूरत को हम पूरे, ये हमारा अल्टीमेटम है। अल्टीमेटम का मतलब होता है आखिरी चेतावनी है। अब इसके बाद कोई ड्यूटी नहीं होगी, इसके बाद कोई याचना नहीं होगी, इसके बाद संघर्ष होगा, क्योंकि संघर्ष ही हमारा रक्षात्मक अधिकार है। हम यहाँ इकट्ठा होंगे और एक बड़ा संघर्ष करके सरकार को हिंदुओं को कश्मीर में वापस देना चाहिए, क्योंकि भारत ये भूला नहीं है कि हमारी सनातन संस्कृति ये है, वो विकसित तो यही हो गई ना, कश्यप ऋषि। अब सुंदर से जो सुंदर संस्कृति हिंदू संस्कृति कहते हैं, उसका आविष्करण यहाँ पे हो गया, शारदा पीठ है। हमारे सभी धार्मिक क्षेत्र जहाँ पे है,
अमरनाथ जी है बाबा, तो बाबा अमरनाथ जी को किसी आंख खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदू आज जैसे मैंने कहा बड़ा सेशन के हिंदू आज स्वयं इसलिए आंख खोलेगा 19 जनवरी को। सब मैं वचन देता हूँ भारत के लोग से, मेरे तो साथी सब आए हैं उनके तरफ से हम लोग यहाँ पे आए थे और ये हमारी पहली लड़ाई, हम लोग इसे जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद वंदे मातरम। कश्मीर का मतलब क्या? ओम भूर्भुवः स्वः। कश्मीर का मतलब क्या? कश्मीर का मतलब क्या? धन्यवाद, धन्यवाद रंजीत सावरकर साहब। सावरकर साहब का कहना है कि मेरा कुछ छूट गया बोलना, और वो बोलना चाहते थे जाने से पूर्व। कश्मीर का मतलब क्या? हिंदू कश्मीर। सावरकर कह रहे हैं कश्मीर का मतलब क्या? हिंदू कश्मीर। और हिंदू कश्मीर का मतलब क्या? होमलैंड। हिंदू कश्मीर कैसे संभव हो पाएगा यदि हमारे को मार्गदर्शन 1991 साकार होता हुआ दिखेगा। धन्यवाद सावरकर सर, धन्यवाद। आपकी प्रेरणा वाकई मेरे समाज के लिए एक उत्कृष्ट बनेगी। अब मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिन्हें मैं पहले भी कह चुका हूं कि कलयुग के समय मैंने देवताओं के पक्ष को रखते हुए अगर किसी को देखा तो वो मेरे ये युवा भाई साहब हैं। ये 2 पीढ़ियों से देवताओं का पक्ष रख रहे हैं। वैसे वो लड़ाई तो 500 साल पुरानी थी, परंतु विजय प्राप्त करवाने में इन 2 पीढ़ियों ने उसमें अपना योगदान दिया और उसमें विजय हासिल भी की। मैं श्री विष्णु जैन जी को मंच पर आमंत्रित करूं। श्री विष्णु जैन जी भारत के सबसे प्रभावशाली युवा अधिवक्ता के रूप में जाने भी जाते हैं, माने भी जाते हैं, जो न केवल अपने विधिक कौशल बल्कि धर्मनिष्ठा प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। ज्ञान व्यापी अयोध्या राम जन्मभूमि और अन्य प्रमुख प्रकरणों में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के संहार, पलायन और न्याय के लिए बार बार संवैधानिक मंचों पर स्वर भी उठाए हैं। परंतु कश्मीर की मांग को उन्होंने धार्मिक अधिकारों की पुनः स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया। एक ऐसा कानूनी आधार जिसकी जड़ें न्याय, मानवाधिकार और ऐतिहासिक पीड़ा में भी। उनकी उपस्थिति हमारे आंदोलन को विधिक मजबूती देती है और न्यायपालिका में हमारी बात को प्रखरता से प्रस्तुत करती। वे केवल अधिवक्ता नहीं, धर्म और इतिहास के सशक्त वक्ता भी। मैं चाहूंगा कि हमारे देवताओं के वकील को, देवताओं के अधिवक्ता को सम्मानित करने के लिए मेरे यूथ फॉर कश्मीर के युवा अध्यक्ष माननीय विठल चौधरी जी मंच पे आए और सम्मानित। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। राजपाल गुरु डॉक्टर जयंत वाले के चरणों में मेरा नमन। यहाँ पे आज आप सारे लोग भारी मात्रा में उपस्थित हैं और साथ ही साथ हमारे जो बाकी और वरिष्ठ माननीय गण हैं जो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, श्री प्रमोद मुतालिक जी,
एडवोकेट रविंद्र घोष जी, श्री गंगाधर कुलकर्णी जी, श्री चारुदत्त पिंगले जी, डॉक्टर कोमराट हंस जी, रंजीत सावरकर जी, माननीय रमेश शिंदे जी, पन्नू स्वामी जी, विठल चौधरी, अग्निशेखर जी, राहुल पॉल, पन्नू कश्मीर की पूरी टीम, सबसे पहले तो मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सारे लोगों को एक हमेशा एक याद दिलाने की एक ये चेष्टा है कि किस तरह से यहाँ पे आज ही के दिन भीषण नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। उसको आप चाहे शहीद दिवस कह लें, जेनोसाइड कह लें, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर उसका एंड रिजल्ट एक ही है जो मैं समझ पाया हूं, बिना कोई लाभ लपेट के अगर बात कही जाए कि यहाँ पे हिंदू मारा गया। अब मैं आपको एक घटना जो मैंने बचपन में ऑब्जर्व की कश्मीर की, उससे अपनी बात की शुरुआत करूंगा। मेरे पिताजी श्री हरिशंकर जैन साहब लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे और 1989 की घटना है। 1989 में जब हाईकोर्ट का अवकाश हुआ, वेकेशन हुआ, तो मेरे पिताजी और मेरी माँ एक और साथी के साथ कश्मीर घूमने के लिए आए थे और ऐसी घटना हुई कि जिस तरह से यहाँ पे मेरे पिताजी के साथ, हमारे परिवार के साथ जिस तरह से यहाँ पे बदसलूकी की गई। मेरे पिताजी तिलक लगाते हैं, काफी लंबा टीका लगाते हैं, तो शिकारे पे थे वो, तो उनको बोला गया कि यहाँ पे ये अलाउड नहीं है और उनका माथा कवर कराया गया कि अगर आप माथा कवर करोगे तभी आप यहाँ पे अलाउड हो, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओ। और अगले दिन जो मैं काफी छोटा था और जो एक कफ सिरप होती, बच्चों की जो दवाई होती है, वो जरा सी बेड पे गिर गई थी, तो उसको भी अभद्र भाषा, अलग अलग गंदी गंदी बातें बोल के उसके लिए भी मतलब जिस तरह से मतलब भद्दी चीजें की गई। तो कश्मीर का एक्सपीरियंस 1989 की बता रहा हूँ, उसके बाद ही यहाँ पे मिलिटेंसी भारी मात्रा में शुरू हो गई। और जब मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने पिताजी से पूछा कि आपने जम्मू कश्मीर आप घूमने गए थे और जो बैसरन गए थे जहाँ पर पहलगाम का हत्याकांड हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने उस समय सेंस कर लिया कि यहाँ पे एक बहुत भारी घटना होने जा रही है और वही हुआ। आज पन्नू कश्मीर से माननीय राहुल पॉल जी से, विठल चौधरी जी से, माननीय श्री अग्निशेखर जी से मैं और मेरे पिताजी विगत 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सारे लोगों की आवाज के लिए हमने स्वयं एक कार्यक्रम 2016 में लखनऊ में आयोजित किया था और वहाँ पे लखनऊ में भी एक कश्मीरी मोहल्ला है, उन सारे लोगों को भी वहाँ पे सब लोग आए थे, डॉक्टर चारुदत्त पिंगले साहब, सारे लोग आए थे। और हमेशा से शुरू से चल रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे भीषण हत्याकांड किया गया है और इसकी आज तक कभी कोई चर्चा नहीं होती है। लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, ब्रिज और पुल बनते चले जा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं, पर संपूर्ण डेवलपमेंट तब तक नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर के हिंदू जो यहाँ पे मारे गए हैं उनको न्याय नहीं मिलता। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सारे लोग जानते हैं समस्या क्या है, किस तरह से यहाँ पे भीषण हत्याकांड हुआ, चले दलित और दलित के नारे लगे, किस तरह से हमारी माता गिरजा टिक्कू को आरे में रख के काटा गया, किस तरह से रेप किया गया, किस तरह से जामों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के जो निशान है वो घोपा गया। ये सारी चीजें हम लोग को पता है, उस घटना बात को दोहराने का समय नहीं है। आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि अब हमारी आगे की रणनीति क्या हो, कॉल फॉर एक्शन, हमें आपको क्या करना है। बहुत विगत 35 सालों में हम लोग रो लिए, दुख मना लिया, कितने लोग भूल गए, कितने लोग के दिलों में अभी भी वो दर्द आज भी विराजमान है, पर आगे क्या करना है। तो मैं कल हम सारे लोग बैठे थे, माननीय अग्निशेखर जी, डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी, रमेश शिंदे जी, सारे जितने लोग यहाँ पे आए, हम सारे लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ।
अभी आप सब लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का केस चल रहा था, और राम मंदिर के केस की हियरिंग के दौरान जो देश के बहुत ही एक जैसे कह सकते हैं बड़े वकील की श्रेणी में आते हैं, डॉक्टर राजीव धवन साहब, उन्होंने राम मंदिर का नक्शा 5 जजों के सामने फाड़ के फेंक दिया। तो जब मैं रात में उस दिन अपने घर पे गया तो मैं और पिताजी डिस्कस कर रहे थे कि ये शक्ति, ये ताकत कहां से आ रही है 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने नक्शा फाड़ के फेंकने की। और वो ताकत राजीव धवन की नहीं थी, वो ताकत उनके पीछे वो लोग जो बाबरी मस्जिद के साथ खड़े हुए हैं, वो उन लोगों की ताकत थी। उसी तरह से आज हम लोग बहुत जल्दी कोर्ट में कोई मामला खारिज होता है तो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कोर्ट के अंदर जाने के लिए हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा एक डर है। पर आज मुझे ये बताइए कि जब सिख हत्याकांड हुआ, सिख दंगे हुए 1984 में, आज उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है। और जो 1990 में हमारे यहाँ पे कश्मीरी भाइयों के साथ भीषण नरसंहार किया गया, उसके लिए कोई कमीशन क्यों नहीं गठित हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, और देखिए मैं आपको बात बताऊं, हम लोग का जो समाधान है ना, बहुत सरल है। अगर मैं इसको एक वकील के रूप में आपके सामने बात करूं, भावनाओं को एक मिनट अलग कर दीजिए। मुझे एक टाइपिस्ट चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, मुझे रमेश शिंदे जी चाहिए, मुझे राहुल कौल जी चाहिए, और मुझे 5-10 लोग चाहिए जिनके पास रियल डेटा और फैक्ट्स है। मैं आपके सामने यह गारंटी ले रहा हूं कि न्याय आपको मिलके रहेगा। हो ही नहीं सकता। आप मुझे बताइए, और इसको थोड़ा सा मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं। अभी उदयपुर फाइल्स की हम सारे लोगों ने घटना देखी। उदयपुर फाइल्स का मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी अभी हम अर्जेंट हियरिंग नहीं करेंगे। उसके बाद वो मामला जमियत उलमा हिंद के जो हेड हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने शाम के 7 बजे तक सुनवाई की और शाम को 7 बजे स्टे कर दिया। इस बात में, इस कहानी में जो मूल बात है वो ये है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहे। और अगर आपको आज पनून कश्मीर की मांग को और आपके साथ जो भीषण अत्याचार हुआ है, अगर आपको उसको राष्ट्रीय परिवेश में सारे लोगों की आकर्षण का केंद्र बनाना है, तो आपको कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटाते रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोर्ट जाएंगे तो पहले दिन ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। हो सकता है कि आपकी याचिकाएं खारिज होती रहें, पर मैं ये बात आज इस मंच से बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूं कि अगर आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे तो आपका जो मैटर है उसमें सुनवाई होगी और आपको न्याय मिलेगा। इसको एक और उदाहरण देता हूं। जब हमने ज्ञानव्यापी का केस दायर किया 2020 में, तो मैंने अपने पिताजी माननीय हरिशंकर जैन साहब से कहा कि अब ये ऑलरेडी एक मुकदमा 1991 में चल रहा है और अब वहां पे आप दायर कर रहे हैं मुकदमा, इससे क्या मिलेगा? तो उन्होंने मुझसे काफी रिसर्च करके मेरे साथ साझा किया। उन्होंने कहा देखना जब मैं केस दायर करूंगा तो क्या होगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। आपने देखा कि जब हम लोग ने ज्ञानव्यापी में केस दायर किया तो वहां पे किस तरह से वजू टैंक में शिवलिंग बरामद हुआ, किस तरह से वहां पे ASI सर्वे हुआ, किस तरह से वहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ। इसी तरह से अगर संभल का मामला देखा जाए तो 19 नवंबर और 24 नवंबर को वहां पे सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में दाखिल है। भोजशाला का केस कोर्ट में फाइल किया, उसमें 98 डेज का ASI का सर्वे हुआ और सर्वे के माध्यम से सिद्ध हो गया कि ये मां सरस्वती का मंदिर है। इसी तरह से ताजमहल, कुतुब मीनार, टीले वाली मस्जिद, अलग अलग जगहों पे केस दायर हुए और कोर्ट में ये सिद्ध होता चला जा रहा है कि ये हमारी देवी देवताओं के मूल स्थान है। अगर हम कोर्ट नहीं जाते आज, तो आज एक सभ्य समाज के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में और कौन सा माध्यम है अपनी आवाज रेज करने का? आंदोलन तो हम लोग कर ही रहे हैं पिछले 35 सालों से और विगत इतने सालों से। आज हम लोगों ने यहाँ पे पनून कश्मीर की पूरी जर्नी देखी। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, राम मंदिर का जब पूरा आंदोलन चल रहा था तब उसमें हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था, ब्लड सिग्नेचर कैंपेन। उसी तरह से उसमें आज हम सारे लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्शन टेकन बात कर रहा हूं, हम सारे लोग, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो यहाँ पे डेटा चाहिए,
एकदम मैं आपको एक्शन टेकन बात बता रहा हूं। हम लोगों को डेटा चाहिए कि किस तरह से कितने लोग आज विस्थापित हैं, उनके क्या परिवार हैं, वो कहां पे रह रहे हैं, वो 5 लाख लोगों की सूची क्या है। और ये जो पनुन कश्मीर का डिक्लेरेशन है कि हमें वापस यहां पे स्थापित किया जाए, उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया जाए, और जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, इसके लिए एक कमीशन बने और इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए। ये सारे काम हो सकते हैं, पर ये सारे काम इस कार्यक्रम के बाद, ताली बजाने के बाद, नारा लगाने के बाद, जब हम अपने घर चले जाएं, वहां पे चुप नहीं बैठना है। वहां पे आपको, हम सारे लोगों को एक कोर टीम बना के इसको आगे तक ले जाना है। मैं आपके सामने एक दृश्य रखना चाहता हूं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में अभी वफ की हियरिंग आप सब लोग ने देखी हुई, वफ की हियरिंग में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वफ का ये कानून सरकार लाई, 100 से ऊपर याचिकाएं, ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स के आधार पर बोल रहा हूं, 100 से ऊपर याचिकाएं कोर्ट में आ गई और यह बोला गया कि इस वफ कानून को रोक लगाई जाए। और जब ये पूरी जेपीसी के सामने मामला चल रहा था, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्यूआर कोड की वॉर चल रही थी और सारे लोग क्यूआर कोड के माध्यम से अपने अपनी राय, अपनी अपनी बातें रख रहे थे। और जब वफ की हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको मंजर बता रहा हूं, पूरा सुप्रीम कोर्ट का परिसर, जो हमारे पुरानी दिल्ली से भाईजान लोग आते हैं, उनसे पूरा भर गया था और एक ऐसा प्रेशर बनाया गया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि लॉ का वायलेशन किया गया और जो वफ का कानून था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। पर आज हम और आप ये माहौल क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? इस देश में ये अजीब विडंबना है, मैं देख रहा हूं कि हम इस देश में बहुसंख्यक हैं और आज बहुसंख्यक जो है वो आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार मांग रहा है। आज एक अजीब विडंबना है कि हम इस देश में मेजॉरिटी होने के बाद भी, आज मैं यहाँ पे जम्मू में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज भी हमारे यहाँ पे 25,000 भाई रेफ्यूजी कैंप्स में हैं, उनको उनका न्याय नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यह है कि न्याय के लिए हमेशा हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं। न्याय के लिए आपको बराबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको लीगल रेमेडीज भी लेनी पड़ेंगी। यह सबसे बड़ी समय की मांग है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेव कल्चर सेव भारत के फाउंडर हैं श्री उदय माहुरकर जी, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ऑब्सनिटी के ऊपर। जिस तरह से आज मोबाइल फोन्स पे और सोशल मीडिया पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आज जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो गंदी गंदी रील्स आ रही हैं, और जो हमारे बच्चों को जो अभद्र कंटेंट आ रहा है, जो उसको परोसा जा रहा है। पिछले 1 साल से हम लोग ने काफी मीटिंग की, माननीय रमेश शिंदे जी भी थे उसमें, सारे लोग इन्वॉल्व थे, और अलग अलग ज्ञापन दिए गए, पर उस मामले में कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकल पा रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट का काफी एक हिचक थी, जब हम लोग कोर कमेटी में बैठते थे, बात करते थे, चर्चा करते थे, काफी एक हिचक थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए कि ना किया जाए, अगर करेंगे पिटीशन डिसमिस हो गई तो क्या होगा। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने खड़े होकर कहा कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप इसमें नोटिस जारी करिए और आप इस केस को मॉनिटर करिए। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप मार्केट में आएंगे नहीं, जब तक आप कोर्ट में आएंगे नहीं, क्या आपका सरकार विरोध कर पाएगी? आज मुझे बताइए। आज अगर पनुन कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि हमें हमारा होमलैंड चाहिए और हमें यहां पे जेनोसाइड हुआ है, क्या केंद्र सरकार इसका विरोध कर सकती है? एक ही जवाब है, नहीं कर सकती है। पर आज हमारे अंदर एक कोऑर्डिनेशन की कमी है, हमारे अंदर एक अप्रोच की कमी और एक डर है कि अगर हम कोर्ट गए, मैटर खारिज हो गया तो क्या होगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, आज भी तो खारिज ही है आपका मैटर। आज अगर आप कोर्ट नहीं गए हैं और कोर्ट से खारिज भी हो गया, तो जिस स्थिति पे आज हम हैं, क्या उससे नीचे चले जाएंगे? जो आज हमारी सिचुएशन है वो वैसे ही रहेगी। पर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी आप लोग की कहानी है, दुख दर्द है, इन सबको डॉक्यूमेंट करिए, इन सबका एक लीगल रिकॉर्ड बनाइए। और आज हमारी जुडिशरी में 1528 में जो बाबर ने विध्वंस किया राम मंदिर का, आज उसका न्याय मिला। आगे चल के आने वाले समय में ज्ञानव्यापी का न्याय मिलेगा, संभल में न्याय मिलेगा, भोजशाला में न्याय मिलेगा। उसी तरह से आप सबको न्याय मिलेगा, पर न्याय के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और अपनी सारी बातों को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। टाइम एंड अगेन खटखटाते रहना पड़ेगा।
बातें तो करने के लिए बहुत सारी हैं, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपनी सारी बात में। कल राहुल कौल जी से भी हमारा डिस्कशन हो रहा था, और मैंने कल ये भी एक बात रखी है, और वो मुझे पूरी उम्मीद है डिक्लेरेशन में भी आएगा। हम सारे लोगों ने देखा कि इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के माध्यम से एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया। तो आज समय की जरूरत है कि जो उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया है उसी नैरेटिव में उनसे सवाल पूछा जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन जो वो देते हैं वो ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि अगर कोई किसी जगह मंदिर को विस्थापित करेगा, डिमोलिश करेगा, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 6 में। तो आज मैं जम्मू की इस धरती से सवाल पूछता हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने मंदिर 15 अगस्त 1947 के बाद तोड़े गए, उनको वापस रेस्टोर करने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा। यह भी हमारी मांग होनी चाहिए। देखिए, बात ऐसी है कि जब तक आप जुडिशरी में आएंगे नहीं और जब तक अपनी सारी बातों को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको रियल जस्टिस नहीं मिलेगा। मैं और मेरी पूरी लीगल टीम, हम जितने लोग हैं यहाँ पे, हिंदू जनजाति समिति के, सनातन संस्था के यहाँ पे जितने वरिष्ठ गण आए हैं, हम सारे लोग आपके साथ भावनात्मक रूप से हैं और रियल में, जिसे कहते हैं भाषण नहीं, ताली नहीं, नारे नहीं, रियल में कुछ काम करना चाहते हैं। हमारे हाथ आप अपनी इंफॉर्मेशन से, अपनी डॉक्यूमेंट से आप मजबूत करिए। और आज का दिन याद रखिएगा, और जब ये लीगल जर्नी हम लोग शुरू रखेंगे उसको याद रखिएगा। बहुत जल्दी बहुत सारे काम कोर्ट के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से कोर्ट में आपकी बातों को लाके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो सारे काम आज चल रहे हैं, कार्यक्रम भी ऐसे ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, विरोध प्रदर्शन भी ऐसे ही होता रहेगा, सरकार को जो ज्ञापन देना है वो भी वैसा ही होता रहेगा, पर जो इफेक्टिव डायरेक्शंस होने हैं उसके लिए भी हमें आर्टिकल 32 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारी देश की जुडिशरी ऐसी है, अगर आप इसको देखिए कि दही हांडी की हाइट कितनी हो, यह भी हमारी जुडिशरी ने एग्जामिन किया। महाराष्ट्र में डांस बार जब मुंबई में बंद हो गए थे तो उसको भी हमारी जुडिशरी ने एग्जामिन किया। जलीकट्टू सही है कि गलत है, इसको भी एग्जामिन किया गया। अरेस्ट को हाउस अरेस्ट में कन्वर्ट किया गया, इसको भी एग्जामिन किया। अर्बन नक्सल्स के सारे केस को भी एग्जामिन किया। तीस्ता सिटलवाड को भी बेल दी। जहांगीरपुरी के डिमोलिशन में भी तुरंत इंटरफियर किया गया। तो भाई हम और आप क्यों चुप बैठे हैं? हमें भी वहीं पे जाना चाहिए। और मैं वो मंजर आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज हमारे यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज अगर दिल्ली में 10%, 5% हमारी माताएं बहनें और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से प्लेकार्ड लेके खड़े हो जाए पनून कश्मीर का, जागृति वहां से शुरू हो जाएगी। पर हम लोग को आगे आना पड़ेगा। आज अगर वक्फ के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट का पूरा कोर्टरूम भर दिया जा रहा है और वक्फ में स्टे लग रहा है, फार्म लॉस में स्टे लग रहे हैं, महाराष्ट्र आरक्षण पे स्टे लग रहा है, तो भाई हम लोगों ने क्या अन्याय किया है? आपके साथ जो अन्याय हुआ है इसको हमें चीख चीख के अलग अलग मंचों से, लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के मंचों से बराबर बोलना पड़ेगा। और चेंज हम लोग ला सकते हैं। हमारे अंदर ये काबिलियत है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, हम सारे लोगों के अंदर ये काबिलियत है कि हम लोग चेंज ला सकते हैं। उस चेंज की दिशा में हर एक आदमी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मैं करूंगा, जितने लोग कर सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाइए, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाइए, लोअर कोर्ट्स में याचिका लगाइए, पर बराबर अपनी लीगल रेमेडीज को एक्सरसाइज करिए। ये मेरी एक बात थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे देश के पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल की स्थापना की। पवित्र सेंगोल की स्थापना पार्लियामेंट में करने का अर्थ था कि यहाँ पे धर्म की राज्य की स्थापना करना। पर वो धर्म के राज्य की स्थापना करना तब तक पूर्ण नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग काशी का, मथुरा का, भोजशाला का, अलग अलग मंदिरों की मुक्ति का अभियान तो हम लोगों ने चला रखा है। पर मैं ऐसा मानता हूं, जो मैंने अपनी एक सीमित दृष्टिकोण से इस पूरे को देखा है, जब तक कश्मीरी हिंदुओं का इशू सॉल्व नहीं होता और हमें वापस पनून कश्मीर नहीं मिलता, तब तक मुझे लगता है इन सारी समस्याओं का हल नहीं होगा।
क्योंकि आज जो आपने कश्मीर में फेस किया है, आज ऐसी घटनाएं बंगाल में भी हो रही हैं। आज जो आपने कश्मीर में फेस किया है, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के कैराना में भी हुई। आज जो आपने कश्मीर में फेस किया है, ये अलग अलग देश के राज्यों में, जैसे कि अभी हमारे सीनियर सावरकर साहब ने बताया, ये मानसिकता घर कर चुकी है। और अगर इस मेंटालिटी को तोड़ना है तो सबसे पहले पनून कश्मीर जरूरी है। कश्मीरी जो हमारे हिंदू भाई हैं, जब तक वो यहाँ पे वापस स्थापित नहीं होंगे, इस मानसिकता से हम लोगों को निजात नहीं मिलेगा। आप सारे लोग आज यहाँ पे बहुत संजीदगी से इन सारी बातों को सुन रहे हैं, और भी बहुत वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं इतना बात कहना चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी वकालत और जितना मेरा ज्ञान है, मेरे और मेरे पिताजी का, हमारी पूरी टीम का, आप सारे लोगों के साथ है। हम सारे लोग एकजुट हों, हम सारे लोग आगे बढ़े, और वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग को न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे चलेव, रलेव और गलिफ के नारे लगाए थे, आज समय आ गया है कि इस अन्याय को हम लोग चलेव, रलेव और गलिफ कर दें। बहुत आनंदित, बहुत आनंदित। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं हमारे युवा एडवोकेट साहब को, और कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। मॉडरेट पैनल डिस्कशन का राउंड है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने संगठन यूथ फॉर पनून कश्मीर के अध्यक्ष श्रीमान विठल चौधरी जी को, कि वो मंच पे आएं और इस कार्यक्रम को आगे की तरफ दिशा दें। और इस कार्यक्रम में मंच पे आसीन होंगे हमारे अतिथि श्री प्रमोद मुतालिक जी, श्री प्रमोद जी श्री राम सेना के पितृ संगठन राष्ट्रीय हिंदू सेना के मुखिया हैं और दशकों से कर्नाटक में हिंदुत्व के आंदोलन का अग्रिम चेहरा रहे हैं। अपने निर्भीक नेतृत्व के और राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए प्रसिद्ध वे दक्षिण भारत में उन विरले नेताओं में से हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू एकता का रथ खींचा। 2016 में उन्होंने नेतृत्व में एक भारत अभियान के अंतर्गत कर्नाटक में इतिहास के सबसे बड़े जन संगठनों में से एक आयोजित हुआ, जिसमें पनून कश्मीर के पक्ष में विशाल जन समर्थन जुटाया गया। उन्होंने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि जनसंपर्क, संगठन और राष्ट्रहित की गूंज पैदा भी की। आज भी वे कश्मीरी हिंदू के लिए न्याय और उनके संहार में आधिकारिक मान्यता और उनके स्वदेश की पुनः प्राप्ति की मांग को खुलकर समर्थन देते। उनके स्पष्टता, निडरता और निरंतरता उन्हें हमारे संघर्ष का अटूट स्तंभ बनाती। उनके संग मंच पे आसीन होंगे श्री रमेश शिंदे जी, श्री रमेश शिंदे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। श्री रमेश शिंदे जी हिंदू जन जागरण समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रव्यापी धर्म जागरण अभियान के अग्रणी सेनानी के रूप में व्यापक रूप से प्रतिष्ठित है। वे सनातन संस्था की विचारक धारा के प्रतीक होकर ऐसे विषयों पर निर्भीकता से आवाज उठाते हैं जिन्हें तथाकथित मुख्य धारा की राजनीति प्रायः नजरअंदाज करती है। लव जहाद, हलबल जहाद, धर्मांतरण और सांस्कृतिक अतिक्रमण जैसे ज्वलंत विषयों पर वे न केवल जन जागरण करते हैं, बल्कि उन्हें हिंदू समाज के अस्तित्व से जुड़े गहरे षड्यंत्रों के रूप में उद्घाटित भी करते हैं।
2017 के हिंदू सम्मेलन में उन्होंने हिंदू राष्ट्र 2023 की विचारक और रणनीतिक रूपरेखा का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। श्री शिंदे सामाजिक न्याय के नाम पर हो रहे तुष्टीकरण, आरक्षण की विकृतियों और विशेष अधिकार आधारित वोट बैंक राजनीति का भी प्रमुख विरोध करते हैं। उनका भाषण, लेखन और संगठनात्मक कौशल उन्हें समकालीन राष्ट्रवादी आंदोलन का एक प्रखर और निर्भीक चेहरा भी बनाती। इनका साथ देने मैं मंच पे निमंत्रण करना चाहूंगा। आई वांट टू इनवाइट श्री अर्जुन संपत जी। Arjun Sampath ji is one of the tallest Hindu voice from Tamil Nadu and the founder leader of Indo Makkal Kachi, a political and cultural movement rooted in the defense of Hindu civilization. Known for his fearless speeches, straight companion and devotion to Dharma, Sampath ji has dedicated over 3 decades to resisting religious conversion, radical Islamic and separatist forces that aim to divide Bharata. I also request Dr. Rajinder Singh Shekhawat ji to come on the dais. हिंदू बोले तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत। डॉक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत जी एक वीर सैनिक, राष्ट्रवादी विचारक और सामाजिक संगठन कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में सेवा करते हुए करगिल युद्ध और कश्मीर घाटी के आतंकवाद विरोधी अभियानों में साहसिक भूमिका निभाई। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने क्षेत्रीय गौरव, राष्ट्र धर्म और सामाजिक न्याय की रक्षा हेतु क्षेत्रीय करनी सेना का निर्माण किया, उसकी स्थापना की, जो आज राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप ले चुकी। अपने अनुशासित सैन्य अनुभव, क्षमता और स्पष्ट राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के चलते वे समाज के युवाओं में प्रेरणा का स्रोत भी हैं। उनकी नीतिगत समझ का व्यवहारिक अनुभव हम सब राष्ट्र हितैषियों को प्राप्त है। वे उन विरले व्यक्तियों में से हैं जो राष्ट्र की सेवा को केवल सीमा तक सीमित नहीं मानते, बल्कि जन चेतना, सामाजिक अधिकारों और सांस्कृतिक असीमता के निरंतर संघर्ष करता भी है। विठल जी। क्षमा चाहता हूं, हमारे अगले मार्गदर्शक राहुल जी को मैं सम्मान सहित मंच पे निमंत्रित करता हूं। राहुल जी प्लीज। राहुल जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूथ फॉर पनन कश्मीर में एक विराट स्वरूप है मेरे इस भाई का, एक ऊर्जा का स्रोत हैं मेरी संस्था के लिए। राहुल जी, हम सब लोग समय समय पे इनसे प्रेरणा लेते हैं। अधिकांश इनका समय देश के पूना में या विदेश में बीतता है, परंतु फोन के माध्यम से ये हम सब एक्टिविस्ट के साथ में जुड़े रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात। धन्यवाद राजेश जी। जय श्री राम, नमस्कार सारनी। जय श्री राम। ये ऊपर जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान से सुने। साहिल जी, थोड़ा बच्चे ध्यान से सुने। नमस्कार मारा सारनी। जय श्री राम टू एवरीवन। मुझे लगता है कि मेरी उम्र में ऐसा पैनल को मॉडरेट करने के जो कहा गया कि इस ऐसे पैनल को मॉडरेट करे, कोई भी राष्ट्रीय न्यूज चैनल का एंकर विल आल्सो फील प्रिविलेज्ड टू हैव पीपल लाइक प्रमोद मुतलिक जी, अर्जुन संपत जी, रमेश शिंदे जी, डॉक्टर राज सिंह शेखावत जी एंड माय आइडल माय ब्रदर राहुल कौल जी। हमारा मानना यह है कि
और पन्नून कश्मीर का मानना है कि पन्नून कश्मीर केवल एक भूमि का टुकड़ा होता तो हमें मिल जाता। पन्नून कश्मीर भारत की चेतना, भारत की संस्कृति को का वापसी का एकमात्र उपाय है। इसलिए वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत में लगातार एक सिविलाइजेशनल वॉर चल रही है और ये सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारी देश की थोड़ी कम है। और ये प्रखर नेता जो हमारे हैं, ये कार्यरत पिछले 30-40 साल से इसी क्षेत्र में कार्यरत है। आज का जो पैनल डिस्कशन रहेगा, ये कोई डिस्कशन नहीं हम रखेंगे, हम आपस में वार्तालाप करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पन्नून कश्मीर एक नेशनल इंपेरेटिव क्यों है, पन्नून कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, पन्नून कश्मीर क्यों इंपॉर्टेंट है हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, और पन्नून कश्मीर कैसे हिंदू राष्ट्र की स्थापना का पहला पग है। तो सबसे पहले प्रमोद जी, क्योंकि आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी आप हमसे ज़्यादा हैं, तो प्रमोद जी, क्योंकि आप कर्नाटक में कार्यरत हैं, आपने कर्नाटक में काफ़ी काम किया है, और कर्नाटक में भी जब हम आपके पास 2016 एक भारत अभियान में आए थे, तो आप हमें एक बार एक मंदिर में ले गए थे जहाँ 99% पहले हिंदू थे, अब 99% वहाँ पे भी बीच बैंगलोर की सिटी में भी वहाँ से हिंदुओं का पलायन कर्नाटक, बैंगलोर जैसे शहर में भी हुआ। और और कश्मीर में भी 1990 से और ये 1990 से ये लगातार हमारा एक्सोडस चला, और पिछले 7 दशकों से 7 शताब्दियों से हमारा ये जेनोसाइड की एक निरंतरता रही है। और क्योंकि आप पन्नून कश्मीर के साथ एक भारत अभियान से भी पहले से जुड़े हुए हैं और आपको पन्नून कश्मीर की मांग के प्रखर वक्ता कर्नाटक में आप रहे हैं, तो क्या लगता है कि पन्नून कश्मीर की जो हमारी मांग है, पन्नून कश्मीर की जो हमारी डिमांड है, इसके बारे में आपके विचार क्या है? दूसरा, और मैं क्योंकि मुझे ये पता है कि आप भी यही मानते हैं कि पन्नून कश्मीर भारत में, अगर हम हिंदू राष्ट्र, एक सनातन राष्ट्र की जो हम स्थापना करने की जो हमारी कोशिश है, उसका पहला पग है। जी प्रमोद जी। नमस्कार। आज का इस मंच पर एक वाक्य लिखा है, राष्ट्रीय काश्मीरी हिंदू सम्मेलन। राष्ट्रीय ये शब्द ठीक है, क्योंकि कश्मीर में अराष्ट्रीय कश्मीर भी है, देशद्रोही कश्मीर भी है, टेररिस्ट भी है। इसलिए पन्नून कश्मीर के जो अभी यहाँ के पदाधिकारी है, सोचकर ये वाक्य लिखा है, राष्ट्रीय काश्मीरी हिंदू अधिवेशन। मैं इसके बारे में इनको अभिनंदन करता हूं। अभी विठल जी ने बताया कि कर्नाटक के बेंगलुरु में भी पन्नून कश्मीर का एक कार्यक्रम हुआ था। उस समय कांग्रेस का सरकार था। मंच पर, कश्मीर का जो कार्यक्रम के मंच पर मुझे बैन कर दिया था, लेकिन मैंने मंच पर वहां जाकर पन्नून कश्मीर को सपोर्ट किया। बाद में मेरे ऊपर केस हो गया। वैसे केसेस मेरे ऊपर 120 केसेस है, अभी भी नॉट आउट। तो पन्नून कश्मीर, अभी हमारे सभी तज्ञ लोग बताया कि ये कश्मीर का समस्या नहीं, देश का समस्या है। कश्मीर के 7 लाख हिंदुओं को भगाया गया, एक टेस्ट था।
इस्लाम का एक टेस्ट इन्होंने टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया कि यहां के कश्मीर के हिंदुओं को भगाया गया, तो भारत का संविधान क्या कहता है, भारत का मिलिट्री क्या करता है, भारत के हिंदू समाज क्या प्रतिक्रिया देता है, भारत के कानून क्या प्रतिक्रिया देता है, भारत के राजनीति का उनका विचार क्या है, इसका टेस्ट यहां 1990 में वो कर दिया। यहां हिंदू कश्मीरी हिंदू बहनों को पर अत्याचार किया, मंदिर तोड़ा, घर जलाया, लूटा और लाखों हिंदुओं को भगाया। बंधुओं, यहां के हिंदू केरल के हिंदू अलग अलग नहीं हैं। यहां के मंदिर, कश्मीर जम्मू कश्मीर के मंदिर और कर्नाटक के मंदिर अलग अलग नहीं हैं। कश्मीर के हिंदुओं बहनों को पर अत्याचार हुआ, सारा देश हिंदू बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ है। कानून कायदा कानून चुप बैठा, मिलिट्री कुछ नहीं किया, पुलिस कुछ नहीं किए, राजनीति कुछ नहीं किया, संगठन कुछ नहीं किया, सारा देश चुप बैठा था जब यहां अत्याचार हो रहा था। अब बारी है, सब देश का बारी चल रहा है, सभी देश में ऐसा ही अत्याचार, ऐसा ही तोड़फोड़ चल रहा है, भगा रहे हैं। केरल में 40% हिंदू रह गए हैं, अभी ओनली 40% हिंदू रह गए हैं, 60% को भगाया गया है, उनको मतांतर किया है, कन्वर्शन किया है। तो कश्मीर नहीं है क्या? वो भी कश्मीर है। तमिलनाडु, यहां वो बताएंगे, डिटेल बताएंगे। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहां भी जैसे कश्मीर से भगाया गया है वैसा ही भगा जा रहे हैं। अभी हमारे रंजीत सावरकर ने बताया कि बांग्लादेशी कैसे घेराव किए हैं मुंबई को। बंधु, ये समस्या भारत का है, सो भारत ही इनको साथ देकर जो भगाया गया है, भगाने वाले जो इस्लाम है, इनको बताना पड़ेगा। इसलिए सारा देश के हम अभी सभी हमारे हिंदू संगठन के यहाँ आए हैं और पनून कश्मीर जो लड़ाई, जो दीप जल रहा है 35 ईयर से उन्होंने दीप जलाया है। हमारे डॉक्टर अग्निशेखर, उनका नाम में ही अग्नि है, तो अग्नि अब ज्वालामुखी हो जाएगा। 19 जनवरी एक इतिहास में लिखा जाएगा कि अब चुप नहीं बैठेंगे, अब शांति नहीं, अब क्रांति ही होगा। मुझे लगता है विठल जी, पनून कश्मीर जो लड़ाई कर रही है देश के लिए कर रही है, नॉट ओनली कश्मीर, देश का हाल अब देश खतरे में है, हिंदू अपाय में है, हिंदू धर्म खतरे में है। तो इसके लिए यहां से जो आंदोलन हो रहा है, यहां से ही उत्तर देगा, यहां से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा मेरा कहना है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। मैं आई टेक 1 मिनट टू इंट्रोड्यूस समवन जो 16 साल से पनुन कश्मीर कश्मीरी हिंदुओं के लिए जिन्होंने देशव्यापी आंदोलन किया और इन सबको जोड़ा। मुझे लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं के एक्टिविज्म के बराबर की पीड़ा को आगे बढ़ाने वाले हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई रमेश शिंदे जी हैं, जिन्होंने हर जगह जाके हमारी बात आगे रखी। इनको सबको हमारे साथ जोड़ा हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से। और पहली बार जो एक एग्जीबिशन 2001 में 2002 में इन्होंने फैक्ट के रूप में हमारे त्रासदी, हमारे जातीय विध्वंस, हमारे जेनोसाइड के लगाया, वो रमेश शिंदे जी। मुझे लगता है कि इस सभागार में हमें आज आभार भी आपके प्रकट करना चाहिए जोरदार तालियों के साथ रमेश शिंदे जी के लिए, क्योंकि मैं इनको पिछले 16 साल से जानता हूं। मुझे इन 16 सालों में जितने हमारे लिए रमेश शिंदे जी अग्रसर रहे हैं, जितने इनके पास हमारे लिए प्रोग्राम्स इन्होंने हमारे लिए रखे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद विल बी अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट क्योंकि आप हमारे अपने हैं तो धन्यवाद करने में भी मुझे लगता है कि झिझक हो रही है, क्योंकि हम एक दूसरे के बराबर। रमेश जी, आप हिंदू जनजागृति समिति के माध्यम से पूरे देश में अपने हमारे साधक रहे हैं। आप पूरे देश में आपका प्रवास रहता है, और इस पूरे देश में प्रवास करने के बाद आप कश्मीरी पंडितों की त्रासदी के बारे में आपने बात की, आपने रखी। तो क्या लगता है कि अभी ये समय आ गया है हमारे देश में कि एक कश्मीर की जगह, जब हम यही बैंगलोर की सभा में प्रमोद जी की जब हमारा एक मीटिंग हुई और हमने एक कैलकुलेशन की कि देश में कितने कश्मीर जैसी सिचुएशंस हैं, 500 से हमने शुरुआत की और 5000 पे आके हम रुक गए। और मुझे लगता है इन 5000 कश्मीर जैसी सिचुएशंस को एक्सपोज करने में और इनके बारे में बताने में हिंदू जनजागृति समिति सनातन संस्था का सबसे बड़ा प्रखर रूप रहा है, क्योंकि इसमें कोई मंकी बैलेंसिंग सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से नहीं हुई। तो पनुन कश्मीर, जैसे मैंने प्रमोद दादा से भी पूछा कि प्रमोद, जैसे पनुन कश्मीर एक नेशनल इंपेरेटिव है, जैसे मैंने बोला हिंदू राष्ट्र के लिए, और हमारा तो सनातन संस्था का रहा ही है कि सनातन वैश्विक सनातन देश हमें स्थापित करना है। तो पनुन कश्मीर कैसे नेसेसिटी बनता है, मैं ये प्रश्न आपसे दोबारा पूछाऊंगा। और कैसे हम देश के बाकी युवाओं को, जिन्होंने कश्मीर में कश्मीर फाइल्स के बाद ही इनको पता लगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, बाकी जबकि हम पिछले 35 साल से हमारे बड़े 35 साल से इसमें निरंतरता के साथ हमने बताया कि हमारे साथ क्या हुआ, नहीं हम बता पाए पूरे में, बट कश्मीर फाइल्स के बाद आने के बाद, हमारे आंदोलनों के आने के बाद ये हमने बताया। तो आगे की जो हमारी कार्यप्रणाली क्या रहे और कैसे हम और लोगों तक अपनी बात पहुंचाए, और पनुन कश्मीर नेशनल इंपेरेटिव क्यों है सनातन, और कैसे पनुन कश्मीर वो पहला पग है जो हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। रमेश जी। सबसे पहले तो मैं माँ शारदा के चरणों में वंदन करता हूँ, और हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र का एक लक्ष्य दिया, तो ऐसे हो ही नहीं सकता है कि हिंदू राष्ट्र हो और उसके अंदर कश्मीर ना हो। तो इसलिए यदि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले विचार होना चाहिए वो कश्मीर का विचार होना चाहिए। तो इसमें कोई दूसरी बात आती ही नहीं है। इसमें पिछले 16 वर्षों के दृष्टिकोण से यदि मैं देखना चाहूँगा तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ों के बारे में हमें विचार करना होगा। एक तो जो हम अच्छा कर रहे हैं या अच्छे प्रयास कर रहे हैं वो भी है, और दूसरा एक हमारा आत्मचिंतन भी होना चाहिए कि हम कहाँ पर है, कौन से स्तर पर है। अभी मुझे यहाँ पर कुछ खाली कुर्सियाँ जो है वो एक चिंता भी ये बताती है कि इतने वर्षों में क्या लोगों को यही लग रहा है कि नहीं, अब केवल बात होती है, कुछ एक्शन नहीं होती है, या कारण क्या है इसका? क्योंकि इन चीजों का आत्ममंथन जब होगा तभी हम कहीं पर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे मतलब मैं आपके प्रयासों की कमी ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन हिंदू समाज में आजकल एक जो हमारा जनरेशन ज़ेन जिसको कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है या उसके रील्स में ही उसको लगता है यही सब वास्तविकता है, तो उनको ग्राउंड लेवल पर लाना होगा।
और ये ग्राउंड लेवल पर इसलिए लाना होगा क्योंकि आज जो नैरेटिव्स हमारे मोबाइल के द्वारा जो हमारे मन में, हमारे युवाओं के मन में जो निर्माण किए जा रहे हैं, एक उदाहरण आप देख लीजिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो पहलगाम में अटैक हुआ। पहलगाम के बारे में सब पूरे भारत के लोगों ने जाना। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने वहां पर के टेररिस्ट के कैंप्स या जो भी पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के या जो भी केंद्र थे उनको पूरा ध्वस्त कर दिया। लेकिन पहलगाम का आतंकवादी हमला करने वाले, जिनको कश्मीर में जिन्होंने आश्रय दिया था, जिन्होंने भोजन दिया था, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था, उनको तो हम ब्रह्मोस से नहीं मार सकते हैं ना। तो इन गद्दारों के विरुद्ध भी उतना ही बड़ा एक ऑपरेशन आवश्यक है, क्योंकि मैं यदि जिस एंगल से देख रहा हूं, ये हम आज जो कह रहे हैं कि एक कश्मीर पूरे भारत में दोहराया जा रहा है, मैं ये भविष्य का ऐसा ना हो ऐसे मेरे मन से इच्छा है, लेकिन भविष्य का कश्मीर या भविष्य का गाजा बनने जा रहा है, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं। क्योंकि वही इजराइल के अंदर, इजराइल कहते हैं कि हम बहुत बड़ा देश है, बहुत राष्ट्रनिष्ठ देश है, लेकिन इजराइल भी इसी भ्रम में रहा कि हाँ हम चौकन्ने हैं, हमारे जवान चौकन्ने हैं, लेकिन उन्हीं से पैसा लेकर के टनल्स बनाए गए, उन्हीं से पैसा लेकर के वहां पर वेपन्स रखे गए, उन्हीं से पैसा लेकर के वहां पर अंतर्गत वो 6-6 महीने रह सकते हैं, इतना बड़ा राशन अंदर भरा गया। और जब 7 अक्टूबर का हमला हुआ और जब वहां के लोगों को, वो क्या था, म्यूजिक फेस्टिवल तो था, लेकिन म्यूजिक फेस्टिवल के ऊपर अटैक होता है और वहां के लोगों को, इजराइल के जो बेगुनाह नागरिक है उनको लेकर के चले जाते हैं, कैप्टिव्स उनको रखा जाता है, उनके शरीर के साथ इतने बड़े अभद्रताएं की जाती है। और ये सारा होने के बाद जब उनको पता चलता है कि अरे ये तो 16-16 किलोमीटर के टनल्स बने हुए हैं, आप कैसे ऊपर से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमारी भारत सरकार ने भी ये देखना चाहिए, जो 2.5 करोड़ हिंदू वहां पर आकर के पैसा दे रहा है, क्या कश्मीर के अंदर कोई टनल्स बनाए जा रहे हैं, क्या कश्मीर के अंदर इसी प्रकार की कोई, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी होती है, और इसलिए क्या इस दृष्टिकोण से कोई प्रयास चल रहा है क्या, ये देखना, ये सोचना बहुत बड़ी आवश्यक बात है। दूसरा, इस पे हमें विचार करना चाहिए। कश्मीर फाइल्स आ गई तो ये कहा गया कि प्रोपोगंडा मूवी है, तो उसमें से जब चैलेंज किया गया कि इसमें से कौन सा दृश्य झूठ है, प्रोपोगंडा है, वो आप बताइए, एक भी नहीं बता पाए। सारी सच्चाई जिन लोगों के साथ ये घटनाएं हुई थी उन्होंने आकर के सबके सामने बताई, तो फिर प्रोपोगंडा क्या था, प्रोपोगंडा तो उनका चलाया जा रहा है। दूसरी बात, इसके साथ में हम यदि देखेंगे तो आज पूरे भारत में, दिल्ली में, मुंबई में, हमारे यहां तो पॉलिटिशियन है जो टी शर्ट पहन करके खड़े हो गए सेव गाजा। महाराष्ट्र के अंदर कुछ राजनेताओं ने टी शर्ट पहन लिए सेव गाजा के, फ्री पैलेस्टाइन के, ऑल आइज ऑन रफा के। तो ये ऑल आइज ऑन रफा जो मुंबई के बॉलीवुड ने चलाया, वो कश्मीर के बारे में क्यों वास्तविकता नहीं जानने के लिए उत्सुक है, उसे क्यों नहीं पता है कि यह वास्तविकता में हुआ है। तो ये जो प्रोपोगंडा जो चल रहा है, इसको हमें काउंटर करना होगा और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि 2 तरीके से काउंटर आवश्यक है। एक तो जो विरोधी कर रहे हैं उसका काउंटर करना तो होगा ही, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई है, ऑपरेशन सिंदूर से हम सारे सुखी है, हम सारे संकटों से मुक्त है। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भी कर्नाटक के मैंगलोर में 2 हिंदुओं की हत्या हो गई, उसके बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, पाकिस्तान में हमारे बहनों को उठा करके लेके जा रहे हैं, जितनी सारी चीजें वो वैसे ही चल रही है। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर ये केवल आपकी समस्या का हल नहीं है। दूसरी बात कि आज
पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में हमारा चिनाब का एक ब्रिज दिखाया जा रहा है, वहां पर से वंदे भारत जा रही है और लोगों के मन में है कि नहीं, हमें तो वंदे भारत से वहां पर से जाना है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा इस पर, वंदे भारत ट्रेन चलाने से कश्मीर सुरक्षित नहीं होगा, वहां पर वंदे भारत कहने वालों से कश्मीर सुरक्षित होगा। इस बात को हमको जानना चाहिए। ट्रेन तो जाती रहेगी, ट्रेन के नाम भी बदल जाएंगे आगे, लेकिन ध्यान में रखना होगा कि वहां पर वंदे मातरम बोलने वाले कौन है, वहां पर वंदे भारत बोलने वाले कौन है। जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कश्मीर में केवल विकास या कुछ भी है, क्या विकास फ्रांस में नहीं है, क्या जर्मनी में नहीं है, क्या यूएस में नहीं है, लेकिन वहां पर भी तो यही लोग जाकर के उधम मचा रहे हैं। वहां पर टेररिज्म कौन फैला रहा है? तो आज यूके से लेकर के यूरोप के बहुत सारे देश जो है वो आज पीड़ित है इन सब चीजों से। तो इसलिए केवल विकास के नाम पर हम, या जैसे अभी कुछ देर पहले अग्निशेखर जी ने कहा कि टेररिज्म को टूरिज्म से बदल देंगे, टूरिज्म से टेररिज्म नहीं बदला जाएगा, क्योंकि वो तो केवल आपसे पैसा के लिए टूरिस्ट चाहते हैं ना। कल वो टूरिस्ट आकर के ये कहे कि हम तो आपको पैसा दे ही रहे हैं, तो कुछ पैसा देकर के हम जमीन खरीदना चाहते हैं, हम यहां पर अपनी दुकान लगाना चाहते हैं, हम यहां पर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो क्या फारूक अब्दुल्ला को यह मंजूर होगा? क्या महबूबा मुफ्ती को यह मंजूर होगा कि ये टूरिस्ट जो है वो यहां पर आकर के बसे? इसलिए केवल टूरिस्ट से ये समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए हमें हिंदुओं की वापसी चाहिए, और ये वापसी केवल पनून कश्मीर कर सकता है, ये मेरे मानना है, ये विश्वास है। धन्यवाद रमेश जी। मैं अभी जब आप बोल रहे थे तो मेरी नज़र डॉक्टर शेखावत के टैटू पे पड़ी। ये श्री महाराणा प्रताप जी का इन्होंने टैटू बना रखा है। और देखिए संजोग ये है कि इनके पीछे हमारे सम्राट ललितादित्य मुक्तपीठ का भी हमने यहाँ पे छवि रखी है। और कनेक्शन हमारा महाराणा प्रताप के परिवार से कश्मीरी पंडितों का ये है कि बप्पा रावल जी के साथ सम्राट ललितादित्य मुक्तपीठ की संधि हुई और उन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं को देश से बाहर खदेड़ दिया था। और आज ये कितने गर्व की बात है और कितनी खुशी की बात है कि उसी समाज से डॉक्टर शेखावत हमारे साथ है। डॉक्टर शेखावत, क्योंकि आपने राजपूत समाज से आप हमारे साथ आए और आप ये बात कर रहे हैं, क्यों, और मुझे लगता है कि राजस्थान में और हरियाणा बॉर्डर, अगर देखें हरियाणा राजस्थान बॉर्डर में भी कश्मीर जैसी सिचुएशंस हमने देखा कि नूह, अलवर वगैरह में भी इससे भी बुरी हालात, कश्मीर से भी बुरी हालात हैं। और जब तक हम ये, मेरे को लगता है कि देश में भी ये एक जो सिंड्रोम है, ये ऑस्ट्रिच सिंड्रोम है। हमने रेत में सर देख के हमें समझते हैं कि जो कश्मीर में हुआ देश में कहीं और नहीं होगा, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो दूसरी जगह नहीं हो सकता, खतरा टल गया है। आंखें बंद करने से हम सोचें कि खतरा टल गया है। और क्योंकि आप एक वॉरियर कम्युनिटी से हैं, एक वॉरियर जगह से, तो कैसे आप ये देखते हैं कि पन्नून कश्मीर आंदोलन को, कश्मीरी हिंदुओं की वापसी जो हम पन्नून कश्मीर में रखने के हमारी मांग है और बहुत प्रखर मांग है, मुझे लगता है एकमात्र उपाय पन्नून कश्मीर है। तभी हम सब ये मानते हैं, इसलिए हम सब यहाँ साथ हैं। अगर इस बात को हम नहीं मानते तो हम साथ में डिस्कशन ये नहीं कर रहे होते। तो डिस्कशन यहाँ पे पन्नून कश्मीर की मांग सही है या गलत है उस पर नहीं है। पन्नून कश्मीर की मांग कैसे देश में सनातन संस्कृति की वापसी है, कैसे देश में सनातन हिंदू राष्ट्र की एक नींव है, ये हमारा डिस्कशन है यहाँ पे। तो कैसे इसमें डॉक्टर शेखावत अगर अपना वक्तव्य रखें, कैसे, और हमें बताएं कि कैसे कश्मीर जैसी सिचुएशन से राजस्थान भी जूझ रहा है। डॉक्टर शेखावत। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आपने सुना होगा ये वक्तव्य, और आपने ये भी सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे जो शब्द है वो आपने बहुत कम सुने होंगे, धर्म हिंसा तथैव च। कहते हैं डर के आगे जीत है,
जो डर गया सो मर गया। मरना तो एक दिन सभी को एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो डर के क्यों मरे, लड़ के मरे। अभी आज का जो ये अधिवेशन है उसका जो केंद्र बिंदु है वो हमारे जो कश्मीर के जो विस्थापित हिंदू हैं उन्हें एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कर वहां पे स्थापित करने की है। मैं उसी पे बात करूंगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कश्मीर के हिंदुओं को, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को, जब तक क्षत्रिय जिंदा है किसी के बाप की ताकत नहीं है आपको ये अपने प्रदेश से दूर करके दे। हमें आपका साथ और सहकार चाहिए। मैं फिर कहता हूं कई मोर्चे हैं जिस पर आपको कार्य करना है। एक तो न्याय का मोर्चा, न्यायपालिका का मोर्चा जो जैन साहब ने आपको बताया। दूसरा मोर्चा जो आप 30 साल से करते आ रहे हो, आवेदन देते आ रहे हो। तीसरा मोर्चा जो है वो है गरम दल का मोर्चा। महात्मा गांधी भी थे और शहीद भगत सिंह जी भी थे। सबका अपना अपना योगदान रहा इस देश की आजादी में। तो वो एक मोर्चा है, उस मोर्चे पर भी कार्य करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अहिंसा से मैंने देखा है न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है और कभी कभी मिलता भी नहीं है। जब वो हमें डरा के विस्थापित कर सकते हैं तो क्या हमारे पास ताकत नहीं उन्हें डराने की? हम भी उनको डरा सकते हैं। चाहिए तो क्या हमें चाहिए? इस लोकतंत्र की शक्ति, ताकत, वो है सत्ता। और मैं आपसे बताना चाहता हूं इस लोकतंत्र में आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है वोट की ताकत। एक बार आप सभी एकता के साथ ये कह के तो देखो, यदि पनून कश्मीर नहीं तो वोट नहीं, इनका बाप भी तुम्हारे चरणों में आके आपको पनून कश्मीर देगा। क्योंकि इस देश को ये पार्टियां चलाती है, ये सत्ताधीश चलाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो पनून कश्मीर के जो संस्थापक है, आपसे मेरा आग्रह है साहब, आपको इस विषय पे भी कार्य करना होगा। क्योंकि हम केंद्र बिंदु की बात करेंगे, हमें हमारा कश्मीर चाहिए ना हमको। मैं यहां बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, आज का जो अधिवेशन है वो कश्मीर को लेके है। हमारा कश्मीर चाहिए तो साहब 19 जनवरी को आर पार की बात करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको बहुत हो गए अधिवेशन, बहुत हो गए सम्मेलन। मैं विश्वास दिलाता हूं करणी सेना आपके साथ आक्रामकता से कदम बढ़ाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे भारतवर्ष के करोड़ों करणी सैनिक मैं इकट्ठे कर दूंगा, मेरा वादा है आपसे। लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। सालों से आप इस दिशा में कार्य कर रहे हो, सालों से आप कर रहे हो, और हम आपको वो ताकत प्रदान करना चाहते हैं जिस ताकत के माध्यम से आप एक बार फिर आपका जो सपना है वो साकार कर पाएंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इन चारों जो मोर्चे हैं उन पे आपको कार्य करना है। न्याय का मोर्चा आपको जैन साहब ने दे दिया, आक्रमण का मोर्चा राज शेखावत देने के लिए तैयार है। आपकी तैयारी होनी चाहिए। करणी सेना पूरी ताकत के साथ 19 जनवरी को आर पार के लिए मैदान में उतरने के लिए की तैयार है। लेकिन उसकी रणनीति तैयार होनी बहुत आवश्यक है कि भाई ये पनून कश्मीर हमें देगा कौन। मैं फिर से केंद्र बिंदु की बात कर रहा हूं साहब, बाकी बातें मुझे नहीं करनी है। बाकी बातों के लिए हमारे पास विद्वान है, बहुत बड़े ज्ञानी है, वो आपको बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे तो मेरा कश्मीर वापस लेना है, चाहे किसी भी तरह लूं, चाहे मरूं चाहे मारूं, लेकिन कश्मीर वापस लेना है। उसमें पनून कश्मीर स्थापित करना है। करेगा कौन, देगा कौन?
मैं वो पूछना चाहता हूं साहब, कौन देगा? केंद्र सरकार। कौन देगा भाई? प्रदेश सरकार देगी या केंद्र सरकार देगी? केंद्र सरकार। अच्छा, अभी केंद्र सरकार कहां है? केंद्र में, दिल्ली। तो साहब हम लोग यहां सम्मेलन करके करेंगे क्या? गर्दन किसकी पकड़े? किसकी पकड़े? केंद्र सरकार। अरे तो साहब तैयारी करो ना, करो तैयारी, करो घोषणा। 19 तारीख का आयोजन जम्मू नहीं, कश्मीर संसद भवन में करेंगे। तैयारी करो साहब, मैं तैयार बैठा हूं। और झंडे और डंडे के साथ पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंचना है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना इतने आसानी से नहीं होगी। ये वोट की राजनीति करते हैं सारे, जितनी भी पार्टियां वोट की राजनीति करती है। इनको जवाब देने के लिए आपको बड़ी संख्या में कहां पहुंचना होगा? संसद, दिल्ली पहुंचना होगा। देखो, आपको यदि रिजल्ट चाहिए तो इसी तरह से काम करना होगा, अन्यथा राजनीति करते रहो और चलते रहो, कुछ नहीं होने वाला भाई। और ये जो युवा बैठा है, मैं उनसे खास, ये जो यूथ है ना, यूथ ये लाएगा क्रांति साहब, बुढ़े नहीं लाएंगे। हम मार्गदर्शन दे सकते हैं इनको, जंग ये लड़ेंगे। मुझे इनकी सेना चाहिए साहब। मेरी सेना तो है, लेकिन पंडितों के जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, वो आ जाए मेरे साथ। मैं विश्वास दिलाता हूं 19 तारीख को आपको पन्नू कश्मीर दिला दूंगा साहब, मेरा वादा आपसे, मेरा वादा। और दिल्ली के सिवा आपको पन्नू कश्मीर मिलेगा भी नहीं। सही बात है, इसको स्वीकारते हो आप? 100%। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही आग्रह है, इनको वोट की भाषा में जवाब देना अति आवश्यक है। यदि कश्मीरी जो पंडित है वो घोषणा कर दे, इनका साथ दे दे कि भाई यदि पन्नू कश्मीर नहीं तो वोट नहीं साहब, इनके बाप की ताकत नहीं है, पन्नू कश्मीर ना दे दे। मेरा वादा आपसे साहब, ये करो तो सही। ये हल है आपके इस विषय का जो आपने आज ये अधिवेशन रखा है, ये आपका हल है। इसमें कितनी तैयारी मुझे बताओ, हाथ करके बताओ कितने तैयारी इसके लिए तैयार हो? तो सब करनी सेना दोनों हाथ, करनी सेना दोनों हाथ से तैयार है। और मैं बता दूं, हम राणा के वंशज हैं। किसके हैं? राणा के, महाराणा राणा के वंशज हैं हम तो। हम का तो विजय का तो वीर गति की बात करते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आज के इस अधिवेशन में मैं अपनी बात रखने आया हूं गुजरात से चल के। मैं अपनी बात रखने आया हूं कहां से? मुझे भी दर्द है। मैं कश्मीर में 8 साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अपना दायित्व निभा चुका हूं साहब, और हजारों आतंकवादी मैंने ठोक दिए इस साले, हजारों ठोके। और आगे भी ठोकूंगा। जो भी राष्ट्र के विरोध में जाएगा, जो भी राष्ट्र में आतंक फैलाएगा, उसको ठोक देंगे। और यही एकमात्र विकल्प है। डर बिना प्रीत न हो तो गोपाला, ये स्वीकारना पड़ेगा आपको। लगातार 8 साल कश्मीर रहा हूं मैं साहब, लगातार श्रीनगर, बारामूला, मागम, जहां जहां आतंकवाद चरमसीमा पे था वहां पहुंचा हूं और बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के उनको ठोका है सालों को, क्योंकि मैंने देखा है वहां पे हमारे पंडितों के साथ अन्याय। मैंने उसको फील किया है, मैंने महसूस किया है, हमारी माता बहनों का दर्द मैंने महसूस किया है। और आग है आज भी इस बदन में। मैं कहता हूं सब अकेला भी इन पे भारी पड़ूंगा, मैं अकेला भी भारी पड़ूंगा। और मैं आपसे कहूं, यदि कश्मीर में घुसने से यदि मुझे पन्नू कश्मीर मिला तो साहब मैं करोड़ों लोगों को लेकर कश्मीर में घुसने की ताकत रखता हूं साहब। लेकिन मुझे पता है उससे कुछ होने वाला नहीं होगा, क्योंकि संविधान से देश चलता है और ये नेता और ये पार्टियां देश चलाती है। तो हमें इन्हें ही पकड़ना है। देखिए, संविधान का तो रास्ता आपको जैन साहब ने दे दिया, उसमें आप लोगों को कार्य करना है। यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, संस्था मेरा उनसे आग्रह, आप संवैधानिक तो उनसे सहायता लो। और बाकी जो मैंने बात आपके सामने रखी है, 19 जनवरी को यदि आपकी कमेटी सहमति दे तो साहब दिल्ली में संसद भवन का घेराव की बात करो साहब, तभी ये काबू में। बाकी सब छोड़ो, सब राजनीति करनी है तो करते रहो सारे, कुछ नहीं होने वाला। ये लाखों हमारे जो कश्मीरी जो पंडित हैं, जो हमारे कश्मीरी जो हिंदू भाई हैं,
उन्होंने जो फेस किया। सर मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछता हूं साहब, अपना भरा पूरा जो घर है, जो भरा पूरा परिवार है, घर है, संपत्ति और छोड़ के कौन जाता है साहब? सोचो कितनी बड़ी पीड़ा होगी। इन्होंने वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ा, सोचो कितनी बड़ी पीड़ा होगी। मैं रहा हूं इन कश्मीरी जो हिंदू उनके जो मकान है जहां पे हमारी जो बीएसएफ या आर्मी वहां रहा करती थी साहब, इतने बड़े आलीशान बंगले छोड़ के ये लोग वहां से निकले हैं साहब, कितना दुख होगा सोचो आप साहब। इनकी भरपाई करेगा कौन? कितनी हत्याएं हो गई, माताओं बहनों के साथ अत्याचार हुआ, ये सभी बदले हमें लेने होंगे। तो मेरा सबसे दो हाथ जोड़ के आग्रह है, केंद्र बिंदु पे मैंने बात की है और मैंने वहां आतंकवाद का सफाया भी किया है साहब। मैं इतना ही कहूंगा आज के इस मंच के माध्यम से कि पनून कश्मीर हम लेके रहेंगे। मेरा वादा आपसे, करणी सेना का वादा आपसे, पनून कश्मीर लेके रहेंगे। या तो प्यार से दो या तो छीन लेंगे, या तो प्यार से दो या छीन लेंगे। तैयार हो छीनने के लिए? भाई जब वो कब्जा कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? भाई आप सीधी बात है, न्याय की बात देख लो, संसद भवन के घेराव की बात देख लो, उसके अलावा वोट की चोट की बात देख लो, फिर भी नहीं होता है तो साहब सीधे कश्मीर में कब्जा करने घुस जाएंगे। तैयारी रखना साहब, मैं आपसे वादा कर चलेंगे साहब। करोड़ों क्षत्रिय है, भारतवर्ष के करोड़ों क्षत्रिय आपके साथ खड़े हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हम आपके साथ चल सकते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सहमत है आप? 100%। भाई कश्मीर चाहिए मीन्स चाहिए, फिर चाहे किसी भी कीमत में लेना पड़े। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं साहब, इस दुनिया में लाने वाला परमात्मा वही लाता है, वो ले भी कौन जाता है? तो हम डरे क्यों किसी के बाप से? जब कश्मीर हमारा है तो हमारा ही रहेगा। आप समझिए साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं साहब। हमारे जो मुखिया थे सुखदेव सिंह गोगामिणी जी, अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी की हत्या उनके घर में घुस के कर दी जाती है। जो मेरे गुरु थे उनकी हत्या घर में घुस के करी जाती है। वो भी कौन करता है? लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग। साहब दुर्भाग्य देखो, हमारा मुखिया मारा जाता है और जब हम हमारे मुखिया के सामने मुखिया की मांग करते हैं, लॉरेंस की मांग करते हैं, तो सरकार हमारा विरोध करती है। तो हमने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की जो हत्या करेगा उसको हम करोड़ रुपया इनाम देंगे। और साहब किसी के बाप से डरते नहीं है, वो होगा कहीं का डॉन, लेकिन हिम्मत तो करनी पड़ेगी साहब। हमने कहा और आज भी हम हमारी बात पे कायम है और हमने कहा पुलिस प्रशासन एनकाउंटर करे या कैदी मारे, पैसा ले जाए और जिस दिन बाहर निकलेगा हम उसको ठोक देंगे। ये जज्बा आप में भी होना चाहिए साहब। आपका देश है, आपका वो प्रदेश है, आपकी वो जगह है, आपकी मातृभूमि है। आप कैसे भूल सकते उस मातृभूमि को? चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बार पनून कश्मीर हमारा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। पनून कश्मीर, पनून कश्मीर, पनून कश्मीर, पनून कश्मीर। जय मातरम, मातरम। धन्यवाद शेखावत जी। मुझे लगता है क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ, ऐसा मुझे बोला गया है कि मॉडरेटर को पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं रखना, मेरे को न्यूट्रल रहना है। बट एक जो मुझे लगा कि मुझे एक छोटा पॉइंट इंटरजेक्ट यहाँ पे करने की आवश्यकता ये रही कि पिछले 35 सालों से कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने लगातार निरंतर देशव्यापी संघर्ष किया। उस संघर्ष के दायरे अलग अलग रहे हैं, जो आज में जिनके कुछ ऐसे हमारे लोगों के बारे में आज आपको यहाँ पता भी लगेगा। जो ये भी एक धारणा है कि कश्मीरी पंडित लड़े नहीं, कश्मीरी पंडितों ने कुछ किया नहीं, कश्मीरी पंडितों ने आवाज नहीं। ये धारणा भी हमारे ही कुछ लोगों ने उठाई, इसको सरकारों ने आगे रखा
और क्योंकि क्योंकि और ये राष्ट्रीय हिंदू अधिवेशन जम्मू में रखने का मुख्य कारण ये था कि देश विदेश से लोग हमारे यहाँ जम्मू में आए, क्योंकि सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदू अगर कहीं हैं तो आज वो जम्मू में है, बाकी पूरे देश विदेश में बिखरे हुए हैं। और ये समझे कि क्योंकि आप लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं पूरे देश में, आप लोग जब एक बात रखते हैं तो आपके पीछे लाखों लोग वो बात सुनते हैं, क्योंकि धारणाएं ये होती हैं कि हमने कुछ क्वार्टर बना दिए, कश्मीरी पंडितों का भला हो गया, हमने राशन भी मिल रहा है जी कश्मीरी पंडितों को, रिलीफ भी मिल रहा है कश्मीरी हिंदुओं को, हम तो ने सब करते हैं जी कश्मीरी हिंदुओं के लिए। कल हम जगती जाएंगे, हम देखेंगे, कल हम नगरोटा जाएंगे, कल हम देखेंगे कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ। तो आप लोगों को यहाँ निमंत्रण देने का मुख्य कारण भी ये था कि ये धारणाओं को भी तोड़ा जाए, इसलिए जम्मू को एपिसेंटर बना के आपकी बात कर हम अभी हमारी कार्यकारिणी में हम ये डिस्कशन करेंगे कि आगे की रूपरेखा हमारे कैसे रहे, कैसे निर्णय, क्योंकि हम भी एक्शन ओरिएंटेड ग्रुप ही हैं, हमारे जितने भी लोग कार्य रहे हैं वो एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं। हमने एक भारत अभियान किया, वो भी एक एक्शन ओरिएंटेड ग्रुप था। उसमें ये ऐसा हुआ जब रमेश शिंदे जी ने जगती में 2017 में जब आपने देखा, जब उन्होंने आह्वान किया, जब इनको पता लगा कि राशन नहीं मिला 4 महीने से, इन्होंने बोला पूरे देश में हम लोग घूमेंगे और बताएंगे कि जो सरकार क्लेम करती है वो हिंदुओं के बारे में बात रखती है। वहां से उन्होंने क्लेम किया, अगले दिन पूरी जगती में राशन हुआ। ये अक्टूबर से जो राशन बंद था वो 18 जनवरी 2017 को सबको बांट दिया गया। ये वही ताकत थी जो हमें चाहिए। कश्मीरी पंडित एक बहुत ही मिनसिक्यूल माइनॉरिटी है, हमारी टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है और हम पूरे देश विदेश में बिखरे हुए लोग हैं। हम कोई वोट बैंक, हमें जस्टिस ना मिलने का कारण ही ये है कि हम वोट बैंक है ही नहीं किसी के। हमारे टोटल 5 लाख, हमारी 5 से 7 लाख हमारी पॉपुलेशन है जी। और पनून कश्मीर एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन रही है, मूवमेंट रही है, जिन्होंने स्टेट इलेक्शंस को ढकोसला बोला और उसको लगातार निरंतरता के साथ बॉयकॉट किया और ये बोला जब तक हमें पनून कश्मीर नहीं मिलेगा हम किसी भी तरह की ऐसी डेमोग्राफी इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। ये पनून कश्मीर निरंतरता के साथ 1996 से हमारा स्टैंड रहा है। ये मुझे लगा कि मुझे रखना चाहिए क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ, क्योंकि मैं मॉडरेटर हूँ, मुझे न्यूट्रल रहना था, लेकिन मुझे लगा कि आई शुड बी टेक। मैं आपके पास आऊंगा राज जी, मैं आऊंगा। नहीं मैं माइंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि हाँ नहीं, मुझे कार्य कर रहे हैं और आपका और हमारे साथ सबका साथ रहा है, तभी आशीर्वाद रहा है, तभी हम कर भी पाए। मैंने जैसे बोला कि हम मिनसिक्यूल माइनॉरिटी हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, तो और आप सबका साथ रहा है हमारा। हमने कार्यरत किए पिछले 35-36 साल से, संघर्षशील रहे हैं हम लोग, तभी हम सबको साथ जोड़ भी पाए, तभी हम सब आज साथ में हैं। मेरे साथ आई हैव प्रिविलेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग श्री अर्जुन संपत जी। अर्जुन संपत जी इज फ्रॉम तमिलनाडु में, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग अ हिंदू स्टेट, Hindu majority state, which they claim to be, it is a very different, altogether is a very different politics that happens there, where appeasement is of not Hindus. There is altogether different politics of it, and Arjun Sampath ji is one of the people who have stood in forefront of that struggle, जिन्होंने जो हमारे तमिलनाडु के अगर सबसे प्रख्यात हिंदू नेता कोई है तो श्री अर्जुन संपत जी हैं। तो अर्जुन संपत जी, बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद पनून कश्मीर, यूथ फॉर पनून कश्मीर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक भारत अभियान के टाइम में हमने वहाँ तमिलनाडु आए, हमने वहाँ पे आपके आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। तो जैसे डॉक्टर राज सिंह शेखावत जी ने भी बातें रखी कि अब निर्णायक युद्ध की बारी आई है और इस निर्णायक युद्ध में हम आगे कैसे अग्रसर रहें, ये बात हम रखें। हाउ डू वी गो फॉरवर्ड and what are the actions that you suggest for the movement of Pannun Kashmir? Because the imperative is not, as I said, that Pannun Kashmir is not just एक भूमि का हिस्सा नहीं है, ये एक नेशनल इंपेरेटिव है, क्योंकि हर जगह पन्नून कश्मीर बनाने की आवश्यकताएं हो गई है। अर्जुन संपत जी, होगा। भारत माता की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय। अभी करनी सेना को सिंह गर्जन वेरी अच्छा है, अच्छा संदेश दिया। पहलगाम में, इन पहलगाम, what message terrorists communicate to this world is
Kashmir is for jihadis. Nobody can come here. It is not a Hindu land. It is not Indian's land. It is a Muslim land. Islamization of Kashmir अभी पूरा हो गया कश्मीर में. So the terrorist sandesh is very clear. Kashmir is for Islam only. But our Panun Kashmir, our Kashmir peoples, they want their homeland. It is a सत्य है. This homeland के लिए last 15 years Panun Kashmir doing very good work all over India. I am also associated with them. In Tamil Nadu, you know what we mentioned, our Bharat, कश्मीर से कन्याकुमारी तक. मैं कन्याकुमारी से अभी आया था. कश्मीर पंडित, कश्मीर हिंदुओं के रक्षा करने के लिए मैं कन्याकुमारी से आवाज देने के लिए मैं इधर आया था. Now the situation is changing. 93 I was with Ekta Yatra. I came here, Jammu. Our Modi ji also lead the movement. After 93, our Panun Kashmir arranged a program here through Ek Bharat Abhiyan. उसी टाइम भी मैं आया था. Now situation कैसा चेंज हो गया? Now the Article 370 abolished by our BJP government, our Modi ji, our Amit Shah ji. We thankful to them. जहां ये बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है अभी पूरा किया. After that इधर क्या हो गया? जेनोसाइड हो गया, हिंदू जेनोसाइड हो गया. That genocide, उसके बारे में कश्मीर फाइल्स फिल्म सारे दुनिया में it give a very good awareness what happened to Kashmir Pandits, what happened to Kashmir Hindus. Now Operation Sindoor. These are all over India, all over the world, how Kashmir Pandits, Kashmir Hindus suffered here. Now it is a time to act. Our Vital ji क्या बोला? हम minority community है. Don't feel like that. You are not minority. Entire Hindustan, सारे दुनिया में 100 crore Hindus. We are all one. इसलिए हम कर्नाटक से हमारा नेता प्रमोद मुतालिक जी इधर, और सावरकर जी फैमिली से आया था. सारे इंडिया से अनगणक कौन से इधर all Hindu organization come here. Definitely we got our homeland. We are all with you. We are all always supporting you. Definitely we are always with you. Thank you. Dhanyavad. In the conclusion, I think that if there is a person who can conclude the session, there is no one better than Rahul ji here, because Rahul ji हमारे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे नेता भी हैं, और यूथ फॉर पनन कश्मीर के चेयरपर्सन एपेक्स भी हैं. जी रमेश जी, बिफोर जी रमेश जी कंक्लूड करने से पहले मेरा एक ऑब्जर्वेशन, जब मैं कल आया तो जम्मू एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा और बाहर प्रवेश द्वार के यहाँ पर आए तो वहाँ पर 2 बड़े होर्डिंग लगाए हैं गवर्नमेंट ने, वेलकम टू द टेम्पल सिटी ऑफ जम्मू. और जो लड़की जो उन्होंने दिखाई है उसके माथे पर बिंदी नहीं है. तो टेम्पल सिटी में आप इनवाइट कर रहे हैं और जिसके माथे पर बिंदी नहीं है, हमें कहना पड़ेगा नो बिंदी नो बिजनेस. अरे आप टेम्पल सिटी में वेलकम कर रहे हैं, आप कोई
दरगाह में तो इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आप कहीं मस्जिद में तो इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो जम्मू यदि ये हिंदू मेजोरिटी है तो वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये जो है इन छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि इसी से नैरेटिव बनाया जाता है, जितने ट्रैवलर टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे वो देखेंगे तो वो ये समझेंगे कि हाँ श्रीनगर और जम्मू सेम ही है। तो ऐसी छोटी चीजों को भी हमें मार्क करना होगा, ये एक इसमें था। और दूसरा मेरा लास्ट इसमें ये कहना है, हम सभी ने एक बात आवश्यक है कि अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अभी रिसेंटली उन्होंने भाषण किया। वो भाषण हमने सबने सुनना चाहिए, और कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीरी हमारे हिंदुओं के लिए, हम सभी के लिए वो बहुत आवश्यक है। उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंट्रीज, वन इज अ इविल कंट्री, वन इज अ फ्रेंड कंट्री। और जो इविल कंट्रीज है उसके अंदर जो इविल बैठा है, जो इजराइल के लोगों का, जो यहूदियों का बुरा चाहता है, उनके साथ बुरा सलूक करता है, जब तक हम उनको समाप्त नहीं करेंगे हम नहीं रुकेंगे, चाहे ये यूनाइटेड नेशंस कुछ भी बात करे। उन्होंने ईरान के अंदर किया, उन्होंने हर जगह पर किया। तो ये भूमिका जब तक हमारे भारत के नेताओं की नहीं होती है तब तक हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही बात हमें करनी है। जब यूनाइटेड नेशंस में यह भाषण चल सकता है तो ये क्यों नहीं चल सकता है कि जो कश्मीरी हिंदुओं के अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है, हम ये नहीं कह रहे सारे, जो जिम्मेदार है उनको हम जहां है वहां पर जाकर के छोड़ेंगे नहीं, वहां पर जाकर के ठोकेंगे। ये जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक हमें इनको छोड़ना नहीं है। तो बस यही मेरे 2 बिंदु है। ऐसा है आपकी जो कार्यशैली पे उसमें मुझे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, माफी चाहूंगा यदि किसी का बात का बुरा लगा हो तो अध्यक्ष जी। और मेरा तो क्या अपनी बात रखने का एक तरीका था, मैंने अपनी बात रखी है, उस पर आपकी कमेटी निर्णय ले, और मेरी बात पे सहमत हो तो अपने आगे बढ़ेंगे, बाकी एज इट इज जैसा चल रहा है। जी अभी कुछ देर के बाद जम्मू डिक्लेरेशन भी हम पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो आपने बात बोली है वो हमने पहले से ही, शायद आपको क्या पता उसमें मिले कि वो जम्मू डिक्लेरेशन में हो। तो आई थिंक राहुल जी, ओवर टू यू। आई थिंक पीपल आर आल्सो वेटिंग, वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, इफ यू कैन कंक्लूड इट। मंच पे आसीन सभी विराजमान को मेरा नमस्कार, और सभा में बैठे हुए सारे भाई बहनों को भी नमस्कार। आप लोग बहुत ही क्यूरियोसिटी से सुन रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं आखिर वो क्या मैसेज लेके आपके लिए आए हैं, वो किस तरह का संदेश आपके लिए लेके आए हैं, या उनसे आप क्या डिराइव कर रहे हैं। क्या आप एक ऐसी ही कोई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं जहां से आप कुछ लोगों के वक्तव्य को सुनेंगे और फिर घर निकल जाएंगे? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब पनून कश्मीर के लोग और पनून कश्मीर से जुड़ा हुआ ये पूरा समाज, कश्मीरी बट समाज, कश्मीरी हिंदू समाज, जब अपने अस्तित्व की खुद लड़ाई लड़ रहा था, खुद जिंदा रहने के लिए, वो साथ साथ अपनी पॉलिटिकल वॉइस को भी सामने रखने की कोशिश कर रहा था, जिस पॉलिटिकल वॉइस में उसने कश्मीर से उठते हुए जिहाद को यह बताने की कोशिश की कि तुम्हारे जिहाद के लिए हम इस 7वीं बार के पलायन के बाद नहीं झुकेंगे, और हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स है हमारा होमलैंड जो हम अपने टर्म्स पे लेंगे। तो कंडीशन कहां थी कि आपको अपने आप को भी खड़ा करना है और उसके साथ साथ आपको अपनी पॉलिटिकल वॉइस को भी खड़ा करना है, उसके साथ अलायंसेस भी ढूंढने हैं, और लोगों के जो उम्मीदें आपके साथ जुड़ती हैं उनके ऊपर भी खरा उतरना है। क्योंकि हर एक इस तरह का एक्टिविस्ट, इस तरह का साधक बाय चॉइस एक्टिविस्ट होता है, वो किसी पॉलिटिकल एम्बिशन से नहीं आता। वो कुछ लोग होंगे जो उस तरह के एम्बिशन से आते हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस सभा में बैठे हुए उन लोगों की बात कर रहे हैं जो तब से पिछले 4 घंटों से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर देश से एक प्रखर हिंदू की आवाज ज्योति जम्मू चल के आई है तो इससे हमें क्या मिलेगा। पिछले 15-20 सालों से हमारी कोशिश रही कि पहले देश भर में यह समझाएं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीर बटन सिद्ध गांव क्या, बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि हमारा किसी तरह का ये जातीय नरसंहार उन तक पहुंचा ही नहीं। तो इट वॉज ए एफर्ट। प्लीज मेरे बच्चों, छोटी बहनों, मेरी सिस्टर्स,
आई विल रिक्वेस्ट यू टू कीप क्वाइट प्लीज। आपकी आवाज नीचे तक आती है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर द सेकेंड टाइम, प्लीज कीप क्वाइट। आप सुनो, मैं आपके साथ कुछ एड्रेस करना चाहता हूं, प्लीज पे अटेंशन टू मी। थैंक यू डियर। बस 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 थयू वनु से आद बस मारा बस थयू। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले कुछ सालों से हम लोग इनसाइड आउट कोशिश कर रहे थे कि हम लोग अपनी मैसेज को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करें, क्योंकि 90 में जिस इंडिया से हम चाहते थे कि हमें किसी तरीके का सहयोग मिलेगा, पूरा देश हमारे लिए खड़ा होगा, वो कुछ कारणों से, बिकॉज ज्योग्राफिकली वी वर कट ऑफ, हमें नहीं पता था कि ये समाज जो ये जिस तरह का हमारे साथ जातीय नरसंहार होगा और हम तितर बितर स्थिति में जम्मू में आएंगे, और उसके बाद ये देश का हिंदू हमारी इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेगा। 15 साल की सेक्शन के बाद अभी हम आउटसाइड इन आने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो अलग हमने जगाने का प्रयास किया, अब इस अलग से जिस तरह का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिल्ड हुआ है, जैसे हमें करनी सेना के डॉक्टर राज सिंह शेखावत ने कहा कि आपने आवाज से लोगों को चेताने की काफी कोशिश कर ली, अब हमें संघर्ष के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और संघर्ष के लिए, जैसे हर कोई कहता है कि शिवाजी महाराज दूसरे के घर में पैदा होने चाहिए, मेरे घर में नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। हमें खड़े खुद होना पड़ेगा, हमें सबको खुद खड़े होना पड़ेगा। और स्पेशली मेरे उन युवाओं को, हमारे समाज के उन युवाओं को जो कभी कभी ये प्रश्न भी कहते हैं कि हम कश्मीर से निकले क्यों। कहते हैं हमें कश्मीर से निकलना नहीं चाहिए था, हमें लड़ना चाहिए था, लेकिन उसके कुछ भी कारण हो, उनके माँ बाप उनको समझाते हैं कि जब आप स्ट्रेटेजिक रिट्रीट लेते हो अपने परिवार की अस्मिता, देश और धर्म बचाने के लिए, और कन्वर्ट नहीं होना चाहते, तब आपको एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट लेना पड़ता है, जो 90 में हुआ। लेकिन अभी अगर आगे चल के हम क्रॉस रोड पे जिस एज में हैं, तो हम किस तरह की मानसिकता, किस तरह की धरोहर, किस तरह की लेगेसी को अपने आगे के समाज, अपनी जेनजी के सामने लेके जाएंगे। वो तो कहेंगे कि आप तो बड़े थे, आपने क्या संघर्ष में किया? क्या आप सिर्फ सम्मेलनों तक सीमित रहे? क्या आप सिर्फ अपने ही समाज के लोगों तक सीमित रहे, जो खुद एक जेनोसाइड विक्टिम है, उसको 20 साल से हम जेनोसाइड समझाते आ रहे हैं? ऐसा नहीं होता। जेनोसाइड विक्टिम, जो खुद जेनोसाइड विक्टिम है, वो अपने में चलती फिरती एक गाथा है। मैं उसके साथ इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकता, मुझे उसको यह समझाना पड़ेगा कि अगर हम आपके लिए खड़े हैं तो हम किस लेवल पे एक रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व लेके रिजल्ट देंगे। और आज ये रिजल्ट की बात करने देश से हर एक हिंदू समाज हमारे साथ इसीलिए यहां खड़ा है कि अगर हम 13 जुलाई को इस राष्ट्रीय कश्मीरी हिंदू अधिवेशन से ये आह्वान करते हैं कि 19 जनवरी जो हमारे लिए एक ब्लैक डे था, जिस दिन हमारा निष्कासन दिवस था 19 जनवरी 1990, तो उस 19 जनवरी तक अगर आप कोई ठोस कदम निर्णायक रूप से इस समाज के लिए पॉलिसी डिसीजन के रूप में नहीं लेते, जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पॉलिसी डिसीजन ही मेरा परमानेंट सोल्यूशन है, तो देश का हिंदू फोर्स, नेशनलिस्ट फोर्स जम्मू में या दिल्ली में पूरा एक उग्र गति से आके आपके साथ अभी रिवोल्ट करेगा। जो धारणा हमारी है कि हम छोटे हैं, हम कम लोग हैं, इस धारणा को खत्म करने का जिम्मा अभी पन्नू कश्मीर लेगा। आप कम नहीं हैं, आपका जोश बहुत बड़ा है, आपकी इंटेंसिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि आप ही एक समाज हो सिर्फ इस जिहाद को जिहाद बोलता है, बाकी कोई इसको टेररिज्म बोलता है, कोई मिलिटेंसी बोलता है, आपको माइग्रेंट बोलता है, लेकिन आप बोलते हो मैं इस्लामिक जिहाद के साथ खड़ा हूं, मैं इसके अगेंस्ट लड़ रहा हूं। अगर इस्लामिक जिहाद में हमको लड़ना है, समय आया है कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठेगा। हमारी माता ललेश्वरी हमको शास्त्र का ज्ञान देती रही, लेकिन शस्त्र भी जरूरी है। निर्णायक लड़ाई पन्नू कश्मीर इस बार लड़ेगा। हम जैसे 90 में आपने हमारा उग्र रूप देखा, तब हम शायद अकेले हों, लेकिन इस बार पूरे देश में लाखों की संख्या में जम्मू और दिल्ली को ब्लॉक कर देंगे। ये हमारा आज, ये हम आपसे डिक्लेयर करते हैं, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजन के मोहताज हम नहीं है। आप ये नहीं हमसे कह सकते कि हम आपको कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्टों में बिठाएंगे और वहां पर हम आपको एक एक कमरे के घर देंगे, उससे हमारा रिहैबिलिटेशन पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि 90 से पहले भी हम वैसे ही रहते थे।
हम अपना कॉर्पोरेटर चुन नहीं पाए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन में खड़े होते थे, हमारे 20 घर थे, सामने 6000 लोग वोट डालते थे, तो वी वर नॉट एबल टू इवन चूज अवर कॉर्पोरेटर। तो आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कल्चरल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि 1990 की स्थिति की तरह नहीं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे। इसके ब्लूप्रिंट हमारे पास हैं कि हम जब एक जगह पे रहेंगे, जैसे आज एक भ्रांति फैलाती है, युसवारा गांव मुख्य तेमिसस वारिया जमीन पन्नू कश्मीर क्या करता था, ये सब ब्लूप्रिंट वक्त पे आपके सामने आएंगे। लेकिन पहले हमें वन कम्युनिटी, वन वॉइस, वन डिमांड, होमलैंड, बोलिए मेरे साथ, होमलैंड, 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 होमलैंड के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके हमारा मंथन पूरा होगा। तो इनका यहां आने की वजह और इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि कश्मीर के अंदर हमारा जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड, उसके मूल निवासी जो उधर के एबॉरिजिन हैं वो उसको वापस आए, और जो इन्वेडर हैं, जो वहां से कन्वर्ट हुए हैं, उनको पीछे धकेलने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। आई थिंक अभी द टाइम इज टू कंक्लूड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके समय का। और जैसे राहुल जी ने बोला कि वक्त निर्णायक युद्ध का है, तो ओवर टू यू राजेश जी। आप सबका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आज समक्ष बैठे मेरे बुद्धिजीवी, मेरे समाज के मातृशक्ति और बच्चों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अभी तक हमारा साथ दिया, अपना साथ दिया। इससे पहले कि हम अगली सत्र की तरफ जाएं, हम प्रतिभोज के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। भूख सबकी लग रखी है। हम कार्यक्रम को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कुछ मिनट के लिए विराम दे रहे हैं, और अगले 2 सत्र, विश्वास दिलाता हूं, अगले 2 सत्र आपकी नींद हट जाएगी, क्योंकि भूख पहले मिट जाएगी। तो अभी उठिएगा मत, अभी उठिएगा मत, अपनी अपनी सीटों पे बैठे रहिए। बहन जी आप भी बैठिए, भाई साहब अभी विराजमान रहिए। तो भोजन के उपरांत हम फिर यहीं पे मिलेंगे। भोजन की व्यवस्था बाहर है 2:45 पे, 2:45। और अगले 2 सत्र, विश्वास दिलाता हूं कि उन 2 सत्र के समय को आप आने वाले 19 जनवरी तक बुला नहीं पाएंगे। राहुल जी प्लीज। ये 2 सत्र हम सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कुछ लोग बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं, ये बताने के लिए कि वो किस तरह का प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे हमारे इस युवा समाज को एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देने के लिए, जिनके पास एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समय पे अपना लंच पूरा करें। 2:45 पे प्लीज वापस आप सभागृह में आए, ताकि अगले जो 2 घंटे रहेंगे वो लोग हम आपस में एक संज्ञान करके, एक दूसरे से चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। मैं विठल जी माननीय हमारे जो यहाँ पे ये गणमान्य हैं, इनको थोड़े मोमेंटोस और सम्मान चिन्ह से दीजिए कृपया। तालियों, सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए। या फिर हमारा 8 मिनट पढ़ियो प्लीज। ये कैसा अवार्ड दिवस तमिल हावन के बैक्शन हावन। इस बार शस्त्र का ही आशीर्वाद होगा। सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड़ और मां भवानी के आशीर्वाद से पन्नू कश्मीर की ओर अग्रसर होंगे हम। थैंक यू। 2:45 2:45 पे हम सब लोग फिर यहाँ पे एकत्रित होंगे अगले 2 सत्र के लिए। धन्यवाद। अब भोजन के लिए जितने भी गेस्ट हैं वो कृपया यही सभागृह में रहिए। उनकी भोजन की व्यवस्था दूसरी जगह पे की गई है। जितने भी गेस्ट हैं
सदमी हुई अपनी ये रूह है, आंख से बहका है जो लहू है। अत्याचार हुआ क्यों हम पे, छीन ली पहचान क्यों हमसे। तो अब बिखरे हुए हैं हम पथ पथ पर, तू सकाया है लथ पथ पर। दिल में जोश का बवंडर है, अपनी मंजिल अपना घर है। बीत गए सावन है कितने, आंख से मेरी बहते बहते। आस की एक सुबह है जागी, जन्मभूमि की लगन है लागी। रण हमने नया ये लिया है, संगठित अपना भी युवा है। मिलके अब हुकार भरेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। चाहे बिखरे हुए हैं हम पथ पथ पर, तू सकाया है लथ पथ पर। दिल में जोश का बवंडर है, अपनी मंजिल अपना घर है। बीत गए सावन है कितने, आंख से मेरी बहते बहते। आस की एक सुबह है जागी, जन्मभूमि की लगन है लागी। रण हमने नया ये लिया है, संगठित अपना भी युवा है। मिलके अब हुकार भरेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। चाहे बिखरे हुए हैं हम पथ पथ पर, तू सकाया है लथ पथ पर। दिल में जोश का बवंडर है, अपनी मंजिल अपना घर है। अमृतस्ता की संतान है, अग्नि हमारी पहचान है। अन्याय के अंधकार में हम आशा की एक जुबान है। जो मिटाने चले थे हमें, वे से मिट जाएंगे। इतिहास के हर पन्ने में हम अमर हो जाएंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब अन्याय नहीं सहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लेंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब और नहीं रुकेंगे। पनून कश्मीर का सूर्य अंधकार को हराएगा। हमने अपने घर खोए, अपनी मिट्टी से बिछड़े, पर हमारी आत्मा जगी है। हम सत्य के रक्षक निकले। जो इतिहास को झूठ लाए, वो सत्य से डरते हैं। हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं और सदा अड़ग रहते हैं। विजय हमारा संकल्प है, प्रतिकार हमारे धर्म। अब हम लौट कर आएंगे। नरहागा न्याय कर्म शब्द हमारे अस्त्र बनेंगे। संकल्प बनेगा शस्त्र। पनून कश्मीर की हुंकार में अब नहीं रुकेगा यज्ञम। प्रतिकार प्रतिकार, अब अन्याय नहीं सहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लड़ेंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब और नहीं रुकेंगे। पनून कश्मीर का सूर्य अंधकार
को हराएगा। विजय हमारा संकल्प है, प्रतिकार हमारा धर्म। अब हम लौट कर आएंगे, न रहेगा अन्याय कर्म। शब्द हमारे अस्त्र बनेंगे, संकल्प बनेगा शस्त्र। पनुन कश्मीर की हुंकार में अब नहीं रुकेगा यज्ञम। प्रतिकार प्रतिकार, अब अन्याय नहीं सहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लड़ेंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब और नहीं रुकेंगे। पनुन कश्मीर का सूर्य अंधकार को हराएगा। चलो उठो, ये वक्त आया, अपनी मिट्टी को लौटाया। हर घाटी गाएगी फिर से, हमने इतिहास सजाया। पनुन कश्मीर हमारा स्वाभिमान, हमारी तकदीर। हर कदम बढ़े, हर दिल जले, चलो रच दे नई तस्वीर। पनुन कश्मीर। जहाँ से बिछड़े थे वही लौटेंगे, अपनी धरती को फिर से संजोएंगे। हर पर्वत बोले, हर नदी गाए, हम अपने घर को फिर बनाएंगे। पनुन कश्मीर हमारा स्वाभिमान, हमारी तकदीर। हर कदम बढ़े, हर दिल जले, चलो रच दे नई तस्वीर। पनुन कश्मीर। भूली नहीं है वो खुशबू हमारी, चिनार की छाँव वो यादें हमारी। चलो फिर लिखें वो नई कहानी, अपने वतन की एक नई जवानी। पनुन कश्मीर की हुंकार है, हर दिल में एक अंगार है। मिट्टी से जुड़ने की आस है, पनुन कश्मीर हमारी पहचान है। सपनों की वो धरती फिर से बसानी है। जागो रे उठो रे, अब मशाल जलानी है। तिनके जोड़ेंगे, नया आसमान होगा।
अपने वतन का हर कोना गुलिस्तान होगा। पनुन कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ मिल नया सूरज उगा। धरती माँ को फिर से संवारे, बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। होए गीतों की गूंज लौटानी है, हर घाटी में फिर से रंग भर लानी है। जंगल पहाड़ ये झीलें पुकारे, अपने वतन का दिल फिर से संवारे। पनुन कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ मिल नया सूरज उगा। धरती माँ को फिर से संवारे, बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। गीतों की गूंज लौटानी है, हर घाटी में फिर से रंग भर लानी है। जंगल पहाड़ ये झीलें पुकारे, अपने वतन का दिल फिर से संवारे। आओ मिलकर खाई मिटाए, बांटने वालों को जवाब सिखाए। एकता की शक्ति का दीप जलाए, हर दिल में वतन की जोत जलाए। सूरज बने जो अंधेरों के लिए, रास्ता दिखाए मंजिलों के लिए। जागो उठो अब वक्त नहीं गवाना, चलो बनाए नया अफसाना। पनुन कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ मिल नया सूरज उगा। धरती माँ को फिर से संवारे, बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। अब न रुकेंगे, हाँ न झुकेंगे। अब न रुकेंगे, हाँ न झुकेंगे। एक ही आवाज क्या क्या, एक ही रास्ता क्या क्या। पनुन कश्मीर, पनुन कश्मीर। बिजली सी गरजेगी हर एक पुकार, फौलाद बनेगी हर एक ललकार। तूफान उठेगा सीने से आज, धरती गूंजेगी बनकर आवाज। हक हमारा लेंगे हम, जो चीरा था देंगे हम। वक्त आया संग जलो, एक इशारा संग जलो। पनुन कश्मीर, पनुन कश्मीर। जो खोया था वो पाएंगे, एक दिन फिर लौट आएंगे। लहू से सींचा, शान से जिया, हमने देखा, हमने सहा।
अब न सहेंगे, अब न डरेंगे, सूरज बन के फिर से उभरेंगे। शंख बजेगा, संग्राम उठेगा, ज्वाला का परिया ज्वाला बहेगा। तोड़ेंगे हर बंदिश, हर जंजीर, अब ना रुकेगा पनून कश्मीर। अब ना रुकेंगे, हाँ ना झुकेंगे, जो भी रोकेगा वो मिट जाएगा। एक ही आवाज क्या क्या, एक ही रास्ता क्या क्या, पनून कश्मीर, पनून कश्मीर। लौटेंगे, गूंजेंगे, जल उठेगा हर दिया, नतमस्तक ओदा फिर से जहां, जब बोलेगा हर एक दिया पनून कश्मीर। ये पनून कश्मीर। जय भारत। कोशिश अक्सर कामयाब होती है, वादे टूट जाते हैं, राहें बदल जाती है, पर हौसलों की रोशनी अंधेरों में भी जल जाती है। आओ मिलकर करें कोशिश एक नया इतिहास बनाने की, मिलकर चलो आगे बढ़ो पनून कश्मीर बसाने की। आओ मिलकर करें कोशिश एक नया इतिहास बनाने की, मिलकर चलो आगे बढ़ो पनून कश्मीर बसाने की। धरती की गोद में गूंजेगी फिर से संस्कृति की वो आवाज, शारदा माँ का आशीर्वाद होगा, रोशन होंगे फिर ये राज। न कोई डर न कोई गम, सपनों में फिर से जीवन है, जहाँ देवताओं की वाणी बसे वो पावन अपना आंगन। आओ मिलकर करे कोशिश एक नया इतिहास बनाने की, मिलकर चलो आगे बढ़ो पनून कश्मीर बसाने की। आओ मिलकर करे कोशिश एक नया इतिहास बनाने की, मिलकर चलो आगे बढ़ो पनून कश्मीर बसाने की। एकता का दीप जलाएंगे, संघर्ष से जीत दिखाएंगे, फिर से अमरनाथ की राहों में शंखनाद हम गुजाएंगे। हर दिल में चले उम्मीद की लो, हर मन में हो विश्वास, हम मिलकर फिर से लिखेंगे पनून कश्मीर का इतिहास। आओ मिलकर करे कोशिश एक नया इतिहास बनाने की, मिलकर चलो आगे बढ़ो पनून कश्मीर बसाने की। आओ मिलकर करे कोशिश एक नया इतिहास बनाने की, मिलकर चलो आगे बढ़ो पनून कश्मीर बसाने की। बिखरे हुए हैं हम पथ पथ पर, दूर से गाया है लखपथ पर, दिल में जोश का भवंडर है, अपनी मंजिल अपना घर है। सहमे हुए थे रात के साए, कातिल अपनी बंदूक उठाए, छलनी किया जिसने था सीना,
नहीं अपने हमसाए। सदमी हुई अपनी ये रूह है, आंख से बहका है जो लहू है। अत्याचार हुआ क्यों हम पे, छीन हुई पहचान क्यों हमसे। तो अब बिखरे हुए हैं हम पथ पथ पर, तू सकाया है लत पथ पर। दिल में जोश का बवंडर है, अपनी मंजिल अपना घर है। बीत गए सावन है कितने, आंख से मेरी बहते बहते। आस की एक सुबह है जागी, जन्मभूमि की लगन है लागी। रण हमने नया ये लिया है, संगठित अपना युवा है। मिलके अब हुकार भरेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। चाहे बिखरे हुए हैं हम पथ पथ पर, तू सकाया है लत पथ पर। दिल में जोश का बवंडर है, अपनी मंजिल अपना घर है। बीत गए सावन है कितने, आंख से मेरी बहते बहते। आस की एक सुबह है जागी, जन्मभूमि की लगन है लागी। रण हमने नया ये लिया है, संगठित अपना युवा है। मिलके अब हुकार भरेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। चाहे बिखरे हुए हैं हम पथ पथ पर, तू सकाया है लत पथ पर। दिल में जोश का बवंडर है, अपनी मंजिल अपना घर है। अमृतस्ता की संतान है, अग्नि हमारी पहचान है। अन्याय के अंधकार में हम आशा की एक जुबान है। जो मिटाने चले थे हमें, वे से मिट जाएंगे। इतिहास के हर पन्ने में हम अमर हो जाएंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब अन्याय नहीं सहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लेंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब और नहीं रुकेंगे। पनून कश्मीर का सूर्य अंधकार को हराएगा। हमने अपने घर खोए, अपनी मिट्टी से बिछड़े, पर हमारी आत्मा जगी है। हम सत्य के रक्षक निकले। जो इतिहास को झूठ लाए, वो सत्य से डरते हैं। हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं और सदा अड़ग रहते हैं। विजय हमारा संकल्प है, प्रतिकार हमारे धर्म। अब हम लौट कर आएंगे। नरहागा न्याय कर्म शब्द हमारे अस्त्र बनेंगे। संकल्प बनेगा शस्त्र, पनून कश्मीर की हुंकार में अब नहीं रुकेगा यज्ञम। प्रतिकार प्रतिकार, अब अन्याय नहीं सहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लड़ेंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब और नहीं रुके।
विजय हमारा संकल्प है, प्रतिकार हमारा धर्म। अब हम लौट कर आएंगे, न रहेगा अन्याय कर्म। शब्द हमारे अस्त्र बनेंगे, संकल्प बनेगा शस्त्र। पनुन कश्मीर की हुंकार में अब नहीं रुकेगा यज्ञम। प्रतिकार प्रतिकार, अब अन्याय नहीं सहेंगे। हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लड़ेंगे। प्रतिकार प्रतिकार, अब और नहीं रुकेंगे। पनुन कश्मीर का सूर्य अंधकार को हराएगा। चलो उठो, ये वक्त आया, अपनी मिट्टी को लौटाया। हर घाटी गाएगी फिर से, हमने इतिहास सजाया। पनुन कश्मीर हमारा स्वाभिमान, हमारी तकदीर। हर कदम बढ़े, हर दिल जले, चलो रच दे नई तस्वीर। पनुन कश्मीर। जहाँ से बिछड़े थे वही लौटेंगे, अपनी धरती को फिर से संजोएंगे। हर पर्वत बोले, हर नदी का आए, हम अपने घर को फिर बनाएंगे। पनुन कश्मीर हमारा स्वाभिमान, हमारी तकदीर। हर कदम बढ़े, हर दिल जले, चलो रच दे नई तस्वीर। पनुन कश्मीर। भूली नहीं है वो खुशबू हमारी, चिनार की छाँव वो यादें हमारी। चलो फिर लिखे वो नई कहानी, अपने वतन की एक नई जवानी। पनुन कश्मीर की हुंकार है, हर दिल में एक अंगार है। मिट्टी से जुड़ने की आस है, पनुन कश्मीर हमारी पहचान है। सपनों की वो धरती फिर से बसानी है। जागो रे उठो रे, अब मशाल जलानी है। तिनके जोड़ेंगे, नया आसमान होगा। अपने वतन का हर कोना गुलिस्तान होगा। पनुन कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ मिल नया सूरज उगा।
धरती माँ को फिर से संवारे, बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। पूरे गीतों की गूंज लौटानी है, हर घाटी में फिर से रंग भर लानी है। जंगल पहाड़ ये झीले पुकारे, अपने वतन का दिल फिर से संवारे। पनुन कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ मिल नया सूरज उगा। धरती माँ को फिर से संवारे, बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। गीतों की गूंज लौटानी है, हर घाटी में फिर से रंग भर लानी है। जंगल पहाड़ ये झीले पुकारे, अपने वतन का दिल फिर से संवारे। आओ मिलकर खाए बिताए, बांटने वालों को जवाब सिखाए। एकता की शक्ति का दीप जलाए, हर दिल में वतन की ज्योति। सूरज बने जो अंधेरों के लिए, रास्ता दिखाए मंजिलों के लिए। जागो उठो अब वक्त नहीं गवाना, चलो बनाए नया अफसाना। पनुन कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ मिल नया सूरज उगा। धरती माँ को फिर से संवारे, बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। बिछड़े सपनों को फिर से निहारे। हेलो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ अपनी सीट्स पे बैठ जाएं, डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। मैं आपसे एक बात कहूँगा। जी जी आपने जब स्टार्ट में यहाँ पे एड्रेस किया, मैं सबको अभिनंदन करती हूँ। जब कोई एंकर हो किसी तरह से उसका नहीं बोलना, नहीं वो मैंने नेक्स्ट में लिखा है। ये नेक्स्ट लाइन में बोला तो मैंने खुद आगे को बुला दिया, वो बड़े है ना, तो इसलिए मैं बोला जब किसी संगठन की तरफ से करो ना तो हाँ ये लिखा है ना मैंने अपनी तरफ से। का सपोर्ट। जी जी उठेगा सीने से आज, धरती गूंजेगी बनकर आवाज। हक हमारा ले हम जो चिरा था दे हम, वक्त आया संग जलो। एक इशारा संग जलो। पनुन कश्मीर, पनुन कश्मीर, जो खोया था वो पाएंगे एक दिन फिर।
जय फनुन कश्मीर, जय फनुन कश्मीर।
कश्यप का कश्मीर हो गया। ये हो गया। इनवाइटिंग पी के विद्यार्थी, या आपने करना है? क्या बोला इनको, बोलना है कि मैं के विद्यार्थी संगठन के मेंबर्स को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। 1 by 1 वो आ जाएंगे, तो वो बच्चे जितने भी बैठे हैं ना ऊपर, बच्चे जितने ऊपर बैठे हैं वो सब आ जाएंगे। उनको लाइन पे यहाँ पे एक एक करते हुए उधर, उनके नाम मुझे लेने नहीं है ना। उसके बाद दिगंबर भाई साहब यामिनी पुल यहीं बैठी थी अभी। सम्मान को करेंगे, तो बस उसके बाद अगेन संकल्प बनेगा शस्त्र पन कश्मीर की हुंकार में अब नहीं रुकेगा यज्ञम प्रतिकार प्रतिकार अब अन्याय नहीं सहेंगे हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लड़ेंगे प्रतिकार प्रतिकार अब और नहीं रुकेंगे पन कश्मीर का सूर्य अंधकार को हराएगा। विजय हमारे संकल्प है, प्रतिकार हमारा धर्म। अब हम लौट कर आएंगे, न रहेगा अन्याय कर्म। शब्द हमारे अस्त्र बनेंगे, संकल्प बनेगा शस्त्र पन कश्मीर की हुंकार में अब नहीं रुकेगा यज्ञम प्रतिकार प्रतिकार अब अन्याय नहीं सहेंगे हम अपने अधिकार के लिए हर संघर्ष से लड़ेंगे प्रतिकार प्रतिकार अब और नहीं रुकेंगे पन कश्मीर का सूर्य अंधकार को हराएगा। चलो उठो ये वक्त आया अपनी मिट्टी को लौटाया हर घाटी गाएगी फिर से हमने इतिहास सजाया बनूं कश्मीर हमारा स्वाभिमान हमारी तकदीर हर कदम बढ़े हर दिल जले चलो रचते नई तस्वीर बनूं कश्मीर जहाँ से पिछड़े थे वही लौटेंगे अपनी धरती को फिर से संजोएंगे हर पर्वत बोले हर नदी गाए हम अपने घर को फिर बनाएंगे बनूं कश्मीर हमारा स्वाभिमान हमारी तकदीर हर कदम बढ़े हर दिल जले चलो रचते नई तस्वीर बनूं कश्मीर भूली नहीं है वो खुशबू हमारी चिनार की छाँव वो यादें हमारी
चलो फिर लिखे वो नई कहानी, अपने वतन की एक नई जवानी। फनून कश्मीर की हुकार है, हर दिल में एक अंगार है, मिट्टी से जुड़ने की आस है। फनून कश्मीर हमारी पहचान है। सपनों की वो धरती फिर से बसानी है, जागो रे उठो रे अब मशाल जलानी है। तिनके जोड़ेंगे नया आसमान होगा, अपने वतन का हर कोना गुलिस्तान होगा। फनून कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ में नया सूरज उगा। धरती माँ को फिर से संभाले, पिछड़े सपनों को फिर से निहारे। गीतों की गूंज लौटानी है, हर घाटी में फिर से रंग भर लानी है। जंगल पहाड़ ये झीलें पुकारे, हमें वतन का दिल फिर से सवारे। फनून कश्मीर पुकार रहा, चलो साथ में नया सूरज उगा। धरती माँ को फिर से संभाले, पिछड़े सपनों को फिर से निहारे। गीतों की गूंज लौटानी है, हर घाटी में फिर से रंग भरवानी है। जंगल पहाड़ ये झीलें पुकारे, अपने वतन का दिल फिर से सवारे। क्या है वीआईपी लंच के बाद? मेरा ये पहले मैं छोटा सा कुछ बोलूंगी, वेलकम वेलकम मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, प्लीज अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। प्रोग्राम रीस्टार्ट होने वाला है।
कहते हैं जब सोच एक हो तो अलग अलग रंग भी एक रोशनी बन जाते हैं। जब मंजिल से ज्यादा साथ चलने वाले जरूरी हो जाएं, तो हर कदम एक उत्सव बन जाता है। आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं सुप्रिया पंडिता आप सबका यूथ फॉर पनून कश्मीर की तरफ से अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आज आपने इस प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बने। यूथ फॉर पनून कश्मीर के सफर में आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ही अर्थपूर्ण है। आइए इस दिन को मिलकर यादगार बनाते हैं। एक ऐसे मंच पर जहां कला, पहचान और भावनाएं एक साथ सजती हैं। अब जो प्रस्तुति आपके सामने पेश की जाएगी, वो सिर्फ एक गीत नहीं, एक अनुभव भी है। इसके बोल लिखे हैं डॉक्टर क्षमा कौल जी ने, जो एक प्रसिद्ध लेखिका है, जिनके शब्द में ना सिर्फ भावनाएं होती हैं बल्कि एक गहरापन भी, जिन्हें महसूस करने के लिए सिर्फ कान ही नहीं दिल भी चाहिए। इस गीत को सुरों में पिरोया है कुलदीप सपरू जी ने, कश्मीरी संगीतकार, एक बहुत मशहूर संगीतकार, जिनकी धुनों में एक अलग ही मैजिक होता है। और इसे रूप दिया है अजय रैना जी ने, एक कलात्मक और संवेदनशील कोरियोग्राफर, जिनके हर मूवमेंट में एक कहानी कही जाती है। और इस सुंदर रचना का नाम है कश्यप के कश्मीर। जब तक हमारे युवक तैयार हो जाते हैं, तब तक हम रोहित रवि भट्ट जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि मंच पे आके जम्मू डिक्लेरेशन पढ़िए। नमस्कार सारनी। आई होप सारी हुशार। भारत माता की, भारत माता की। हुशार सारी। आज का एक ऐतिहासिक दिन 13 जुलाई 2025, जहां पे भारतवर्ष से आए हुए हमारे सनातन भाई कश्मीरी हिंदुओं के साथ है, जो हम 90 में निकले थे इस आशा से कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा भारतवर्ष है। आज वो सपना पूरा हुआ है, भले इसमें देर लगी, बट आज हमने यहाँ पे प्रण किया है इस अभिनव थिएटर में, जहां 1991 में मार्गदर्शन रेजोल्यूशन पास किया गया होमलैंड के लिए। आज 35 साल के बाद वापस हमने पूरे भारतवर्ष को इकट्ठे किया है इस जम्मू में, उस प्रतिज्ञा को बल देने के लिए कि कश्मीरी पंडित अगर कश्मीर जाएगा तो अपनी शर्तों पे जाएगा, वो अपने होमलैंड में जाएगा। इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूं। जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो परिचित है, आपके साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट सभी जो कन्याकुमारी से लेके पूरे भारतवर्ष के डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आए, उनका आभारी हूं। आज के दिन हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन करने वाले हैं। हम जो आज यहाँ पे करीब 700-800 लोग जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम में, इसका निष्कर्ष क्या है? आज के दिन का क्या निष्कर्ष है? हम आगे क्या लेके जाएंगे?
ये इंग्लिश में है, मैं थोड़ा अंग्रेजी कमजोर, तो थोड़ा प्लीज बियर विद मी। बेचना कोशुर आज थोड़ा एसेंट तो कोशुर आसान, अच्छा ठीक, तो प्लीज बियर विद मी, आई विल ट्राई टू रीड इट आउट। सो राष्ट्रीय जम्मू डिक्लेरेशन, राष्ट्रीय कश्मीरी हिंदू अधिवेशन 13 जुलाई 2025, अभिनव थिएटर जम्मू। We, the undersigned delegates, organizers and representatives of Hindu organizations, youth bodies, spiritual orders and grassroots movements from across Bharat, assembled at the Rashtriya Hindu Adiveshan in Jammu, do hereby solemnly declare the following. Panun Kashmir as civilizational necessity, as envisaged by Margdarshan 91 resolution of Panun Kashmir. Panun Kashmir is not only a legitimate demand of displaced Kashmiri Hindus, it is a national imperative. Just for the first victims of Islamist terrorism is the bedrock of any future Hindu Rashtra. Panun Kashmir must be carved out from the existing geography of Kashmir Valley as a union territory under central rule. This, along with the creation of Jammu state, will complete the process of geopolitical reorganization of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. This process, already set into motion post-abrogation, serving the geopolitical Article 370, will fulfill demands of Panun Kashmir's Margdarshan 91 resolution. आपको याद होगा 1991 में पनुन कश्मीर वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने यूटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि पनुन कश्मीर को यूटी बनाओ, लद्दाख को यूटी दे दो, जम्मू को अलग स्टेट दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को यूटी तो दे दिया लद्दाख को, लेकिन हमको भूल गए। हम उनको आज ये याद दिलाने वाले हैं, हमने ही कॉन्सेप्ट दिया है, आपने आधा काम तो किया है। आज हम इस अधिवेशन के दिन वो वापस दोहरा रहे हैं। सो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा जो कि बहुत ही जरूरी है, सनातन धर्म को बचाने के लिए एक हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र, our civilization, duty and dharmic imperative. The vision of Hindu Rashtra is not a mere aspiration. It is an unshakable civilization necessity. It is Bharat's collective response to centuries of foreign invasions, cultural genocide, forced conversions and ideological subjugation. The time for hesitation has passed. गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हर कोई ये कहता है, पहले 30 साल पहले हम डरते थे बोलने से कि हम हिंदू हैं, आज हम गर्व से कहते हैं। So the time for hesitation has passed. The Hindu Rashtra must rise now unapologetically and irrevocably. अभी हम लास्ट मंथ मई में 17, 18, 19 मई में गोवा में, जो कि टूरिस्ट्स के लिए बीचेस की जगह है, लेकिन वहां पे शंखनाद का कार्यक्रम हुआ। सनातन संस्था हिंदू जन जागृति के यहाँ पे रमेश शिंदे जी हैं और भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वहां पे हिंदू राष्ट्र का शंखनाद बज चुका है। ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र का शंखनाद बज चुका है। अब थोड़े टाइम की बात है कि हमको ये करना पड़ेगा। सो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एंड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड सबजुगेशन ऑफ जम्मू। जम्मू, जैसे विठल जी कहते हैं, कश्मीर हमारी मातृभूमि है। जब हम कश्मीर से निकले तो जम्मू ने हमें सहारा दिया। हालांकि हमने भी जम्मू को बहुत कुछ दिया वापस में, लेकिन आगे हमें जम्मू की चिंता है, जम्मू के लोगों की चिंता है। इसलिए हम चाहते हैं, जम्मू हैज endured decades of systematic discrimination, political subjugation and demographic manipulation under valley-centered governors. We demand constitutional and administrative safeguards to end this injustice and ensure Jammu's identity, rights and development are protected without compromise. Jammu's aspiration must be recognized as distinct and addressed with urgency. जम्मू की जो भी डिमांड्स है वो हमको पूरी करनी चाहिए गवर्नमेंट से। इसके साथ आई होप आप मेरे साथ है, आप मेरे साथ है या नहीं। मैं एक थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। लॉन्च ऑफ एक भारत अभियान 2 एंड नेशनल वाइड मोबिलाइजेशन। आप सारे साथियों को याद होगा, जगती में हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। संपन्न हमने एक भारत अभियान जो पहला था, फर्स्ट एक भारत अभियान, जगती के लोगों के साथ हमने वो संपन्न किया था।
आज यहाँ अभिनव थिएटर जम्मू से हम वापस आह्वान करते हैं, द टाइम हैज कम फॉर launch of Ek Bharat Abhiyan 2, a national-wide mobilization. Today marks the launch of Ek Bharat Abhiyan 2, a historical civilization movement connecting 400 Hindu organizations. 400 बाहर लिस्ट है, बाहर लिस्ट आप लिस्ट देख सकते हैं. हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, यूथ फ्रंट्स एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर सक्सेस होना है, ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए. कोई भी मूवमेंट अगर चलती है, वो अपना कर्म तो होता ही है, लेकिन ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए. तो हमारे साथ हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी अपने साथ लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. तो इसलिए जरूरी है कि हमारे जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड रहे इस एक भारत अभियान में. द मूवमेंट विल रीच every village, district and state capital, asserting Hindu unity to be channelized towards fellow Hindus of Kashmir territorial justice through creation of a separate homeland for them and the righteous restoration of dharma. यहाँ पे सावरकर जी ने बहुत अच्छी बात कही, हर किसी को यही बात करनी चाहिए. मैं रिपीट करूंगा कि हिंदुओं के साथ कश्मीर में अत्याचार हुआ, हिंदुओं के साथ बंगाल में अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ केरला में अत्याचार हो रहा है. यही कहना है, ये नहीं कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा है, ना 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 ना. हिंदुओं के साथ कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के साथ बंगाल में हो रहा है, या कहीं और हो रहा है, या कहीं हो रहा है. ताकि हम हिंदू पे फोकस करें कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, भले वो कहीं का, भले वो बांग्लादेश का हो, भले वो पाकिस्तान का हो, भले वो अफगानिस्तान का हो. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. तो एक भारत अभियान वो कोशिश करेगा कि ये जो हिंदू हैं ये इकट्ठे नहीं हो पा रहा है, ये हमारी बदकिस्मती है. लेकिन खाली कश्मीर, जिस कश्मीर ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को 2 सीट से लेके आज 3 बार सत्ता में बिठाया है, वही कश्मीरी पंडित हिंदू को इकट्ठे करेगा, ये मुझे पूरा यकीन है. हिंदू, कश्मीरी हिंदू के नाम पे सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे आए हैं. आज आपने देखा, उसका एक झांकी देखी. तो मुझे पूरा यकीन है, अगर हम कश्मीरी हिंदू एक स्टेप लेंगे, आगे हमारा जो समाज है, आगे का हिंदू समाज है, वो 10 स्टेप्स आगे लेगा. ओके, नाउ जैसे हमने पहले भी बात की है, ये जो हमारी डिमांड्स है, परम कश्मीर, हिंदू राष्ट्र, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू जम्मू, लॉन्च ऑफ एक भारत अभियान, द फाइनल डेडलाइन 19 January 2026. So we unconditionally demand favorable steps to be taken to address the below mentioned core demands by 19 January 2026. Our core demands: first demand, legal and constitutional recognition of Kashmiri Hindu genocide. First, दिक्कत ये है कि राहुल जी कह रहे थे शायद अभी कि मेची पैमान बट से ही वानून चसित क्या गाओ. अगर कश्मीरी कोई बच्चा पुणे में आता है, मैं उसको पूछता हूं तुम क्यों निकले कश्मीर से, ही इज क्लूलेस, क्योंकि माँ बाप ने उसको बताया ही नहीं. ये त्रासदी है हमारी. उसको बोलता हूं मैं, आप कहां से हो, वो जम्मू से. नहीं, जम्मू से. तुम्हारे मामा मम्मी पापा कहां से, कहीं तो कश्मीर से है. अगर वो पुस गोत्र पुस दूर का. सो पुणे में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, या एक छोटी मोटी यज्ञ करके हम चला रहे हैं, जिसमें हम सब चीजों इन चीजों का ज्ञात देते हैं बच्चों को. तुम्हारा कश्मीर का एड्रेस क्या है, तुम्हारी वहां पे लैंड क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा बरव क्या है, ये करना कोशिश करना कोशिश का. सो छोटा छोटा अपनी जगह पे अगर हर कोई काम करेगा, अपने बच्चे को थोड़ा बताएगा, तो अच्छा रहेगा. लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल recognition of Kashmir Hindu genocide. We are a genocide victims. Immediate and time-bound creation of Jammu Kashmir as a union territory. Second point. Third point, establishment of a genocide justice commission and reparation framework. ये बड़ा important है. End of discrimination against Jammu and provision of constitutional safeguards for its identity and development. अपने जम्मू वासियों के लिए, अपने जम्मू भाई बंधुओं के लिए भी जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जम्मू के साथ में, वो बंद होनी चाहिए. Fifth and the last one, complete support and protection for prosecuted Hindus from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. हमारे साथ रविंदर घोष जी हैं बांग्लादेश से. हमने देखा कि बांग्लादेश में अभी क्या हाल हुआ है, तो हम डिमांड करते हैं इस मंच से कि जो हमारे बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से हिंदूज हैं, उनके साथ न्याय किया जाए और हम उनके साथ हैं. Finally, the state's failure to address the issues highlighted above will see the nationalistic forces
from across the Bharat assembling and stationing themselves in Jammu in full strength. This will mark the beginning of final phase of our national reclamation. Our resolve, we shall not rest, we shall not retreat until Dharma is restored, justice delivered, and Kashmir once again resounds with the chants in our temples. Thanks. So thanks so much. क्या आप एग्री कर रहे हो इसके साथ? अगर आप एग्री कर रहे हो तो दोनों हाथ खड़े करिए प्लीज. जय पनून कश्मीर, जय पनून कश्मीर, जय पनून कश्मीर. Thank you so much. Thanks. जोरदार तालियां एक बार फिर. जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, कश्यप के कश्मीर. आइए सुनते हैं और साथ ही साथ देखते हैं. मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइट्स ऑफ करें. लोकेश जी, ये लाइट्स ऑफ कर देना स्टेज की. पहाड़ ये झीलें पुकारे, अपने वतन का दिल फिर से संवारे. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. या देवी सर्वभूतेषु मातृभूमिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः.
कश्यप के कश्मीर के हम ही दावेदार हैं, अपनी शर्तों पर ही हम जाने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। कश्यप के कश्मीर के हम ही दावेदार हैं, अपनी शर्तों पर ही हम जाने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। जय कश्मीर, जय पनुन कश्मीर, जय पनुन कश्मीर। हम हैं भारत के पुजारी, यही हमारा है, हमने दुश्मन की ना मानी, यही हमारा दोष है, यही हमारा दोष है। गोली खाई सीने पर देश के सम्मान में, तंबुओं में जीते हम कितने ही अपमान में, कितने ही अपमान में। देश धर्म और संस्कृति यही हमारा प्यार है, अपनी शर्तों पर ही हम जाने को तैयार हैं, जाने को तैयार हैं। जय कश्मीर, जय पनुन कश्मीर, जय पनुन कश्मीर। जग के एक एक सारस्वत की ये घाटी जागीर है, देश के हर प्रेमी के मन में इसकी ही तस्वीर है, इसकी ही तस्वीर है। अपने केसर का केसरिया बाना हमने पहना है, हम बलिदानी हमने सीखा, दुर्गम पथ पर चलना है, दुर्गम पथ पर चलना है। नहीं अकेले सारे जनगण चलने को तैयार है, अपनी शर्तों पर ही हम जाने को तैयार है, जाने को तैयार है। जय कश्मीर, जय पनुन कश्मीर, जय पनुन कश्मीर। दे दो ये संदेश अपना जग के एक वासी को, चीरेंगे अब तो देश पे छाई हुई उदासी, छाई हुई उदासी। दुश्मन ये कितना निर्बल झूठा है, मक्कार है, पाखंडों की भाषा में देखो इसकी ललकार है, देखो इसकी ललकार है। लौटेंगे अपने घर को, शर्तें अपना अधिकार है, अपनी शर्तों पर ही हम जाने को तैयार है, जाने को तैयार है।
कश्यप के कश्मीर के हम ही दावेदार हैं। अपनी शर्तों पर ही हम जाने को तैयार हैं। जाने को तैयार हैं। जय कश्मीर, जय पनुन कश्मीर, जय पनुन कश्मीर, जय पनुन कश्मीर। बहुत खूब। अब मैं विनम्रता के साथ कुलदीप सप्रू जी से निवेदन करती हूँ, कृपया मंच पर आकर सभी अतिथियों का सरूपा देकर उन्हें सम्मान करें। आपका नाम कुलदीप सप्रू। इस गीत से पहले ये सरोपा सेरेमनी से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो आपने आवाज़ें सुनी, मशहूर हमारे गायक सुरेश चौहान जी की थी इसमें, और डॉक्टर दीपाली वादल ने इसको गाया था, और इसको मैंने कंपोज किया था कि अपने मातृभूमि के लिए इसको आपके सामने ये एक प्रस्तुति, और ये अजय रैना जी ने इसको कोरियोग्राफ किया था। तो इसी के साथ आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। और हाँ, शमा जी का मैं नाम भूल गया। शमा जी ने इसको बहुत ही अच्छा, इसके लिरिसिस्ट जितने भी है आपने सुने, इतने अच्छे लिरिसिस्ट ये शमा जी ने लिखे थे, और शमा जी मेरे साथ कम से कम एक हफ्ता बैठी रही कि क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे, फिर इसकी मैंने धुन बनाई, धुन बनाने के बाद सुरेश जी और दीपाली जी ने गाया, और अंत में जब सारा कुछ बना और अजय जी ने इसको कोरियोग्राफ किया। थैंक यू वेरी मच। अजय जी, आप मंच पे आएं और एक एक स्टूडेंट का नाम लें। थैंक यू जी। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सभी का अभिनंदन है कि आप लोगों ने अपना कीमती समय आज के इस प्रोग्राम के लिए निकाला, और जय पनुन कश्मीर का ये हमारा जो गाना था, हमारा मिशन था, ये आज कामयाब हुआ है। और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर अग्निशेखर जी को, जिन्होंने हम लोगों को इस काबिल समझा कि आज यहाँ पे हमें मौका दिया है। और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सप्रू सर का, जो हर काम में हमारे साथ हमेशा बड़े भाई की तरह, एक गार्डियन की तरह रहते हैं। तो थैंक यू सप्रू सर। और इसके साथ ही मैं आज जो बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, जिन आर्टिस्टों ने यहाँ पे परफॉर्म किया, उन सभी को मैं मंच पे बुलाऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा जिसने स्टार्ट किया था, शी इज माई डॉटर शिवन्या रैना। और इसके बाद हमारे साहिल सर, जो मेरे साथ इस गाने को असिस्ट कर रहे थे, साहिल सर। साहिल जी के बाद मैं बुलाऊंगा राबिका को। ये बहुत ही डेडिकेटेड लड़की है और हमेशा अपने काम को बढ़ चढ़कर पेश करती है। उसके बाद मिक्षा। आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू। और मिक्षा के बाद सचिन, मेरा छोटा भाई। वैसे तो ये सभी मेरे भाई बहन ही हैं। और इसके बाद शिवानी।
शिवानी ने कल परसों ही ज्वाइन किया था हमें। और उसके बाद श्रिया के बाद गोल्डी विशाल, अगेन वी हैव वन मोर साहिल, और लास्ट में आशीष। और इन सब से पीछे पीछे मैं चलता हूं, अजय रहना। थैंक यू। तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीके विद्यार्थी संगठन से कि वो स्टेज पे आ जाए। पीके विद्यार्थी संगठन। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगी यूथ फॉर पनुन कश्मीर के सेक्रेटरी दिगंबर जी, साहिल जी और यामिनी जी, वो भी मंच पर आकर उन्हें सम्मान के रूप में मग्स भेंट कर। विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो एक एक करके मंच पे आएं। सपनों की वो धरती फिर से बसानी है, जब रे उठो रे अब मशाल जलानी है, फिर से बसानी है, जब रे उठो रे अब मशाल जलानी है। मैं मिस्टर दिगंबर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो विद्यार्थी संगठन के बारे में 2 शब्द कहें। नमस्कार, धन्यवाद। विद्यार्थी
नमस्कार। पनन कश्मीर विद्यार्थी संगठन एक आशा हमारे कल की। पनन कश्मीर विद्यार्थी संगठन यूथ फॉर पनन कश्मीर का एक अभिन्न है जिसको हम आज फॉर्मली लॉन्च करते हैं। और इसमें हमने तय किया है कि हमारे आगे वाली पीढ़ी, क्योंकि हम यूथ फॉर पनन कश्मीर की दूसरी पीढ़ी है और इस विस्थापन की भी हम लगभग तीसरी पीढ़ी है। और हमने जब यूथ फॉर पनन कश्मीर ने सोचा कि हमें ये लड़ाई अगर जीतनी है तो हमने अगली वाली पीढ़ी को भी तैयार करना है, तो पनन कश्मीर विद्यार्थी संगठन को जो 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं यही रन करेंगे, यही चलाएंगे, इसी के लीडर्स होंगे, इन्हीं के ऑपरेटर्स होंगे और यही इस सिस्टम को पूरा ऑपरेट करेंगे। और इन्हीं में से हम लीडर्स कल के निकलेंगे जो कल को यूथ फॉर पनन कश्मीर में इसके बाद से आ जाएंगे। ये विद्यार्थी संगठन में ये नहीं जरूरी कि जिन्होंने आज हमारे यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पहना है, हमारे बीच में बहुत सारे जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी है हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये सब लोग विद्यार्थी संगठन में ज्वाइन किया हुआ है। और हम इन सबसे अनुरोध करते हैं, सभी माताओं पिताओं से भी अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को विद्यार्थी संगठन में ज्वाइन करवाएं, ताकि विद्यार्थी संगठन में हम इन बच्चों को बचपन से ही पनन कश्मीर के बारे में बताएं, अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताएं, इनजस्टिस के बारे में बताएं। और जब तक इनका डेवलपमेंट होता है और जब ये हमारे पास आते हैं तो ये एक विकसित लीडर होके निकल जाए। हमारे साथ इसमें कमेंट में इसका मेंटोर हूं। जब मैंने ये एक निश्चय लिया था कि हमें यूथ पनन कश्मीर विद्यार्थी संगठन को तैयार करना चाहिए था, और मेरे साथ इसमें कमेंटर्स साहिल जी है और यामिनी जी है। हम तीन इसको चला रहे हैं और आशा है आने वाले टाइम में हमारे बाद की पीढ़ी हमारे से ज्यादा तीव्रता से काम करेगी। और पनन कश्मीर को मैं अपने विद्यार्थी संगठन से अपील करूंगा, मैं जय पनन कश्मीर का घोष लगाऊंगा, वी वांट होमलैंड, और आप सब में वी वांट ये विद्यार्थी संगठन उन सबके लिए आज जवाब हैं जो ये कहते हैं कश्मीरी पंडित कश्मीर से विस्थापित हुआ है, अब कश्मीर जाने को तैयार नहीं है। ये विद्यार्थी संगठन के वो छात्र और हमारी अगली वाली पीढ़ी जो पनन कश्मीर में जाने के लिए तैयार हैं और अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे हम आज तक सिर्फ शास्त्र की बात करते थे, समय आए तो शस्त्र उठाने के लिए भी हम कमी नहीं रखेंगे। ये मैं अपने समाज को भरोसा दिला देता हूं। जय पनन कश्मीर। आराम से एक एक करके लाइन। पलायन के बाद जब हम जम्मू आए तो जम्मू वालों ने हमें बहुत जम्मू वालों का बहुत सपोर्ट मिला। तो आइए हम जम्मू वालों को थैंक यू बोलते हैं ऑडियो एंड वीडियो चला के। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ
टीम से कि वो प्लीज लाइट्स ऑफ करें। थैंक यू। जम्मू। हम ठिठुरते हुए निकले थे माँ की गोद छीनकर और नजरें चारों ओर भटकी कि कौन है जो हमें थामेगा। और तब तुम आए जब हमारी मातृभूमि देवभूमि कश्मीर रक्त रंजित हो रही थी, जब हमारे मंदिरों की घंटियां नहीं गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी, जब हमारे नाम के पीछे सिर्फ एक अपराध लिखा जा रहा था कि हम हिंदू हैं, तब हम हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता के ध्वंसावशेष लेकर अपनी ही धरती पर शरणार्थी बनकर निकले। हम ठिठुरते हुए निकले थे माँ की गोद छीनकर और नजरें चारों ओर भटकी कि कौन है जो हमें थामेगा। और तब तुम आए जम्मू। तुमने प्रश्न नहीं पूछे, पते नहीं मांगे, तुमने कोई कागज नहीं देखे, तुमने हमें देखा और हृदय खोल दिया। तुमने न केवल हमें आश्रय दिया, तुमने हमें आत्मा दी। जब दुनिया हमारी चीखों पर मौन थी, तब तुम्हारे दरवाजे खुले थे। जब राष्ट्र ने हमारी पीड़ा को पहचानने में समय लगाया, तब तुम्हारे आंगन हमारे लिए यज्ञ भूमि बन चुके थे। तुम्हारी गोद में हमारे बच्चे फिर से स्कूल गए, तुम्हारे रसोई घरों में हमारी भूख को पहली बार भोजन मिला और तुम्हारे मंदिरों में हमारी टूटी हुई प्रार्थनाएं फिर से स्वर पा सकी। तुम्हारी गलियों में हमारे बुजुर्गों को जीवन का सम्मान मिला और हमारे युवाओं को फिर से सपना देखने की ताकत। कश्मीर यदि हमारी जननी है, तो जम्मू वह ममतामयी मासी है जिसने विस्थापन की उस रात्रि में दीपक बनकर हमारा पथ प्रकाशित किया। तुमने न केवल अपने संसाधन साझा किए, तुमने अपनी आत्मीयता, अपना धैर्य और अपनी सभ्यता हमारे साथ बांटी। तुमने हमें शरणार्थी नहीं, अपने ही रक्त का हिस्सा माना। इसीलिए आज जब हम अपने पुनर्जन्म की यात्रा में खड़े हैं, जब हम न्याय की पुकार के साथ इतिहास के द्वार खटखटा रहे हैं, हम इस मंच से, इस सभागार से पूरी राष्ट्र और सृष्टि के सामने सिर झुकाकर कहते हैं, धन्यवाद जम्मू। तुम्हारा ऋण कोई शब्द, कोई ग्रंथ, कोई कालखंड नहीं चुका सकता। तुमने जो किया वह केवल सेवा नहीं थी, वह संस्कृति की रक्षा थी, वह धर्म का निर्वाह था, वह मानवता का सर्वोच्च उदाहरण था। और आज जब हम पुनः अपने भूगोल को परिभाषित करने की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह स्पष्ट कह देना आवश्यक है, अगर पनुन कश्मीर अनिवार्य है, तो जम्मू प्रांत भी अपरिहार्य है। पहले जम्मू प्रांत, फिर पनुन कश्मीर, और तब ही साकार होगा हिंदू राष्ट्र का वह स्वप्न जो सहस्राब्दियों से भारतवर्ष के हृदय में धड़कता आया है। समस्त कश्मीरी पंडित समाज की ओर से हम नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं और चिरस्मरणीय आभार प्रकट करते हैं। जय भारत, जय पनुन कश्मीर, जय जम्मू प्रदेश। जब हमारी मातृभूमि देवभूमि कश्मीर रक्त रंजित हो रही थी, जब हमारे मंदिरों की घंटियां नहीं गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी, जब हमारे नाम के पीछे सिर्फ एक अपराध लिखा जा रहा था कि हम हिंदू हैं। मेरे प्यारे मेहमानों, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आज एक विशेष अतिथि को यहाँ हम सबके बीच होना था। उनका आना निश्चित था, लेकिन कुछ आवश्यक कारणों के चलते It's with a heavy heart that I convey my inability to be present at the Rashtriya Kashmiri Hindu Adhiveshan in Jammu. I would have considered it an honor to stand amongst the bravest, our Kashmiri Hindu brothers and sisters who've lived in survivor camps for over 3 decades, exiled from their own homeland. Your resilience is unmatched despite enduring genocide, betrayal, and indifference.
You've kept the flame of justice alive. You've not just survived, you fought every single day with grace, with dignity, and with resolve. I bow to your spirit. Let me say this clearly. Establishing a geopolitical foothold in Kashmir for Kashmiri Hindus is essential. The fact that the original inhabitants of Kashmir are refugees in their own country, it's a national shame, one that has to be corrected. I extend my full support to Youth for Panun Kashmir. Your struggle is not only just, it is historic. I stand with you in your fight for justice, for dignity. Panun Kashmir is not a demand, it is destiny. Jai Hind. It is with a, it is with a और शुरुआत अब विदेश से करते हैं और विदेश से मैं आज के माननीय व्यक्तित्व को बुलाने जा रहा हूं। ये व्यक्ति हैं जो आपकी तरह, मेरी तरह, मेरे नेताओं की तरह पीड़ित हैं, जो हम सब ने पिछले 36 सालों में झेला है, जो त्रासदी हम सब के साथ बीती है। ये उस त्रासदी को झेलते हुए अपने देश से हमारे देश में आए हैं। आज के इस दूसरे सत्र का जो टॉपिक है, इट इज अगेन जिनोसाइड, जिनोसाइड ऑफ हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। अभी इस ट्रेजेडी में जिनोसाइड जो है बांग्लादेश का, उसका समाधान और उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हैं हमारे माननीय एडवोकेट रविंदर घोष। एडवोकेट रविंद्र घोष is a legend, is a human right president, founding president of Human Rights Congress of Bangladesh minorities. For decades, he has worked fearlessly at ground zero in Bangladesh, documenting brutal killings, systematic persecutions, and the slow genocide of Bangladeshi Hindus. He has risked his life to gather testimonies, file reports, and bring global attention to the collapsing rights of minorities in an increasingly Islamic regime. आगे आप सबको संबोधित करेंगे खुद ये महान व्यक्ति। मैं चाहूंगा कि इनका स्वागत, इनको सम्मान आप और मैं मिलकर खड़े होकर दें। आयु के इस पड़ाव पे भी ये अपनी जस्तजू से थके नहीं, ये अपने हक के लिए देश विदेश युवानों तक घूम रहे हैं, ललकार पुकार रहे हैं और आज हमारे समक्ष हमारे दर्द के साथ में अपने दर्द को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर प्लीज। नमस्कार, प्रणाम and Abhivadan. My name is Rabindra Ghosh, you know.
I like to speak in English, so I cannot speak fluently Hindi, so I may be pardoned not to speak in Hindi fluently. So my ambition to give strength to the Hindus of Bangladesh, particularly in this Odhivishan, I have come to inform the genocide of Hindus of Bangladesh. And actually what is happening, you know it very well in Bangladesh. In spite of that, we have strength to give a new generation to the people of Bangladesh. We are fighting since long for the protection of the rights of the minority Hindus of Bangladesh. Since long. I came here 15 years ago, and I also participated this type of Odhivishan earlier. I know the pains of Hindus of Kashmir and the Kashmiri Pandit. It is very terrible situation going on against the Hindus of Kashmir, particularly Kashmiri Pandit. And we are observing it since long. Actually, Pakistan came into existence in the year 1947. Partition is our curse. Due to this partition, we both parts of Hindus, East Pakistan and West Pakistan particularly divided. Pakistan came into existence with a bad struggle, two-nation theory. It is very wrong conception of Hindus at that time, particularly Congress has done it. It is a curse upon both the parts of Hindus, of Kashmiri Hindus and on Bangladeshi Hindus. We are fighting for our existence since long. So in this Odhivishan, I am ready to say something regarding torture, intimidation, death, murder, rape, gang rape, forceful conversion, and also many other crimes against humanity. We are a human being. We are born in Pakistan. That is true. In 1950. But we did not think even a single day or moment that we, Bengali Hindus or Kashmiri Hindus, will lose our homeland. Very tragedy in our country, particularly in this area. We, as a human rights defender, are trying our best to safeguard the people, that is the Hindus of Bangladesh since long. But the problem is that due to two-nation theory, Pakistan has been divided and a curse upon Hindus has been drawn, and it is very unfortunate for our society. We, the Hindus in Bangladesh, are suffering a lot, which cannot be described in language. Because in spite of that, we are fighting. Our ambition, our destination is to reach goal for their survival in the country. In Kashmir, I saw there are some
people who are suffering. I saw it. Most probably 15 years ago, I came here in this valley and I saw in my own eyes what is happening at that time. So the memory I cannot forget. So the endeavor that you are now doing for their survival and for the restoration of the state. Kashmiri Valley is the valley for Hindus, and it will be established once upon a time, because our aims and object is to give them the fundamental rights of human being. So most of the people herein, they are fighting for their existence and also for their land. That should be recovered very soon, most probably, I think like so. The condition of Bangladeshi Hindus is bad because we got independence with the help of Indian Army in the year 1971. Then what happened? We got the independence in the year 1971. But what is happening nowadays? At that time, we expected that we, Bangladeshi Hindus, will be in great free and fair nation in the world. But successive government of Bangladesh, Bangladesh Nationalistic Party, Jatiyo Party, and Awami League, three parties, they have done nothing for our survival. Nothing. So, day by day, we are going to be declined and we are not in a position to stay in our homeland. But I know we must exist. Percentage of Hindu population in Bangladesh were at that time 47, 48, at that time 22% or 23% at that time. Now what is happening? Now the percentage of Hindus are declining day by day and it is now 7%. Where the Hindus have gone? Where? Some of them have been converted to Islam. Some have been killed by the terrorists. And some of them have fled to India or any other countries of the world. So most of the women and children are being tortured by the terrorists. And as a human rights activist, I went to different villages in Bangladesh, Rajshahi, Dinajpur, Rangpur, Chittagong, Noakhali, Kutubdia, and so many districts of Bangladesh I visited and still visiting for their survival. And we are giving some legal assistance to the victims and they are getting it, no doubt. But what is happening? After 8th of August 2024, what happened? You saw the government, this government is Dr. Yunus. He is the caretaker government. He took power and hurriedly a havoc has been created by him. And so many terrorists have been capturing the lands of the Hindu community since long. And it is still going on. And day before yesterday, I heard, and our human rights activists are sending reports from Bangladesh, and so many women have been raped. They have been raped, not only raped, one have been killed by the terrorists. But the government is not taking any preventive action.
This is the problem. What is happening there? So what is the reason? Reason is that they want, the government want the Hindus should be wiped out from the society. Why? We are human beings. We are the human rights activists. And we must keep them aloof from the terrorism. And we are also doing this since long. By the grace of Gurudev, and I have been survived because I have been attacked 15 times by the perpetrator of crime against humanity. And it is due to blessings of the people, blessings of Gurudev, blessings of the God, Bhagavan. So I am still surviving. It is due to your blessings, nothing. So our aims and object to create such a society so we can stay there with full confidence, because we achieved independence in the year 1971. We are the warrior. We are the freedom fighter. You know it better. Only 6 months ago, our one monk, Chinmoy Krishna Brahmachari, he was arrested without any lawful authority. And a case has been instituted against him, against Chinmoy Krishna Brahmachari. He's a good man. He's a pious man. Very wonderful personality. He was creating good environment among the people of the country, not only Hindus, a good environment, but he has been arrested illegally, unauthorizedly, without any lawful authority. I, as a lawyer from Dhaka, went to Chittagong Court in the district session judge court and fought for them. But what happened at that time? I have been attacked by some lawyers, junior lawyers, in presence of court, in presence of additional district and session judge. Everybody saw. I could not move even the application. I have been harassed in that way because I am fighting for a good person. And he has not yet been bailed out. And he is still in the hazard and the custody. It is very unfortunate, even for us. So you will be able to know what actually the government want to do. The government want to do one thing for ethnic cleansing. Once upon a time, there will be no Hindus once upon a time because the Hindus have become afraid of killing, abduction. So it is very unfortunate for us to stay there in Bangladesh. So our demand, there should be stopped. Immediately stop. And we are demanding to the government of Bangladesh and to the government of parliamentary party to save the Hindus of Bangladesh in such a way. Whenever I go, sometimes they say me, you are the Hindu terrorist. They are telling that I am the Hindu terrorist in Bangladesh. So what offense I have committed? I am doing something better for the Hindu community, as well as the Muslim community also. As a lawyer, it is my responsibility. But what is happening? They are trying to kill me in such a way, one time I will be no more in the world. However, I am not afraid of it. I like to fight till my death.
for this movement. So, my humble request to the people of Bharat and also the people of Panum Kashmir, and to come forward, as we are brothers. Hindus are always brothers. And you and myself and yourself, everybody is the brothers, each other. So we like to fight for the Kashmiri Hindus and also Jammu Hindus. Not only that, Kashmiri Brahmins, I met so many persons at that time. They are fighting and fighting. I have become established, astonished. And I like to do something for the welfare of the Kashmiri Pandit. I saw the terrible situation at that time where they are living. And I visited so many places here in this area. Their condition is bad, but we like to do something for the Hindus of Kashmir. Now, I like to thank particularly Rahul Kaulji, and he has invited me to come here, and I am very much happy to come here to see you all. They are very much cordial, and I will deliver it to the Hindus of Bangladesh that Kashmiri Hindus have given me such reception in such a way. I have been honored. I've been honored in that way. So please pray for me. And I also have got some papers and documents. I do not like to show it. There are some papers, so this should not be. So Kashmiri Rashtriya Adhiveshan may be successful, and I want them to be cordial for the Hindus of Bangladesh also in that regard. Namaskar. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. बरसों बाद मुझे और मेरे समाज को आज प्रतीत हो रहा है कि हम भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए कि 1990 के बाद का जितने भी दशक हमारे जीवन के बीते हैं, ऐसा अनुभव होता था कि शायद पूरे विश्व में त्रासदी सिर्फ मेरे समाज के साथ में है। परंतु जब घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा दूर तक चलते हैं, तो देखने को मिलता है कि हम जैसे कई और समाज में भी लोग हैं जो हमारी तरह न्याय के लिए जूझ रहे हैं, भटक रहे हैं और न्याय के लिए संघर्षशील हैं। आज एडवोकेट साहब जीवन के इस पड़ाव पे आके जो बातें मेरे समाज के समक्ष रख गई, वो सब की सब बातें मेरे को प्रेरणा स्रोत लग रही हैं, जो मुझे अपनी अगली जनरेशन के लिए संचित करके रखनी होगी। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ कदम अभी और हैं जो आपने मेरे साथ बिताने हैं इस हॉल में। आज जब आप इस हॉल से निकलेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मनोबल और आपका दृष्टिकोण दोनों प्रगतिशील और उज्जवल दिखेंगे। अभी जिस सेशन के लिए हम जा रहे हैं, ये सेशन भी एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ में है, ऐसे व्यक्ति के साथ में है जो मेरे भारत के नहीं, जो जन्मे भी मेरे भारत में नहीं, मगर जो मेरी भारतीयता के बारे में, जो आपकी और बच्चों, हेलो, थोड़ा सा कंट्रोल करो मेरे भाई। मुझे मालूम है कि जज्बा बाहर आ रहा है, संभाल लो, थोड़ी देर काम आएगा। मैं जिस व्यक्ति को आपके समक्ष लाने का प्रयास करने जा रहा हूं, ये व्यक्ति
ये व्यक्ति भारत की सरजमीन पर नहीं जन्मे, परंतु इनके जीवन का अधिकांश समय भारत की धरती में और खास करके बनारस के भूमंडल में बीता है। शायद मैं और आप कई ऐसे अल्पज्ञानी भी होंगे जो इनके भारत के प्रति ज्ञान, सनातन के प्रति ज्ञान के मुकाबले में बहुत छोटे दिखे। ये व्यक्ति हैं कोनार्ड एलिस्ट। Dr. Kunal Ellis is one of the most prominent and respected Western intellectual who has constantly championed the case of Hindu civilization through rigorous academic scholarship. Born in Belgium on 7th of August 1959, he holds advanced degrees in Sinology, Indology, and philosophy from KU Leuven and earned his PhD in Oriental Studies with highest distinction for his pioneer research on Hindu revitalization. A long-time student of Indian culture, Dr. Ellis spent time at Banaras Hindu University, immersing himself in the traditions he would later articulate with remarkable clarity. His extensive body of work, particularly in books like Hindu Mind, The Saffron Swastik, and Ram Janambhoomi versus Babri Masjid. मेरा विषय इनके कंधों पर। He challenged colonials, narrative and bodily European pupils. Dr. Ellis' voice is not just scholarly, it is civilizational, bringing global legitimacy to the intellectual foundations of Hindutva and the quest for a recognized dharmic varta. इनके संग मैं मंच पे एक और ऐसी शख्सियत को बोलने जा रहा हूं जो मेरे भारत से है, जो मशाल की तरह प्रज्वलित है मेरे समुदाय के लिए, मेरे इन आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान का भंडार है। मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा मंच पे कि वे इनके सहयोग में बैठ के, इनके संग बैठ के अपनी जीवन का एकत्रित किया हुआ जो नेक्टर है, जो वो पायस एक्सपीरियंस है, वो मेरे समाज के प्रति हम सबके समक्ष बांटे, सो दैट कि मैं लाइटन हूं, मेरा समाज लाइटन हो। और ये व्यक्ति हैं संत शिरोमणि सदगुरु चिरोदत्त पिंगले जी। सदगुरु डॉक्टर चिरोदत्त पिंगले जी भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र की चेतना को वैचारिक गहराई और आध्यात्मिक ऊंचाई देने वाले महापुरुष हैं। वे केवल एक संत नहीं बल्कि धर्म आधारित राष्ट्र के लिए सुसंगत वैचारिक मार्गदर्शक हैं। मैं आपसे बहुत प्रेरित। हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक के रूप में वे हजारों युवाओं को धर्म, संस्कार और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भी प्रेरित। वे सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना और भारत की संप्रभुता की आत्मा माने जाते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के दर्द और उनके व्यक्तिगत पीड़ा की तरह महसूस करने वाले व्यक्तियों में से एक। वे पनन कश्मीर को मात्र एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना की अनिवार्यता मानते हैं। हर मंच में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इसे हिंदू समाज का नैतिक कर्तव्य बताया और इसका समर्थन राष्ट्र धर्म के रूप में मुझे भी सिखाया। उनकी उपस्थिति इस अधिवेशन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास। बस अपने श्रवण यंत्र यानी कान खुले रखने होंगे, इनकी शब्दावली को सही ढंग से श्रवण करते हुए
मन में उतारना होगा और उसे अपनी जीवन शैली के माध्यम से जीने का प्रयास करना होगा। इनके साथ मार्गदर्शन में महेश कोल जी को मैं मंच पे निमंत्रण देता हूं। नहीं आ पाए? देन राहुल जी आप, अच्छा आशीष भाई आप करेंगे? चलिए, मैं भी भाग्यशाली हूं कि आज एक और ऐसे युवा नेतृत्व वाले व्यक्ति से आप सबका साक्षात्कार होगा, जो हमारी तरफ से इन दोनों महानुभूतियों से वो सब बुलवाएंगे जो मेरे समाज के काम आएगा। प्लीज आशीष जी। इससे पहले कि ये आगे बढ़े, मैं अपने डुप्लीकेट यानी जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं युवा के स्वरूप में, आयु में वो मेरे से छोटे जरूर होंगे परंतु अनुभव उनके मेरे से बहुत अधिक है। मैं आशीष जी के बारे में, आशीष दर साहब का के बारे में बताना चाहूंगा कि एक प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक और लेखक हैं जो भारतीय सभ्यता इतिहास को समकालीन राजनीति पर निर्भीक दृष्टिकोण रखते हैं। वे आधुनिक भारत में सनातन मूल्यों की पुनर्स्थापना के पक्षधर हैं और हिंदू संस्कृति के विरुद्ध फैलाए जा रहे प्रोपगंडा का तार्किक और तथ्य पर खंडन करते हैं। अब हम वो कश्मीरी नहीं रहे दोस्तों जो 1990 में घर से निकले थे। हमारे में बहुत बदलाव आया है और उस बदलाव का एक स्वरूप ज्वलंत हमारे मंच पे आशीष दर के माध्यम से। आशीष जी आप शुरू कर सकते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। आज का जो विषय है इस सत्र का वो है हिंदू सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स रेजोल्यूशन। तो मैं एक संस्था चलाता हूँ अपवर्ड फाउंडेशन के नाम से, और हम उसमें नैरेटिव बिल्डिंग, डिस्कोर्स बिल्डिंग का काम करते हैं, जिसमें एनिमेटेड और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के माध्यम से हम समाज में हिंदू चेतना को बढ़ावा देते हैं। हम उसके बारे में जितना हो सके उसका प्रचार करते हैं। धार्मिक व्यू क्या है, धार्मिक दृष्टि क्या है, और उसका जो सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसमें नेगेटिव बातें हमें बोलनी पड़ती हैं। हो सकता है कि एक दिन हमारे जीवन काल में ऐसा आए, और आना चाहिए, जब हम धर्म की दृष्टि से जो पूरे विश्व में जो हमारा स्थान है, हमारी सभ्यता का जो स्थान है, वो हम वापस उसको अचीव कर सकें और उन इश्यूज़ के बारे में हम, पॉजिटिव इश्यूज़ के बारे में अधिक बोल सकें। आज का भी इशू हिंदू जेनोसाइड को लेके है, और इसमें मैं अपवर्ड में हमने कई वीडियोस किए थे, और एक तरह से इस शब्दावली, इस वोकैबुलरी को डिस्कोर्स में सीड करने का क्रेडिट मैं ले सकता हूं अपवर्ड फाउंडेशन की तरफ से, कि इसको सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो हमने ये टर्म यूज़ की, इसको वहाँ से फिर ये कश्मीर फाइल्स में और न्यूज़ रूम, स्टूडियोज़ और अन्य जगहों पे गई। तो अच्छा लगता है ये देख के कि ये टर्मिनोलॉजी आज इतनी पॉपुलर हो चुकी है। तो उस कारण मुझे लगता है कि मेरा एक दायित्व है कि मैं इससे पहले कि मैं ये वार्ता शुरू करूं, तो एक बार सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है उसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग रखता हूं। जब हम किसी भी समस्या को देखते हैं तो उसको देखने के अनेक तरीके हैं और बहुत सारी दृष्टिकोण हैं जिससे हम किसी भी समस्या को समझ सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो जब हम सिविलाइजेशनल दृष्टि बोलते हैं, यानी सभ्यतागत दृष्टि, तो उसमें सभी अन्य दृष्टियों का समागम होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब कश्मीर की समस्या को हम देखते हैं तो उसमें
कई बार मीडिया में, कई बार हमारे नेता, पॉलिटिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, उसको केवल एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, केवल एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कई बार बोलते हैं वहाँ पे जॉब्स नहीं थे इसलिए ये हो रहा है। कई बार ये बोलते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान ने उनको पट्टी पढ़ा दी, और कई बार ये बोलते हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस में गड़बड़ हुई इसलिए वायलेंस वहाँ शुरू हुई। तो ये सब छोटे छोटे, इनको हाफ ट्रूथ्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हाँ हो सकता है कि जॉब्स में कहीं किसी पीरियड में कोई प्रॉब्लम आई हो सकता है कि किसी इलेक्शन में रिगिंग हुई हो, बूथ कैप्चरिंग हर जगह होती थी पहले, तो ऐसा होता है। लेकिन उसको ऐसा फ्रेम करना कि उस कारण ही ये हुआ है, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है और उस प्रॉब्लम के सत्य को हाफ ट्रूथ से कवर कर देता है। तो ये एक प्रोपेगेंडा का जीता जागता उदाहरण है, और इसलिए ये डिस्कोर्स में वापस ये बात लाना और इसको मेंटेन रखना कि ये सिविलाइजेशनल है, ये अनिवार्य हो जाता है, जिसको हम हमारे एल्डर्स और हमारे लीडर्स ने पहले एग्जाइल कॉन्शियसनेस का नाम दिया था, कि जब हम कश्मीर से बाहर आए तो हमें इस पीड़ा को और इस दर्द को अपने हृदय में जीवित रखना है। वो रखने के लिए हम कभी इस बात को रिड्यूस नहीं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी इत्यादि। तो मैं बात शुरू करूंगा। मेरा पहला प्रश्न जो है वो आचार्य चारुदत्त पिंगले जी से है कि कई बार ऐसा मीडिया में और पॉपुलर डिस्कोर्स में ये कहा जाता है कि ये तो जाति विध्वंस है ही नहीं, दिस इज नॉट अ जेनोसाइड, क्योंकि आपके तो वहाँ आंकड़े मैच नहीं करते उसको। आप तो के कुछ पुलिस रिकॉर्ड्स में देख लीजिए कि 200-300 ऐसा है। तो इसका आप क्या उत्तर देंगे इस बात का? इसमें दो बातें हमें बहुत ध्यान में रखना होगा कि एक घटने वाली घटना का वास्तविकता और दूसरा उसके बारे में होने वाला प्रेस में जो या समाज में जो चर्चा है, वो दो प्रकार से इस सूत्र को हमें देखना होगा। तो अभी हम जब हिस्ट्री का, इवन आफ्टर फ्रीडम हम जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आज हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि हमें जो हिस्ट्री सिखाई जा रही है वो मैनिपुलेटेड है। और बीच में इन 70s हिंदू मुस्लिम भाईचारा करके देश को एक रखना है करके झूठे भाईचारा के सूत्र लेकर इतिहास बताया जा रहा है। परंतु एक जो पीढ़ी थी जिन्होंने अपने परिवार से, यानी जो सच्चा जो इतिहास है वो मौखिक इतिहास को इन रिसेंट डेज द ओरल पासिंग ऑफ हिस्ट्री, वो जो ट्रेडिशन है उसको सबसे ऑथेंटिक माना गया, क्योंकि जिसने वो वेदना सही है वो भूल नहीं सकता। झूठ सदा सच नहीं रहेगा, वो कभी ना कभी झूठ साबित होता है। तो जब ये हमारे सामने वो भी पीढ़ी जीवित थी, उनकी दूसरी पीढ़ी जिन्होंने बचपन में अपने ये सब यातना देखी है, वो होते समय अगर ये बात नहीं कही जा रही है कि आंकड़े मैच नहीं हो रहे, तो सबसे पहले कि वहां सरकार किसकी थी, दूसरी बात है कि केंद्र में सरकार किसकी थी, तीसरी बात है कि उनके हिंदू के बारे में क्या व्यूज थे, क्या जनरल एटीट्यूड था। तो सत्ता चाटुकारों का इतिहास लिखती है, ये सत्य हमें पहले प्रस्तापित करना चाहिए। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है कि उनको आंकड़े चाहिए, उनको एविडेंस चाहिए, दिस इज द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग एनी इवेंट टू बी प्रूव्ड। आंकड़े है, कागज है, डॉक्यूमेंट है तो ही सत्य है। मरने वाला व्यक्ति एक्सोडस होकर जिसको फोर्सफुल जाना पड़ रहा है, वो इतिहास और डॉक्यूमेंट और एविडेंस क्रिएट करके नहीं जाएगा, वो पहले स्वयं को बचाएगा। क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि मनुष्य जन्म, आप मनुष्य देह की पहले रक्षा करो और फिर बचो और उसका ये करो।
तो ये पहली बात है कि हमारा जो वास्तविक है, ओरल जो हिस्ट्री है, वो हमें समाज के सामने लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और दूसरी बात है कि मीडिया मैनेजमेंट या फेक नैरेटिव का जो वॉर चल रहा है, ये दो दृष्टि से इसके तरफ हमें देखनी होगी। एक बैठक में मैंने प्रश्न पूछा कि ये झूठ है, ये सही है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये तो इसमें छप के आया है, तो आप कैसे कैसे झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने वहां के बैठे लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताया कि हम अभी जाके प्रत्यक्ष 100 साड़ियां बांटकर आएंगे और उसका पैसा नहीं देंगे और उसका हम प्रेस नोट दे देंगे। हम दूसरा इवेंट करेंगे कि हम साड़ियां बांटेंगे नहीं, प्रेस नोट बनाएंगे और 500 के नोट के साथ दे के आएंगे। और मैंने उनको पूछा कि कौन सी न्यूज छप के आएगी। ये मैं करीब 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिसमें वो 500 रुपये रहेगा वो छप के आएगा। तो मैंने कहा कि जब आपको मीडिया का सत्य पता है, आज बॉलीवुड में क्या होता है, हिंदू विलन है, विलन का तिलक है, हाथ में कलावा है और उसको एकदम आदर्श, सच्चा, देशभक्त, मित्र, पड़ोसी धर्म निभाने वाला, जिसके कभी जीवन में ही वो आया नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये बॉलीवुड अगर कॉन्स्पिरेंसी है, ये है, तो उसका रिवर्सल आपको देखना होगा। वो जो अच्छा व्यक्ति है वो हिंदू है, वो अकेला है, वो माइनॉरिटी, और बाकी सब जो है षड्यंत्रकारी है। तो जिस तरह से विश्व नाकार रहा है हमारे जिनोसाइड को, तो इसका मतलब है कि दोनों को कहीं ना कहीं अपने पाप का एहसास है और हमें वो आगे लाना पड़ेगा। मगर इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, सिविलाइजेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट की बात हम करते हैं, उसमें सभ्यता का संघर्ष कहाँ है, मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं। ये सभ्यता और असभ्यता का संघर्ष, ये हमें पहले स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश पर्सपेक्टिव में भी जो आपने सिविलाइजेशन कहा है, उसमें कुछ तो अच्छाई की बात किया है। और सभ्यता का भी जब हम बात करते हैं तो सभ्यता में हमारे यहाँ सत्वगुण या अच्छाई की चर्चा होती है। परंतु कौरव और पांडव, इनका कॉन्फ्लिक्ट देखे तो दोनों तो हिंदू या सनातन सभ्यता के ही दो रूप थे। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ था, वो धर्म और अधर्म में था। वैसे अभी का कॉन्फ्लिक्ट है वो सभ्यता और असभ्यता में है। और उसको अगर हम अपने सनातन पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो धर्म और अधर्म या दैवी और राक्षसी विचारों के संघर्ष का ये प्रतीक है। तो ये क्लैरिटी लेकर हम जिनसे लड़ रहे हैं वो असभ्य है, वो झूठा करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने हमें बहुत सुंदर दृष्टि दिया है। कर्ण का जब चक्का अंदर गया था तो कृष्ण ने कहा कि अरे वो असभ्य है, जीवन में उसने कभी धर्म से, सभ्यता से काम नहीं किया, उसके लिए नहीं है धर्म। जब जरासंध, जब दुशासन, जब दुर्योधन, इवन भीष्म, द्रोणाचार्य के समय भी कृष्ण ने बताया था कि वो असभ्यता के पक्ष में है, तो उनको धर्म के नियमों में रहकर आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं। तो आने वाले कलयुग के लिए 125 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने बता के रखा था कि भविष्य का संघर्ष सभ्य और असभ्य में रहेगा, धर्म और अधर्म में रहेगा। और आपको साम दाम अगर नहीं करते आया तो दंड और भेद से आपका संघर्ष खड़ा करना होगा, तो ही आपको यश मिलेगा। तो हमको अभी इसमें क्या करना है कि हमारे नैरेटिव को हमें योग्य पर्सपेक्टिव में समाज के सामने लेके जाना है। जितना संभव है, यथासंभव है, हमारे यहाँ से मीडिया क्रिएट हो, हमारी बाजू समाज के सामने रखे। और इसमें जो हमारे धार्मिक टीचिंग्स है उसको लेकर हम अपनी धर्म की, स्वधर्म की रक्षा और स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, इसका एहसास हमें अपने जनता में जागरूक करना पड़ेगा। थैंक यू। Conrad ji, we have spoken about this before, and I know that you have, in some sense, you are a stickler for the right vocabulary. Yes. And you have
earlier mentioned somewhere that when we use the term Holocaust, that may not be the right term, academic, I mean, in an academic sense. Now, given my question, I'll rephrase it for you. That when they say that Kashmir, what happened with the Kashmiri Hindus was not technically a genocide, and I'll come to the second part of the question later. First, I want you to address this part. Historically speaking, given your range and breadth of knowledge in this subject, how do we make the case first for the world and first for the Indian state to recognize that it was indeed a genocide? Yeah, well, you have to show that there was a plan of exterminating the targeted population, whether that succeeded or not. In the case of the Jews in Nazi Germany, there are documents showing that there was an organized, premeditated plan to kill them all. This was not in the mind of Hitler. There's even a theory that says that Hitler didn't know, but another powerful group within the Third Reich, namely the SS, they have a number of documents that are very explicit. You see, Heinrich Himmler gave a speech to his officers in which he asserted the duty to perform a complete extermination, also the children, because he said otherwise they grow up resentfully wanting to take revenge on our children. So we can't, leave that burden on them. We have to take the responsibility ourselves. In that respect, in his private diary, now I'm going to say something that will shock you, but in his private diary, he even quoted the Bhagavad Gita in support not because the Gita teaches any genocide or so, but because the Gita teaches duty. And so, you see, he says, okay, we have to do the tough thing that other people will shy away from. We are hard enough to do it. Let us do it. And so, so we have this proof, We also have the proof that they effectively tried it. They killed a few million people. Now, in the case of Kashmir, it is less dramatic. And so there was a slogan heard at the time. I was like just in India when I visited a Kashmiri refugee camp in Delhi. And so a slogan that people... When was this? When was this? I didn't know Delhi well enough at the time. Some car took me there, somewhere in Delhi at any rate. No, I meant when. When? 1990. And so a slogan that they quoted is killing 100 to expel 1,000, something to that effect. And that is effectively what happened. So yes, there was killing, but not the whole population. You see, there was enough killing to scare all the rest so that they fled and so that they achieved a Hindu-free Kashmir. Like what the Germans pursued was a Jew-free Europe. So here, a Hindu-mukt Kashmir. And so this didn't need a complete extermination. And if you extend the time span to 700 years, then I suppose it's an even clearer case because of the demographic inversion that happened and the seven waves of exoduses. So it was bad what it did, no doubt. And so what happened in 1990 happened a number of times before. And then there is the forced conversion of many of the other people who were less invested in religion, you see, who wanted to keep their livelihood. And so they more or less cooperated with the rulers
ending in a full conversion. And so it is those same ex-Hindus who have become your persecutors now. So, yeah, I mean, it's atrocious what happened, but still, you see, for your own good, I advise you not to use the word genocide because it robs you of credibility. And so the enemy, of course, can get away with that. You see, this Mamdani, the Muslim Gujarati candidate for the mayor of New York, he can get away with saying, "Oh, millions of Muslims have been killed in Gujarat by Narendra Modi." Okay, that's a lie, but he's not called out on that lie. The New York Times is not writing a big piece about the mendaciousness of Mamdani and so on. He can get away with that. The objective situation today is that you cannot. And so if you commit that inaccuracy of describing a big pogrom as a genocide, no less, then certainly they're going to jump on that and accuse you of dramatizing unnecessarily. The fact that this has not happened on a serious scale, that most of you have not noticed any such a thing, is mostly because what happened to the Kashmiri Pandits is hardly known in the world. So you see, the day that the enemy, follows your searchlight onto that event, then of course the issue of the credibility of Hindu allegations will be raised. That it has not happened so far is because they are not interested in you. Right. So I have a follow-up question to this, and then I'll come Yeah. to Acharya ji again. My follow-up question is about this establishing and the contentiousness of this, as you say, this term academically. But if we go by the genocide definition, the model that was defined by Gregory Stanton, Yeah. I think, and if we extend the period of our persecution and the period of an analysis to 700 years, then all the 10 stages of genocide, there is a very strong case for that, right? And this is commonsensical. This anyone with a reasonable education can Yeah. figure out. But my question to you specifically, given that you have spent most of your academic life fighting against the so-called liberal establishment and making the case for your own scholarship, I don't think turning back and saying that, oh, we will not use the term because they won't accept it, I don't think that is a prudent thing to do. There has to be a way, and that is what my question is, that how did you finally, today we are sitting in this hall and you've been visiting the various venues in the country and speaking about Hindu-Muslim equation and the history of all that. And there are so many people willing to listen to you. So you have won that battle in some sense. So how do we do that is my question. Yeah. Well, at the moment, you see, trying for perfection in the terminology you use could be said to be useless in the sense that the enemy is going to accuse you of dramatization and so on anyway. It is like, about Modi, I myself cooperated in publishing a book end of 2002 showing that Narendra Modi did not organize a big pogrom of Muslims in Gujarat. Now, that hasn't made any difference at all because whatever the truth, and no matter how hard you prove it, the enemy is going to keep up the same allegation because they think that the voice of Hindus is so weak that we can overrule that. So, in that sense, you see, you shouldn't try too hard to live up to norms that they will, bring up the day you start to become convincing and to convince some people in the West and so on, then they will become really tough. And so, you see, one thing they will certainly do is simply ignore you, you see, suppress anything you have to say. So, in that sense, it's not
extremely useful to even be precise. You know, I mean, don't underestimate your enemy. You know. Nevertheless, I think, you know, with my hero, um, yeah, he's actually a Pandit. Yes, Pandit Madan Mohan Malaviya. You see, he quoted the Mundaka Upanishad and gave India a national motto, which is Satyam Eva Jayati. So, you know, truth truly prevails. And so, whatever the consequences that I just, you know, sketched about what are the media going to say and so on, strictly speaking, they're not important. You see, speaking the truth is a value in itself. So it's better to do that than to tell a lie. Or, you know, if you prefer, you know, a relatively Western voice, Alexander Solzhenitsyn, he said, live not by lies. So, you know, it is useful to speak the truth, but it is also a moral value in itself. So I'd advise you just to, you know, Keep be speaking the truthful. truth. Yeah. Thank you. आचार्य जी, हम जब सभ्यतागत दृष्टिकोण से देखते हैं तो जैसा मैंने कहा कि वो एक उसमें समागम बाकी दृष्टियों का अपने आप हो जाता है, और आप और हिंदू जनजागृति समिति में के कई कार्यकर्ता पूरे देश में भ्रमण करते हैं और अलग अलग जगहों पे आपका अनुभव है। तो मैं आपसे एक निवेदन मेरा ये है कि अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए ये थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि आपने अपने निजी एक्सपीरियंस में जहाँ जहाँ आपने ट्रैवल किया है वहाँ पे आप कैसे इस सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कश्मीर जिसका एक सबसे पहला सबसे जीता जागता उदाहरण था, उसको आप कैसे देख रहे हैं हर जगह पनपते हुए? ये जो सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट या जिनोसाइड है, तो उसको मैं इनके यहाँ से मैं पिकअप करना चाहूँगा। हमारा जिसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू है वो इस्लाम का अपना एक ध्येय सुस्पष्ट है कि हमें विश्व इस्लाममय बनाना है, और ये उनका धर्म ग्रंथ का भी माना हुआ है उन्होंने। दूसरी जो बात है कि चाहे यूरोप क्रिश्चियन कंट्री हो या इस्लाम हो, भारत के दृष्टि में दोनों की एकमति है कि वो क्रिश्चियन में करना चाहते हैं और ये इस्लाम में करना चाहते हैं। परंतु इस्लाम ने गजवाए हिंद और खुरासान के नाम में अपने अभियान को जारी रखा है, यह हमें ध्यान में लेने की आवश्यकता है। दे आर नॉट गिवन अप। दूसरी बात है कि इस्लाम ने सबसे बड़ा शत्रु मूर्ति पूजकों को माना है, जिसमें हिंदू पहला नाम आता है। अब जिनोसाइड के 2-3 स्टेजेस हो सकते हैं। स्टेप वाइज जिनोसाइड हो सकता है, स्लो जिनोसाइड हो सकता है। अगर शारीरिक बल है तो उनमें भी कुछ ऐसा आते कि पहले वो दोस्ती करते हैं, फिर संख्या बढ़ गई कि वो हक मांगते हैं, और ज़्यादा बढ़ गई कि वो भगाते हैं या मारते हैं, तो उनमें भी उनके प्लानिंग है। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रीडिफाइन द जिनोसाइड इन इंडियन पर्सपेक्टिव। फर्स्ट थिंग, हमारे दृष्टि से हमारी सरकार संसद में ये प्रस्ताव पारित करे कि ये जिनोसाइड का अटेम्प्ट था, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। हमारे सरकार ने ना सेकुलरिज्म ना माइनॉरिटी अन्य कोई टर्म्स का डेफिनेशन इंटरनेशनल नॉर्म्स को हमारे देश में एक्सेप्ट नहीं किया, लागू नहीं किया है। दे हैव टू डिफाइन इन आवर पर्सपेक्टिव, एंड सेकेंडली उसी के साथ जिनोसाइड को हमें यहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब जो धमकी दिया था कि धर्मांतरित हो जाओ, नहीं तो निकल जाओ, नहीं तो मरने को तैयार हो, अब मारने की धमकी देकर धर्मांतरित होना, दैट इज cultural genocide, genocide of the faith, and converting one person is not only loss of one person, but it's addition of one enemy on other side in concern of Islam. So it should be a part of genocide. आप धर्मांतरण का आग्रह कर रहे हैं और अन्यथा आपको मारेंगे, तो इट इज अ मॉडिफाइड वे ऑफ जिनोसाइड, इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि उन्होंने मारा नहीं, आपको भगाने के लिए किया है, ये जो पर्सपेक्टिव है, तो बिकॉज
उस समय कश्मीर was a part of India and they were having majority in only Kashmir, not even in Jammu. So they can't do a nationwide genocide, openly kill the Hindus. That's why it was a first step of their mass genocide कि उन्होंने भगाकर पहले अपनी वहां पे मेजोरिटी करने का प्रयास किया है. तो this type of forceful exodus is also part and parcel of that genocide which was useful for them at that moment. So we have to redefine the stages of genocide. We have to make it fit in our definition, and we have to make our Hindu population, our government, our bureaucracy, our judiciary to educate about this part of genocide कि genocide ये एक साथ आए और तलवार मार के गए, ऐसे नहीं है. लोग कहते हैं कि अकबर अच्छा था, शाहजहां अच्छा था और हमको इतिहास सिखाया गया है. क्या आपको पता है कि अकबर, शाहजहां और औरंगजेब बगदाद में खलीफेट के लिए टैक्स का एक हिस्सा बेचते थे? तो औरंगजेब का शासन ये खलीफत शासन था, अकबर का शासन खलीफा का शासन था, और उनके पास अभी पावर नहीं था करके वो मार नहीं रहे थे, परंतु उनका उद्देश्य क्लियर था कि खलीफा का यहाँ पे राज आना चाहिए और उसके लिए वो लड़ रहे थे. तो वो जो नैरेटिव हमारे सामने रख रहे कि ये मंदिरों के धन के लिए आए और मंदिरों से तो उनका कोई संबंध ही नहीं, जबकि उनका धर्म ग्रंथ कह रहा है कि मूर्ति पूजक और मूर्ति फोड़ना, चोटी और जनेऊ का ढेर लगाकर गाजी घोषित करना, ये उनके धर्म की परंपराएं थी. तो बीइंग इंटेलेक्चुअल वी हैव टू ड्राफ्ट द जिनोसाइड in our favor, in our way. We have to interpret the terms. और जैसे इन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि झूठा नहीं, मगर हमको ये सच को सच रखने के लिए रिडिफाइन करना पड़ेगा, सत्य को सत्य साबित करने के लिए हमें रिडिफाइन करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे इंटेलेक्चुअलिज्म का वर्क शुरू होता है. अब मेरा जो कहना है कि सनातन धर्म ये शरीर को, ये हाथ का अस्तित्व अलग, पाँव का अस्तित्व अलग, पेट का अस्तित्व अलग ऐसे नहीं मानता है. आपके पाँव को चोट लगी तो मुंह से हम कहेंगे कि माँ का, पिताजी का स्मरण हो जाएगा, भगवान का स्मरण हो जाएगा. यानी हमारी जो होमोजेनिसिटी है, यानी एक एकता जो है, अद्वैतता जो है, वो कहाँ पे इंजुरी हुई वो नहीं है, वो वेदना जो हमें फील होती है. तो वो हिसाब से कश्मीर जो मॉड्यूल है वो जिहादियों का ट्रायल मॉड्यूल है. अब सेम थिंग वो मेजॉरिटी क्रिएट कर रहे हैं. वो आपके आसपास घर लेके मांस आपके घर के सामने फेंकेंगे, पहले 2-3 घर दुगना पैसा दे के लेंगे, बाद में फिर 50% 40% में घर लेंगे. कॉलोनी ये कर रहे हैं. सेकेंडली ये जो ट्रेनिंग हो रहा है रोहिंग्या और बांग्लादेशी का, पाकिस्तानी, उनको सिस्टमैटिक, जब तक भारत सरकार झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर झूठी सिटीजनशिप के लिए ये कर रहा है, उसको दंडित करने का प्रावधान नहीं करती, तब तक भारत सरकार अपना पूर्ण दायित्व लेके घुसपैठी को निकालने का प्रयास नहीं कर रही है. हमें ध्यान में लेना होगा. वो तो थर्ड पार्टी है. यू हैव टू सर्च विच ऑफ यूर पर्सन इज हेल्पिंग अदर्स. तो एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र चलाने की प्रक्रिया में ये जो सरकारी तंत्र में जो दिखना चाहिए कि सरकार कठोरता है और झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों के ऊपर वो कड़क कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे नहीं दिख रहा है. करके दिल्ली का जो व्यक्ति छोड़ के आए थे वो तीसरे दिन वापस उसी जगह आके रह रहा है. ऐसे एक उदाहरण अभी चर्चा में आ रहा है. अब क्या हुआ कि कश्मीर के जैसा मॉड्यूल कश्मीर, बंगाल इसमें बन चुका है. नॉर्थ ईस्ट एक अदर साइड में इसी तरह का मॉड्यूल है और अन्य जगह पॉकेट्स बने हुए हैं. और हमारे सरकार में जब ये रावत सर थे और 2.5 फ्रंट का वॉर कहा है, तो उन्होंने 2.5 फ्रंट का वॉर ऐसे ही नहीं कहा है. ही इज अ मिलिट्री पर्सन, ही हैज गॉट दैट इनपुट्स. एंड अभी जो आपने लखनऊ में एक रिस्पेक्टेड मुस्लिम के घर में 3000 बंदूकें और 50,000 कारतूसों का एक जखीरा आपने पकड़ा है, तो ऐसे मल्टीपल कितने लखनऊ में है, कितने दिल्ली में, अभी हमें पता नहीं है. तो वी आर ऑन वॉर फुट. हम अभी ज्वालामुखी पर बैठे हैं
और अभी अगर जागरूक होकर हम संगठित नहीं हुए तो दूसरा सिंदूर होते समय हमको बहुत बड़ी एनार्की के लिए सामना करना पड़ सकता है। ये हमें ध्यान में रखकर प्रयास करने होंगे। जी बिल्कुल। और जो आपने अभी ये बात कही कि हमें अपनी परिभाषाएं बनानी पड़ेंगी और अपनी स्कॉलरशिप को बढ़ावा देना होगा, उसमें स्टेट का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऑफिशियल औपचारिक बनाने के लिए स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बहुत आवश्यक है। और उसका मैं बस इसी बात से मैं ये सत्र भी समाप्त करूंगा कि जो जेनोसाइड का डेफिनेशन ग्रेगरी स्टैंटन ने दिया है, एंड फॉर योर बेनिफिट आई स्पीक इन इंग्लिश. So he is the scholar who has provided this whole framework of analyzing genocides and granting a particular event the title of a genocide. He was in the news a few years back saying that the Muslims of India are undergoing a genocide. So it's very risky for us to rely on scholarship of a person who's actually so deluded or compromised to be saying such a thing. Yeah, you know, that's a very common thing among Western India watchers, both journalists and academics. You hear these things like, I remember I was in the States in 1996, shortly before Vajpayee briefly came to power. And so it was expected that the BJP would come to power. And so they were outdoing one another in sketching a really terrible future. And so a very common thing I heard was that, yeah, and they're going to throw all the Muslims into the Indian Ocean. You know, I mean, and they really took that seriously. And the fact that no such thing has happened in, 6 plus 11 years of BJP rule since, doesn't make anyone stop and think, hey, wait a minute, we predicted something, what happened to that? You know? So, I mean, they feel perfectly comfortable in making the grossest allegations against Hindus. Yeah. But one more thing I want to say about this here, since you mentioned the Hindu Jana Jagaruti Samiti, there is one thing I want to praise them for. You see, when people say genocide, I think it's a bit inappropriate. When they say Holocaust, the Hindu Holocaust, that I really object to. It's not accurate. The type of mass killing that happened in Nazi Germany is of a different nature in a number of respects than what is happening here. And moreover, it has a utility aspect. You risk alienating your Israeli allies. You know, that's really a bridge too far. You see, they are attached to the term Holocaust, and so they don't like anyone to run away with it. So do avoid that. However, the Hindu Jana Jagaruti Samiti has its own alternatives. And this is very important. Rather than steal or borrow someone else's term, that automatically draws the attention to their experience, create your own term. You see, here, to create a Sanskrit term that can be used in India and so on. And so what they propose is Hindu Vansha Vichedana, the extirpation of the Hindu lineage. And so use that term, popularize that term. Everybody knows what Holocaust means. Come to the point where everybody knows what Hindu Vansha Vichedana means. Yes. So with that, I think I'll call it a session, and thank you very much for joining us. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।
आप सबका आभार कि हम दिन के अंतिम पड़ाव की तरफ चल चुके हैं, अभी पहुंचे नहीं। कुछ लोगों ने चाय पानी का आनंद ले लिया होगा और कुछ अभी हमारे संग बैठे हैं। मुझे बचपन में अपने बुजुर्गों की तरफ से कई शिक्षाएं मिली, कई बारी उन्होंने कई बातें सिखाई। तो मेरी दादी माँ कभी कहती थी कि बेटे, एक बारी ईश्वर किसी को कुछ देने के मूड में थे और ईश्वर से जब उसका साक्षात्कार हुआ तो उसने ईश्वर से कहा कि आज आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं, सुनने में आया है, तो बताइए क्या देना चाहते हैं। कहते मैं विश्व का सबसे बड़ा खजाना तुम पे लौटाना चाहता हूं, आज तुम्हें उस खजाने से साक्षात्कार करवाना चाहता हूं। शर्त एक है कि एक मंजिल तय की गई कि उस स्थान तक आपने, उस डेस्टिनेशन तक आपने अपनी आंखें, अपनी पलकें नहीं झपकानी, यानी आईज शट नहीं करनी है। खुली आईज रख के अगर आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे तो रास्ते में एक लोकेशन ऐसा आएगा जहां पे वो खजाना आपको मिल पाएगा। तो आज यूथ फॉर परवीन कश्मीर उस खजाने को आपके बीच में वितरित कर रहा था मेरे महानुभावों के माध्यम से। कुछ लोग पलके झपका के लौट के आ चुके हैं, यानी वो जो स्वर्णिम ज्ञान था शायद कुछ लोगों ने उसको संपूर्ण रूप से नहीं प्राप्त किया क्योंकि वो यहाँ पे नहीं उपस्थित थे। पर जितने साथी, जितने भाई बहन बंधु मेरे यहाँ पे बैठे थे, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि उस ज्ञान का औचित्य, उस ज्ञान का लाभ वो जरूर अपने आने वाले कल में लेंगे। अब इस सेशन के एक दो पड़ाव बचते हैं। एक वो पड़ाव जिसका इंतजार मेरे ख्याल में अधिकांश लोग मेरे इस आज के कार्यक्रम में जो विराजमान है, वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का पड़ाव है। उससे पूर्व, उससे पहले मैं आपके समक्ष दो ऐसे महानुभावों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये साबित कर दिया है अपनी करनी के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, कि पतन किसी का तब तक नहीं हो सकता जब तक वो स्वयं उसको मान न ले। यानी डिफीट इंसान के मन के ऊपर निर्धारित करती है। यदि मैं हार को स्वीकार कर लूं तो हार मैं पहले दिन से ही था, हारा तो मैं पहले दिन से ही था। जब मैं कश्मीर से निकला समुदाय के, अपने परिवार के साथ में, तो मैं खंडित था, मैं जख्मी था, मैं वंचित हो चुका था अपने मातृभूमि से। तो हार तो मैं उसी दिन चुका था, परंतु मेरी सभ्यता, मेरे बुजुर्गों का दिया हुआ ज्ञान मेरे को उस हार को जीत में बदलने का अवसर प्रदान भी कर गया। कई लोगों जो मेरे वादी कश्मीर में, मेरी वैली में शायद जर्जर स्थिति में रहे होंगे, परंतु इस पलायन के बाद उनकी अगली पीढ़ी बहुत ज्यादा चमकी, बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की। और कुछ लोग जो वहां पे सक्सेसफुल थे वो इस पलायन की वेदना को, अग्नि को शायद नहीं झेल पाए और यहाँ आके एकदम समाप्ति की तरफ चले गए। मेरे बीच में दो उदाहरण हैं जिनका साक्षात्कार मैं आपके साथ करवाना चाहता हूं। इच्छा शक्ति यदि दृढ़ है, संकल्प शक्ति हमारी अगर अटल है, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। खास करके मैं अपने युवा वर्ग से, जो जीवन को जीना अभी शुरू कर रहे हैं, जिनके जिंदगी में अभी बहुत कुछ आना बाकी है, उनके लिए ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों आत्माएं एक प्रकाश का स्रोत बन सकती। यानी जो कल की डेट में नौकर ना बनना चाहते हो, नौकर मीन्स एम्प्लॉय, जो 30 तारीख को एटीएम के बाहर देखते हैं कि मेरी सैलरी कितनी आई, जो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखते हैं कि मैं 30 तारीख को कितनों के पॉकेट में पैसा बांट रहा हूं, तो ऐसे दो महानुभावों के साथ मैं आपका साक्षात्कार करवाने जा रहा हूं जो मेरे समाज से हैं। 90 में बालक थे, आज व्यस्त हैं, ग्रोन अप हैं और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। पहला नाम जिससे आप सब लोग परिचित हैं, बलिभांति राहुल कोल साहब, वो मंच पे आए। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। ये एक बहुत ज़रूरी हो चुका था हमारे, जब हम लोग ग्राउंड में, जगती में या बाकी कैंप्स में काम कर रहे थे और
वहां पे जिस तरह की कठिनाइयां हमें देखने को मिल रही थी, वो सबसे बड़ा जो चैलेंज, जो इश्यू हमारे सामने आ रहा था, वो ये आ रहा था कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारा यूथ है, इसको इकोनॉमिकली हम एम्पावर कैसे करें। ये युवा वर्ग जो पढ़ लिख लेता है और अगर नौकरी के अभाव में वो किसी तरीके का व्यवसाय करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन नया बिजनेस होने के कारण, स्टार्टअप होने के कारण, या उसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा वायबल होने के कारण उसको किसी तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पाता। तो हमने काफी इसके पीछे एक बैकग्राउंड काम किया, हमने काफी लोगों से मिले। ऐसे एक व्यक्ति को जिनसे हम मिले और उनसे हम उनके बारे में जानेंगे। मैं अभी स्टेज पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक छोटे से सेशन में हम क्या अगला पड़ाव रखने वाले हैं, किस तरह का प्लेटफॉर्म बिल्ड करने वाले हैं युवाओं के लिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए सक्षम हो सके और उनको किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है। मैं इनवाइट करता हूं मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई संदीप कौल जी को। संदीप जी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। वो 20 साल करीब सिंगापुर में टाइमसैक में काम करते थे और उसके बाद उनके काफी बिजनेस रहे, काफी बेचे उन्होंने। और समय के साथ साथ हम लोग एक इकोसिस्टम हम लोगों ने एक डेवलप किया, जो मैं आपके सामने समझ रखूंगा। तो हम एक छोटी सी वार्ता आपके सामने रखेंगे, जहां पर संदीप जी से सुनते हैं कि उनका इनिशिएटिव क्या है, वो किस तरह का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहते हैं और उसके अभी तक के रिजल्ट क्या है। क्योंकि जब तक आप रिजल्ट नहीं सुनेंगे तब तक आपको ये भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ है। तो संदीप जी, मैं एक छोटे से हम लोग एक कॉन्वर्सेशन करते हैं कि इस तरह का इकोसिस्टम अगर बनाना है तो उसकी जरूरत क्या है और उस इकोसिस्टम में हम कहाँ खड़े हैं। मुझे ये जानते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ समय पहले जब मैंने संदीप जी के सामने एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रखी थी, मैंने कहा कि हमारे भाइयों बहनों को जगती में लाइट्स नहीं है, तो संदीप जी ने कहा कि जो इनिशिएटिव जो इनका है उसको साइड में रखो, मैं अपने परिवार के ओर से अपने भाईजनों के बीच में से ये लाइट्स को स्पॉन्सर करता हूं। तो जगती की लाइट्स जो अभी आई हैं उनको संदीप जी ने दिया। ये बहुत पीछे पड़े थे मुझे उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कराओ, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। हम लोग एक इकोसिस्टम, अपना जो युवा इकोसिस्टम है, यूथ का इकोसिस्टम है, इसको कैसे मजबूत करें, इस पे फोकस करते हैं। लेकिन मैंने इंसिस्ट किया कि जब तक आप भी नहीं देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है इक्वट आप लोगों ने सुना होगा। तो थोड़ा संदीप जी से जान लेते हैं। संदीप जी, व्हाट इज द इनिशिएटिव, ये इक्वट क्या है, कैसे आपने कंसीव किया और आपके प्राइमरी इसके जो मिशन है, आपका एम है, वो क्या है, मतलब व्हाट आर यू लुकिंग एट। नमस्कार सैनी, नमस्कार महाराज। थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। इक्वट का मतलब, जो लोग बाहर से आए हैं, इसका मतलब होता है टुगेदर। दैट इज व्हाट द प्लेटफॉर्म इज। हम साथ में हैं और हमारा एक थॉट प्रोसेस ये था कि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा काम कर रही है। फनून कश्मीर है, कुछ लोग मेडिकल कर रहे हैं, बट हमें ये रियलाइजेशन हुई कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक सेक्टर है जिसके लिए हम लोगों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जो स्पेशली हिंदू है। और उस लिए इक्वट प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक इकोनॉमिक थिंक टैंक के लिए, स्टार्टअप इंक्यूबेटर के लिए, कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, और स्पेशली जैसे मैं खुद हूँ और हमारे जैसे कई लोग हैं। आप लोगों को जान के ये बहुत खुशी होगी कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स ने बहुत अच्छा किया है। डिस्पाइट व्हाट हैज हैपेंड, जो हुआ उसको छोड़ने के बाद भी कई लोगों ने बहुत अच्छा किया। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ। हमारी कम्युनिटी में ही आज की डेट पे 2 US डॉलर बिलियनर्स हैं। आप अगर ये सोचेंगे 5 से 7 लाख लोगों की जनसंख्या में
$2 बिलियनर होना छोटी बात नहीं है। आप अगर ये देखेंगे राहुल जी, आपको ये पता होगा, अगर हम एक थॉट प्रोसेस लाएं कि नेट नंबर ऑफ वुमेन हु आर एजुकेटेड और आर इंजीनियर्स, you will find that Kashmiri Pandit community is one of the highest. So there is a reason why we were called Pandits, right? So the entire idea was कि आप एक economic empowerment लाइए, आप capital provide कीजिए, especially youth को। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब ये youth hooting करता है, ये energy देख के बहुत अच्छा लगता है, ये लोग चिल्लाते हैं, यही energy को हमको आगे seed करना है, और इसके लिए सबसे important है इन्हें पैसा provide कीजिए ताकि अपने अपने स्टार्टअप्स अपने अपने आइडियाज को सबके पास लेकर आ सके, और इसीलिए इक्वट की शुरुआत हुई थी। और हम तहे दिल से पनून कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, इनका जो आइडिया है उसको अपनी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और हम अपनी तरफ से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का काम करते रहेंगे, बट वी ऑल आर अलाइंड विद राहुल्स विजन हियर, पनून कश्मीर विजन हियर। थैंक यू संदीप, दैट वाज रियली एनलाइटनिंग। संदीप जी ने समझाया हमें कि इस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है। कुछ समय पहले जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह की परेशानियां हमारे कैंप्स में होती हैं, स्पेशली किस तरह के ऐसे केसेस होते हैं कि जो शायद सामने नहीं आते, ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कुछ बायस एलिमेंट्स उन केसेस को दबा देते हैं, और जो फायदा और जो फिलैंथ्रोपी जिसको बोलते हैं कि अगर जो आदमी आगे बढ़ के समाज की मदद करना चाहता है, जब वो उनकी मदद सही जगह पे नहीं पहुंचती है तो वो आदमी बैकआउट करने लगते हैं। एंड इस इकोसिस्टम को फुल प्रूफ कैसे बनाए, हम ऐसे कैसे कदम लें। तो इन्होंने कहा कि आप यूथ फॉर पनून कश्मीर अगर ग्राउंड लेवल पे काम करता है कैंप्स में या बाकी नॉन कैंप्स में भी या कहीं पर, तो आप इस तरह के केसेस जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो या बेसिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट, मतलब जो एफोर्ड ही नहीं कर पा रहे अपने दिन की मेडिसिन, अगर इस तरह के कुछ केसेस हमारे सामने आते हैं सो दे कैन कंसिडर, क्योंकि ये लोग केएमसीटी के साथ भी बड़े पैमाने के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन चीजों को, ये छोटी एक चीज है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इश्यू जो था, जो मैंने इनसे डिस्कस किया, तो आई थिंक ही विल लाइक टू टॉक अबाउट इट। मैंने इनको कहा कि जगती के अंदर या नगरोटा में या पुरखू में, टीआरटी में हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो लेडीज विंग है, वो पढ़ी लिखी भी है, और ऐसा भी है कि वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से एंगेज होना चाहती है किसी सेल्फ बिजनेस में, जिसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग बिजनेस। तो इनके खुद के आइडियाज बहुत अमेजिंग थे। इन्होंने कुछ आइडियाज दिए, वो आई थिंक संदीप जी खुद बताएंगे तो अच्छा होगा कि किस तरह से ये लोग कनेक्ट कर सकते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस और उन इंस्टीट्यूशंस को जिनके यूनिट्स हम जगती में या बाकी जगह में खोल के लेडीज जो हमारा फोर्स है उसको किस तरीके का रोजगार दे, ताकि द इनकम लेवल ऑफ द हाउस विल इंक्रीज। सो आई वुड लाइक संदीप जी, अगर आप इनको बताएं कि किस तरह के आप बेसिक कुछ पॉइंट्स पे आपने मेरे साथ डिस्कस किया था जिसके ऊपर आप काम भी कर रहे हैं, मैं जानता हूं, तो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें कि किस तरह के यूनिट्स आपको लगता है कि वहां पे खुलने चाहिए। थैंक यू। मैं सबको ये बताना चाहूँगा, आप लोगों के पास एक जेम ऑफ अ लीडर है राहुल, ये छोड़ते नहीं है। एक बार इनसे बात हो गई तो एकदम उसको एग्जीक्यूशन मोड में लाते हैं। तो आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है कि हमारे पास कई लोग घर पे बैठे हुए हैं, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है, चाहे वो रिफ्यूजी कैंप्स में हो, और एक लार्जर सेक्टर ऑफ कम्युनिटी है जो बाहर चला जा चुका है। कई लोग यूएस जा चुके हैं, कई लोग मेरी तरह बिजनेस करते हैं। तो जो कम्युनिटी के लोग बाहर चले जा चुके हैं, उनकी मदद लेके उनके थ्रू या उनके नेटवर्क के थ्रू छोटी माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्पेशली रेफ्यूजी कैंप, जहाँ पर रेफ्यूजीज नॉट द राइट वर्ड, जहाँ पर हम लोग डिस्प्लेस्ड है इस समय, जहाँ पर हमारा अपना घर नहीं है, टेम्पररी अकोमोडेशन जिसको बोल सकते हैं, उधर पर कुछ यूनिट्स डाला जा सके जिससे आप लोग सब काम कर सकें। और बेसिकली काम करने से एक तो एंगेजमेंट भी रहती है, आदमी फिट भी रहता है, मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है, एंड स्पेशली जो मातृशक्ति जो राहुल जी बात करते रहते हैं, उससे हमें ये लगता है कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। यू नो, सिंपल स्टडी है, व्हेन यू empower a woman of a house, the multiplier effect is 6 times. So this is an economic study which has already been done and established. So you're talking around 6 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका आता है। तो उसकी तरफ हम कोशिश करेंगे। कुछ बातें राहुल जी के साथ हमारी ऑलरेडी शुरू हुई है, चाहे वो पापड़ मैन्युफैक्चरिंग हो, या हमने कोरस वालों से बात की थी जो स्टेशनरी बुक्स वगैरह बनाते हैं। तो
तो एक छोटा मोटा एक शुरुआत करेंगे, देखेंगे कैसा होता है, उसके बाद अगर अच्छा होगा तो इसको आगे रेप्लिकेट करेंगे पनन कश्मीर के साथ। संदीप जी थैंक यू वेरी मच। हम आपको आश्वासन देते हैं, वी एश्योर यू कि ग्राउंड लेवल पे ड्यू डिलिजेंस और जिस तरह का सपोर्ट हम लोगों को हमारे इन बांधुओं से है, ये भले ही है जैसे आपने कहा डिस्प्लेस्ड कैंप्स में हो या नॉन कैंप्स में हो, उधर का जो पूरा एक इकोसिस्टम बनाना, उनके सपोर्ट से उन लोगों को एंगेज करना, इसका ग्राउंड वर्क हम कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट अगर आप लेके आए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो हम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे प्रैक्टिकल लेवल्स पे इस समाज के लिए। जहां आपने मुझे याद है आपने मुझे एक शब्द कहा था कि आवर कम्युनिटी शुड बी एबल टू कंट्रोल मनी। इट डजंट मीन दैट हाउ मच, बट ये पैसे का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए कि हमारे को इस चीज की कमी है या नहीं है। तो आई गॉट इंस्पायर्ड विद संदीप। मैं हफ्ते में हम 3-4 घंटे आपस में एंगेज रहते हैं। ही हैज मल्टीपल आइडियाज। ये भी देखते हैं कि अगर किसी यूनिट को जगती में लेट से लाना है तो वो यूनिट वहां पर कैसे लगेगा। हमने इनको एश्योर किया कि ग्राउंड लेवल क्लियरेंसेस हम ला के देते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लाइए, बायबैक का एश्योरेंस उस यूनिट का रहता है, जो भी वहां बनेगा वो खरीद लेते हैं। तो इससे हमारे रोजगार की लेवल बढ़ सकती है। आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को स्केल अप कर सकते हैं। स्केल अप का मतलब है बढ़ाना, इसको आगे लेके जा सकते हैं। संदीप जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यू हैड अ वेरी डिफाइंड विजन। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन था समाज के युवा शक्ति के लिए, द यूथ ऑफ दिस नेशन। जब आपने कहा कि वी शुड हैव मोर एंटरप्रेन्योर्स कमिंग अप एंड बडिंग अप इन दिस आवर कल्चर, आवर कश्मीरी कम्युनिटी, तो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू आर बिल्डिंग अप इन इक्वट in terms of empowering these youngsters to be future entrepreneurs? मतलब आगे के व्यवसाय में खड़े हो सके, अपने पाँव पे अपने बिजनेस कर सके। ये नए हैं, स्टार्टअप है, इनको कोई पैसा नहीं देगा, तो किस तरह का आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, जिसके ऊपर हम बात भी कर रहे हैं कि कोई भी ड्यू डिलिजेंस होगी वो हम करेंगे तो आप बाकी कर सकते। थोड़ा सा आप अगर मैं खुद स्टार्टअप कम्युनिटी से आता हूँ। मैंने 2019 में कंपनी शुरू की थी और 2023 में उसको एक यूके की कंपनी को बेच दिया। और मेरे जैसे और मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे लोग हैं जो कश्मीरी हिंदूज़ है या हिंदूज़ है। बात बात में उनसे हमारी बातें हुई है एंड सब लोग चाहते हैं कि एक तरीके का फंड बनाया जाए जिसको हम सोशल इम्पैक्ट फंड बोलते हैं। स्पेशली जो यूथ है, अगर उनके पास कुछ आइडियाज़ है तो इक्वट के थ्रू हमारे पास आएँ, ऑफ कोर्स विद फिल्टरिंग फ्रॉम पनन कश्मीर। एंड उसका थॉट प्रोसेस ये है कि अगर एक रेगुलर फंड में, अब आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग फंड को फॉलो करते हैं, बट यूजुअली फंड में क्या होता है कि जब पैसा जाता है उसकी एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे 16-17% रिटर्न चाहिए। बट लेकिन एक सोशल इम्पैक्ट फंड में क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को लोअर किया जा सकता है। तो इक्वट का थॉट प्रोसेस यही है, स्टार्टअप्स स्पेशली जो हमारे हिंदू समाज से कश्मीर से आ रहे हैं उनको एक सोशल इम्पैक्ट फंड में लाया जा सके ताकि वो एक जिनको किक स्टार्ट मिल सके। और इसका एक बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि जिसको फंडिंग मिलेगी उसको ये भी प्रॉमिस करना है जब वो बड़ा बन जाएगा तो इसको वो आगे कंटिन्यू करेगा ताकि एक चेन बनती रहे और हम लोग जब तक वापस कश्मीर जाएं, जब तक हम बाहर हैं, तब तक हम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड रहें, तब तक हमारी बेसिक चीजें ऑलरेडी टेकन केयर रहे ताकि हम इंटेलेक्चुअली सोच सके। पहले पेट, फिर सबकी सोशल सिक्योरिटी एंड देन वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट, राइट? सो दैट इज द थॉट प्रोसेस। थैंक यू संदीप जी। और इस चीज पे हम काम भी शुरू कर दिया है हमने बहुत जल्दी, एक जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं कि किस तरह से हम लोगों के आइडियाज, उनके बिजनेस मॉडल, वो कैसे भी हो, छोटे बड़े, उनको लेके उसकी फिल्ट्रेशन ड्यू डिलिजेंस करके इक्वट के मॉडल पे लाएं। आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं इक्वट के, आई हैव मेट द who's and who of इक्वट, दे हैव फैंटास्टिक टीम ऑफ पीपल। इनके पास बहुत अच्छी टीम है और मैं इनके एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ऑब्जर्वर करके इन्होंने मुझे बुलाया था और मुझसे इन लोगों ने सवाल काफी पूछे कि कैसे आप ये एक्टिविटी करोगे अगर हम आपको के साथ रिलाई करते हैं। But we only want to rely with the community people, and knowing they knew Panun Kashmir, they know youth for Panun Kashmir, and they were very keen कि हम इनकी एक extended arm बने execution की, और इसको जो build करना है, पैसे से पैसा बनाना, बड़ा करना, वो इक्वट हमें support कर सकता है। तो संदीप जी, it's so nice कि इसमें कुछ चीजें आए हैं। Again,
ऑन द फ्रंट आपको हम एश्योर करते हैं कि बहुत जल्दी वंस दे आर रेडी विद देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको ये टेक्निकली अभी डिजाइन करके रेडी कर रहे हैं, विल कम बैक टू यू वेरी सून एंड देयर विल बी सम वेरी गुड न्यूज कमिंग अप. Over to you. Thank you very much. Thanks, Rahul. Yeah, thank you very much. I think we should not take much of your time. थैंक यू संदीप जी. राहुल जी, आप 2 मिनट बने रहें. मैं मंच पे निवेदन करूंगा, फिर से एक बारी कष्ट देने का प्रयास करूंगा डॉक्टर अग्निशेखर सर को, अपने अध्यक्ष विठल जी और दिगंबर जी को. राहुल रैना साहब अपने. रोहित भैया, आपका आना आवश्यक है. आप कहाँ हैं? रोहित भैया. अच्छा, तो मैं ये सत्र आपके बीच में बैठे कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने समय समय पर मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए और मेरी पीड़ा के लिए अपने समय से समय निकाला है. और मेरा भी दायित्व बनता है, मेरी संस्था का दायित्व बनता है कि इनके समय की कदर करें और इन्हें सम्मानित करें जिसके ये वास्तव में हकदार है. और आज की सभा में ऐसे 18 दीपक हैं जो आज आपके समक्ष प्रज्वलित होंगे, जिनका प्रकाश आपको दिखाया भी जाएगा और आपसे प्रेरणा आपको उनकी दिलवाई जाएगी कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें आप भी सम्मानित महसूस करेंगे और हम भी सम्मान उनके लिए वितरित करेंगे. मैं पहले सम्मानित होने वाले जिस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं, जिस महानुभाव को, और जिस सम्मान से वो सम्मानित होने जा रहे हैं, मैं उस सम्मान के बारे में थोड़ा बताना जरूर चाहूंगा. सम्मान का नाम है लोक सेवा सम्मान, जिसके बारे में विठल जी बताएंगे कि ये सम्मान का जन्म, इस सम्मान को क्यों रखा गया मेरे समाज के माध्यम से, मेरी संस्था के माध्यम से. अध्यक्ष महोदय, आप आके सम्मान के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं. बहुत बहुत धन्यवाद. जो हमारा पहला हमने सम्मान 2015 सेकेंड यूथ कॉन्फ्रेंस में हमने स्थापित किया था, वो पंडित ओंकारनाथ रैना लोक सेवा सम्मान हमने वहाँ पे स्थापित किया था. और आज हम अपने समाज के कुछ ऐसे लोगों को वो सम्मानित करेंगे जिन्होंने हमारे समाज के लिए प्रखर रूप में काम किया. इसके लिए हमने एवी के माध्यम से हम पहले पंडित ओंकारनाथ रैना जी का एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद एक एक करके जिनको ये सम्मान दिया जाएगा उनका भी एवी चला के हम उनको बुलाएंगे. तो मुझे तो सबसे पहले कैन वी प्ले द इंट्रोडक्शन एवी प्लीज. ना ले लेता वॉल्यूम. के समस्त कश्मीरी हिंदू समाज के मार्गदर्शक, संकट मोचक और विचारक माने जाते थे. उनके भीतर नेतृत्व की जो संवेदना थी वह किसी भी पीड़ित कश्मीरी पंडित के लिए संबल बन जाती थी. समाज में उन्हें एक थिंक टैंक के रूप में देखा जाता था, जिन्होंने प्रारंभिक वर्षों में ही आने वाले संकट को भांप लिया था. जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार शुरू हुआ और पहला विस्थापन हुआ, तब ओंकारनाथ रैना जी ने पीड़ितों के साथ एक पशुपालन शेड बोरपिल्ली जम्मू में डेरा डाला और वहीं से उनके पुनर्वास और हक की लड़ाई की शुरुआत की. इसी स्थान पर उन्होंने सबसे पहले बटिस्तान की अवधारणा रखी, एक पृथक क्षेत्र जहां कश्मीरी पंडित भारत सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में सुरक्षित जीवन जी सके. यहीं से पुनः कश्मीर आंदोलन के बीज बोए गए और ठीक एक वर्ष बाद मार्गदर्शन प्रस्ताव 1991 को संपूर्ण कश्मीरी पंडित
समाज ने यही पारित किया, परंतु ओंकारनाथ रैना जी केवल विचारक नहीं थे, वह एक अद्भुत जमीनी कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने समाज को आंदोलनों के लिए तैयार किया, धरनों, सेमिनारों और जनसभाओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई। बलिदान दिवस पर वे सबसे पहले अपना सिर मुंडवाने वालों में शामिल थे, जिससे बलिदान और प्रतिरोध का प्रतीक खड़ा हुआ। इन्हीं आंदोलनों में भाग लेते समय उन्हें पहली बार दिल का गंभीर दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने उन्हें सख्त आराम की सलाह दी, लेकिन उनका जुझारू स्वभाव कहाँ मानने वाला था। उन्होंने फिर से आंदोलन में भाग लिया। पनुन कश्मीर का झंडा हाथ में था और यही दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका देहांत हो गया। इस प्रकार वह पनुन कश्मीर आंदोलन के पहले शहीद बने, जिन्होंने अपने प्राण संघर्ष की राह में न्यौछावर कर दिए। आज उनकी विरासत उनके पुत्र पुत्रियां आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज पनुन कश्मीर आंदोलन के सबसे प्रबल प्रवक्ता है और अपने पिता के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी स्मृति और बलिदान को चिरस्थायी बनाने हेतु यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने वर्ष 2015 में स्वर्गीय श्री ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान की स्थापना की, जो सच्चे नायकों को दिया जाता है, जो समाज सेवा, संघर्ष और निष्ठा का प्रतीक है। हम श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं स्वर्गीय श्री ओंकार नाथ रैना जी को, जो संघर्ष के दीपक, सम्मान के प्रतीक और पनुन कश्मीर के अमर योद्धा थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सम्मान के लिए जो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा सतीश सर फाउंडेशन के श्री कमलेश तुप्ती जी। कमलेश तुप्ती जी, कैन वी प्ले द एवी प्लीज? सतीश सर फाउंडेशन जब तक आते हैं तब तक आप प्लीज एवी प्ले कीजिए। कश्मीरी हिंदू समाज की सांस्कृतिक चेतना, परंपरा और तात्विक विरासत को व्यवस्थित, संयमित और संगठित रूप में पुनर्जीवित करने का जो दायित्व पनुन कश्मीर, उसमें सतीश सर फाउंडेशन एक मूक लेकिन अत्यंत प्रभावशाली धुरी बनकर उभरा। वर्ष 2001 में नवरेह के पावन दिन इसकी स्थापना एक संकल्प के साथ की गई कि यह संगठन समाज में मिशनरी शैली में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगा। सतीश सर फाउंडेशन ने कोई राजनीतिक रेखा नहीं अपनाई, न ही व्यक्तिगत महिमा मंडन में रुचि दिखाई, बल्कि यह संस्था पूरी तरह से वैदिक मर्यादा, धार्मिक अनुशासन और पारंपरिक कश्मीरी मूल्यों की रक्षा में निरंतर समर्पित रही है। इसके द्वारा किए गए कार्यों में नवरेह व हेरत प्रकाशन, पारंपरिक कैलेंडर, संस्कार कार्यशालाएं, पूजन विधि पुस्तिकाएं, ऑडियो वीडियो स्तोत्र सामग्री तथा शैव, शाक्त, वैष्णव और लोक परंपराओं के संरक्षण का प्रयास प्रमुख है। ये संस्था यह मानती है कि भाषा, पद्धति और श्रद्धा, ये तीन स्तंभ ही किसी जातीय समाज की दीर्घायु की गारंटी होते हैं। इसलिए सतीश सर फाउंडेशन द्वारा कश्मीरी भाषा का प्रवाह, नैतिक शिक्षा का संवर्धन, समाज में पारस्परिक सौहार्द का विस्तार और आर्थिक रूप से पारदर्शी सेवा कार्य को केंद्रीय उद्देश्य बनाया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से यह संस्था व्यक्तिगत प्रचार से दूर सामूहिक निर्णय प्रणाली, वित्तीय पारदर्शिता और सेवा निष्ठा की नीति पर चलती है। शून्य व्यक्तिगत व्यय, कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं, कोई व्यक्तिगत सम्मान नहीं। इस संस्था की यह आचार संहिता अपने आप में अनुकरणीय है। कश्मीरी हिंदू समाज की वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने, पीढ़ियों में सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने और भारत की सप्तऋषि परंपरा की गहराई तक पहुंचने के इस प्रयास के लिए पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 सतीश सर फाउंडेशन को प्रदान किया जा रहा है। यह सम्मान एक संगठन को नहीं, एक विचारधारा को प्रणाम है, जो धर्म, संस्कृति और उत्तरदायित्व के संकल्प से जन्मी और उसी से संचालित होती है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं वो श्रीमती कीर्ति दर। कैन यू प्ले द एवी फॉर श्रीमती कीर्ति दर? जम्मू कश्मीर की पत्रकारिता के इतिहास में यदि कोई नाम साहस, विशिष्टता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है तो वह है श्रीमती कीर्ति धर, राज्य की पहली महिला खेल पत्रकार। उस क्षेत्र में जहां पत्रकारिता विशेषकर खेल पत्रकारिता पुरुष वर्चस्व की परिधि में रही, श्रीमती धर ने न केवल प्रवेश किया बल्कि उत्कृष्टता का मानक भी स्थापित किया। विगत वर्षों में वे जम्मू कश्मीर की सबसे अधिक सम्मानित खेल पत्रकार रही हैं, जिनकी रिपोर्टिंग ने खेल को केवल आंकड़ों या परिणामों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे संघर्ष, प्रेरणा और चरित्र निर्माण की कथा बना दिया। उनकी लेखनी में संवेदना, दृष्टि और विश्लेषण का ऐसा सम्मिलन है जो युवा खिलाड़ियों, विशेषकर महिलाओं को मंच और मनोबल दोनों प्रदान करता है। पत्रकारिता से आगे बढ़ते हुए श्रीमती कीर्ति धर ने समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। चाहे ग्रामीण परिवेश की युवतियों के लिए खेल शिविर हो या महिला नेतृत्व हेतु संवाद मंच, उनकी उपस्थिति ने हर स्थान को प्रभावशाली बनाया है। एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और उदार परोपकारी के रूप में भी वे अद्वितीय हैं। उन्होंने आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मौन रहकर बहुमूल्य योगदान दिया है। बिना किसी प्रचार या प्रशंसा की चाह के पत्रकारिता, नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा के इस त्रिविध संगम हेतु श्रीमती कीर्ति धर को पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पत्रकारिता के इतिहास में यदि कोई नाम साहस, विशिष्टता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है तो वह है श्रीमती कीर्ति धर, राज्य की पहली महिला खेल। धन्यवाद कीर्ति जी। अब जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं मेरे हीरो, हमारे समाज में वो व्यक्ति जो 96 कीमोथेरेपीज होने के बाद भी समाज के लिए खड़े होते हैं, हम सबके प्रिय श्री पिंटू पंडिता जी। पिंटू पंडिता जी, पिंटू जी पंडिता विस्थापित कश्मीरी थोड़ा सुन लेंगे प्लीज कीप क्वाइट। जिन्होंने न केवल पुनर्वास की चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से जिया बल्कि उसे एक सशक्त जन संघर्ष। प्लीज शांति रखिए, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज लिसन टू द एवी। सुनिए, आप सुनिए और इंस्पायर होइए इनसे। प्लीज प्ले द एवी, प्लीज प्ले द एवी। का स्वरूप भी दिया। शरणार्थी शिविरों की जमीनी सच्चाइयों से लेकर दिल्ली के नीति निर्माण मंचों तक पिंटू पंडिता ने लगातार यह सुनिश्चित किया कि समुदाय की आवाज कभी दबने न पाए। उनकी सक्रियता केवल विरोध या याचना तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने व्यवस्था के भीतर संवाद, संगठन और रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी भूमिका को रचनात्मक दिशा दी। सामाजिक न्याय, शिक्षा, पहचान और अधिकार जैसे मूलभूत प्रश्नों को वे सार्वजनिक विमर्श में पुनः स्थापित करने में सफल रहे हैं। उनका नेतृत्व शैलीगत नहीं बल्कि सहभागी है। वे युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, पीड़ितों के लिए आश्वासन है और शासन के लिए चेतावनी। कर्म, साहस और दूरदृष्टि के इसी त्रिवेणी स्वरूप को सम्मानित करते हुए उन्हें पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। आप कैमरा का फोकस पिंटू जी पे कीजिए और पीछे की फोटोग्राफ देखिए पिंटू जी की। ये 4 साल पुरानी फोटोग्राफ है।
4 साल में 96 कीमोथेरेपीज करने के बाद जगती में किसी भी चीज की आवश्यकता वहां पे पड़े तो सबसे पहले पिंटू जी को ही बुलाया जाता है। मेरे को लगता है इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए पिंटू जी पंडिता के लिए, प्लीज। ताई साइलेंट में हूँ, नमस्कार। जो यहाँ पर डिग्निटरीज आए हैं, मैं जगती कैंप के अपने समाज की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। 2 चीज़ें मुझे बोलनी है। अंग्रेजी में कहते हैं द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज़ नॉट इन रेजिंग बट इन रेजिंग एवरी टाइम वी फॉल। जिस तरह मेरे भाइयों ने बोला, 8 बार हम डिस्प्लेस्ड हो गए, लेकिन 8वीं बार कश्मीरी पंडित समाज वाहिद एक समाज है पूरी दुनिया में जिसने न कोई गन उठाया, न कोई लड़ाई झगड़ा किया, न कोई पत्थर उठाया, न कोई बम चलाया, न कुछ चलाया, लेकिन अपनी विद्या से, एजुकेशन से पूरी दुनिया में रूल किया। पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कश्मीरी पंडित छाया हुआ है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारा जो सोना गहना है, वो हमारी एजुकेशन है। इसके लिए मैं अपने समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पूरी दुनिया में इस वक्त छाए हुए हैं। नंबर 2, मेरी तरह हिम्मत रखो। मैंने 40 कीमोथेरेपी की, 70 रेडियोथेरेपी की। शायद कोई व्यक्ति, मैं 8वां अजूबा हूँ दुनिया में, अपने आप को 8वां अजूबा कहता हूँ। इतनी थेरेपी कर को कोई बचता नहीं है, लेकिन मैं अभी फाइट कर रहा हूँ। तब तक फाइट करता रहूँगा, तब तक जीवित रहूँगा जब तक न मुझे अपना पनन कश्मीर में मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू जी, और आप बहुत लंबा जिएंगे और बहुत स्वस्थ जिएंगे और जल्दी से आप स्वस्थ हो जाएंगे, ये हमारी और हम सबकी कामना है। मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले 10-12 साल से जिनका साथ हमें मिला और जिनको मैं अपना मित्र भी बोल सकता हूँ, जिनको मैं अपना आइडल भी बोल सकता हूँ, ऐसे मेरे मित्र और देवताओं के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी को ये लोक सेवा सम्मान से हम सम्मानित करेंगे। कैन यू प्ले द AV नंबर 1, श्री विष्णु शंकर जैन जी प्लीज। और विष्णु शंकर जैन जी के लिए आप दोबारा से स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए, क्योंकि हमारे देवताओं के वकील हैं। कैन वी हैव अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर विष्णु शंकर जैन जी। विष्णु शंकर जैन भारतीय विधिक विमर्श में जब धर्म, इतिहास और न्याय के संघर्ष एक साथ उपस्थित होते हैं, तब श्री विष्णु शंकर जैन जैसे व्यक्तित्व एक विधिक ध्रुवतारी की तरह उभरते हैं। वे उन विरले अधिवक्ताओं में सम्मिलित हैं जिन्होंने सनातन सभ्यता के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की पुनः स्थापना के लिए न्यायालयों को न केवल एक विधिक मंच के रूप में बल्कि एक वैचारिक रणभूमि के रूप में प्रयोग किया। ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, काशी विश्वनाथ, ताजमहल, परिसर और अन्य ऐतिहासिक एवं संवेदनशील मामलों में श्री जैन की भूमिका केवल वकील की नहीं रही। वे हिंदू समाज की न्यायिक चेतना के प्रतिनिधि बनकर सामने आए। उनकी विधिक तर्क शक्ति, शास्त्रीय संदर्भों की समझ और भारतीय संविधान की गहराई से व्याख्या करने की क्षमता ने उन्हें समकालीन भारत के सबसे सशक्त सिविलाइजेशनल लॉयर के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे केवल वाद विवाद के विशेषज्ञ नहीं, बल्कि वैचारिक अनुशासन, राष्ट्र धर्म के प्रति निष्ठा और सनातन मूल्यों के संवैधानिक संरक्षण के समर्पित सेनानी हैं। उनकी पैरवी में तटस्थता नहीं, स्पष्ट पक्षधरता है। भारत की उस आत्मा के पक्ष में जो सहिष्णुता, श्रद्धा और परंपरा से बनी है।
भारतीय न्याय व्यवस्था के माध्यम से सनातन की पुनरावृत्ति और राष्ट्र चेतना के संवैधानिक अनुच्छेदों में प्राण फूंकने के इस अविस्मरणीय कार्य हेतु श्री विष्णु शंकर जैन को पंडित ओंकारनाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। अगला, धन्यवाद विष्णु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया जाता है टीआरटी नगरोटा एक्शन कमेटी, और मैं अनुरोध करूंगा श्री विजय पंडित जी से कि आके ऑन बिहाफ ऑफ टीआरटी नगरोटा ये अवार्ड लें। कैन यू प्ले द एवी प्लीज। कि जिन स्थलों ने संघर्ष, प्रतीक्षा और धैर्य की दीर्घ कथा रची, उनमें टीआरटी नगरोटा एक अत्यंत संवेदनशील और प्रतीकात्मक स्थान रहा है। इसे स्थल की आवाज, आकांक्षा और आवश्यकताओं को संगठित रूप देने वाली संस्था है। टीआरटी नगरोटा एक्शन कमेटी यह एक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित समिति है, जिसने केवल प्रतिनिधित्व का उत्तरदायित्व नहीं निभाया, बल्कि जमीनी स्तर पर टीआरटी नगरोटा शिविरवासियों की दैनिक कठिनाइयों, आवासीय समस्याओं, जल विद्युत संकट, चिकित्सा एवं रोजगार से जुड़ी पीड़ाओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने और उन्हें दूर करवाने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। यह समिति केवल याचना तक सीमित नहीं रही। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सुनियोजित संवाद, ज्ञापन सौंपना, चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन और कभी कभी न्यायिक हस्तक्षेप तक का मार्ग अपनाकर समुदाय के लिए ठोस परिणाम सुनिश्चित किए हैं। लेकिन इनका कार्य क्षेत्र केवल दैनिक समस्याओं तक सीमित नहीं। यह एक्शन कमेटी पनुन कश्मीर आंदोलन के समर्थन में भी अग्रणी रही है। एकजुटता, संकल्प और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में टीआरटी नगरोटा एक्शन कमेटी ने यह सिद्ध किया है कि स्थानीय संघर्ष भी एक राष्ट्रीय सभ्यतागत आंदोलन की अभिन्न कड़ी बन सकते हैं। उनका कार्य, प्रतिबद्धता और नेतृत्व न केवल नगरोटा बल्कि पूरे विस्थापित समुदाय के लिए संघर्षशील अनुशासन और निरंतर संवाद का उदाहरण है। समाज की पीड़ा का संजीदगी से प्रतिनिधित्व करने, प्रशासनिक स्तर पर समाधान सुनिश्चित करने और पनुन कश्मीर जैसे ऐतिहासिक उद्देश्य के प्रति दृढ़ समर्थन हेतु पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 टीआरटी नगरोटा एक्शन कमेटी को प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद
अगला सम्मान जिन्हें दिया जा रहा है वो श्री संजय दर जी शारिका फाउंडेशन से। कैन वी प्ले द एवी प्लीज? श्री संजय दर जी। कश्मीरी हिंदू समाज के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में यदि किसी संस्था ने बाल चरित्र के निर्माण को अपना ध्येय बनाया तो वह है शारिका फाउंडेशन, और इस विचार बीज के प्रवर्तक हैं इसके संस्थापक श्री संजय धर। चाणक्य वाक्य नैतिकता ही वैचारिक उत्थान की आधारशिला है को प्रतिपाद्य मानकर उन्होंने संगठन को ऐसा शैक्षिक संस्कार केंद्र रूप में विकसित किया जहां बालकों को अकादमिक सहायता के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य भी आद्योपांत सिखाए जाते हैं। श्रीधर का कार्य महज कक्षा कोचिंग तक सीमित नहीं, वे कैरियर परामर्श, व्यक्तित्व विकास और सामुदायिक नेतृत्व की दीर्घकालिक रूपरेखा तैयार करते हैं जिससे सैकड़ों वंचित बालक बालिकाएं आत्मविश्वास के साथ भविष्य कर सके। शांत स्वभाव, मधुर वाणी, किंतु निर्णय में अद्भुत दृढ़ता, यह विरोधाभास की उनकी नेतृत्व शैली की विशेष पहचान है। कश्मीर मेडिकल इमरजेंसी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही प्रशंसनीय है, जहां वे छात्रवृत्ति, आपात चिकित्सा सहायता और सामुदायिक राहत अभियानों का विवेकपूर्ण संचालन करते हैं। इस प्रकार शिक्षा, नैतिक उत्थान और मानवीय सहायता की त्रिवेणी को समन्वित करते हुए श्री संजय धर आज कश्मीरी हिंदू समाज के लिए उस निःशब्द नायक का प्रतिरूप है जो नई पीढ़ी में संकल्प, करुणा और संस्कार का बीज बो रहे हैं। बाल संस्कार, सामुदायिक सेवा और संस्थागत दृढ़ता के इस अनूठे संयोग हेतु श्री संजय धर को पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि मैं पिछले 30 साल से कार्यरत हूँ शारिका में। जो मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कम द स्टेज एंड रिसीव द अवार्ड। प्लीज कम। मेरे जो वॉलंटियर्स हैं प्लीज कम। आप सब बच्चे आए, जो बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं, जो शारिका में मेरे साथ, जो शारिका तो वही चलाते हैं, ये बच्चे वहीं पल बढ़ के हुए हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं, कोई एमटेक है, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है। प्लीज कम हियर, प्लीज वेलकम ऑल ऑफ देम, प्लीज वेलकम ऑल ऑफ देम। जूते निकाल के आना बेटा। आ जाओ। चलो। एक बात मैं सबसे अपनी कम्युनिटी से और जो आए हुए मेहमानों से ये कहना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित बड़ा पीड़ित हुआ तो हमारी दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक हेल्थ है और एजुकेशन है।
हेल्थ का प्रचार तो हम KMST से करा सकते हैं, कश्मीरी मेडिकल इमरजेंसी चैरिटेबल ट्रस्ट से। हमारे पास अभी 3000 पेशेंट्स हैं, करीबन हर चौथे घर के बाद एक कैंसर पेशेंट कश्मीरी पंडित पीड़ित है। तो मैं अपनी कम्युनिटी को, हर साल हमारे 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस साल हमारी व्यवस्था इतनी ख़राब हो गई है, पेशेंट्स इतने ज़्यादा हुए हैं, वी आर डिप्लीटिंग फंड्स। KMST में बहुत डिप्लीट फंड्स हुए हैं। अपनी कम्युनिटी से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, एक विनम्रता प्रेरित नमस्कार करता हूँ, चरणों में पढ़ता हूँ कि हर एक घर कश्मीरी पंडित इससे कनेक्ट हो जाएं और हर एक घर चाहे हर महीने 500-500 रुपये का प्रावधान करें, कंट्रीब्यूट करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर A रंगनाथन का। उन्होंने किताब लिखी है हिंदू राष्ट्र, तो उन्होंने मुझे लास्ट टाइम 1.5 लाख रुपया उसका चैरिटी के KMST में ट्रांसफ़र किया था। आई एम ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। और जो आए हुए महोबान हैं, जो अगर हमारा ये प्रेरित करें, हम बहुत पीड़ित हैं कैंप्स में, नॉन कैंप्स में। अभी पिंटू जी को आपने देखा, ऐसे बड़े कितने भाई, पिंटू जी में एनर्जी है, लेकिन हम पूरा दिन रात लगे रहते हैं कि अपनी कौम को बचाएं। इस साल भी हमारे पास 2000 बच्चे हैं जिनको हम हर साल शारका फाउंडेशन से पूरा प्रेरित करते हैं। और मैं प्राउड के साथ कहना चाहता हूं, आज तक हमने 3500 बच्चों को प्रोफेशनल्स बनाया है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जो ऑल ओवर वर्ल्ड है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपको सुखी रखें, माता शारका आपको हमेशा धन आदान प्रदान करे और आप कंट्रीब्यूट करते हैं। जिंदगी जीने का मकसद वही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला जो सम्मान हम देने जा रहे हैं वो वीर जी बिलव जी को दिया जा रहा है। वीर जी बिलव जी, कैन यू प्ले द AV प्लीज? वीर जी बिलव जी, जगती से वीर जी बिलव। और सत्य युद्ध के अग्रदूत श्री वीर जी बिलव उस विरल परंपरा के प्रतिनिधि हैं जिनकी उपस्थिति के बिना मिश्री वाला कैंप में कोई भी सभा, परिषद या रणनीतिक बैठक संभव ही नहीं मानी जाती। विस्थापित कश्मीरी हिंदू समाज के भीतर वे क्रूसेडर ऑफ ट्रुथ के नाम से विख्यात हैं। एक ऐसे जननायक जिन्होंने निरंतर सक्रियता, निर्भीक वाणी और अथक श्रम से समुदाय की सामूहिक चेतना को जागृत रखा। होमलैंड आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय और अनवरत समर्थक के रूप में उनकी भूमिका केवल आयोजनकर्ता या अभियानकर्ता की नहीं, बल्कि संघर्ष की आत्मा की रही है। हर विरोध प्रदर्शन, प्रत्येक पुनर्वास संबंधी विमर्श और सांस्कृतिक जागरण के प्रत्येक प्रयास के केंद्र में उनका परिश्रम, संगठन कौशल और प्रेरणादायी नेतृत्व प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वर्षों से बिना आधिकारिक पद या प्रचार की परवाह किए बिना उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, समय, ऊर्जा और सामर्थ्य कश्मीरी हिंदू समाज के सर्वांगीण उत्थान तथा पृथक होमलैंड की वैचारिक स्थापना को समर्पित किया है। उनकी सेवा भावना में करुणा है, उनकी सक्रियता में दृष्टि है और उनके नेतृत्व में वह लौ है जिसने विस्थापित समुदाय के संघर्ष को बुझने नहीं दिया। सत्यनिष्ठा, जनसेवा और राष्ट्र समर्पण के इस त्रिवेणी संगम हेतु श्री वीर जी बिलव को पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। अगला जो सम्मान हम देने जा रहे हैं वो हैं श्री राकेश हंडू जी। राकेश हंडू जी प्लीज, कैन यू प्ले द AV? इतिहास केवल राजाओं और क्रांतियों से नहीं बनता, वह उन गुमनाम नायकों से भी गढ़ा जाता है जो बिना जयघोष, बिना वंदनाओं के चुपचाप युग का नैतिक संतुलन संभालते हैं। श्री राकेश हंडू ऐसे ही एक वीर, सादा और अपरिचित किंतु प्रभावशाली कर्मयोगी हैं, जिन्होंने कश्मीरी हिंदू समाज के संघर्षशील अध्यायों में मौन रहते हुए भी अमिट हस्ताक्षर अंकित किए। विस्थापन से पूर्व ही
आतंकवाद की पहली लहरों के विरुद्ध उनका साहस सार्वजनिक रूप से दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने उस कालखंड में, जब डर, संदेह और अराजकता घाटी में व्याप्त थे, प्रतिरोध का रास्ता चुना। आतंक विरोधी अभियानों में उनकी भागीदारी केवल रणनीतिक नहीं थी, बल्कि वैचारिक भी थी। कई कट्टर आतंकियों के सफाये में उनके प्रयास निर्णायक सिद्ध हुए, किंतु उन्होंने कभी इसका श्रेय नहीं मांगा। यही उनका चरित्र है। पराक्रम के इस दृढ़ बाहुपाश के भीतर एक अत्यंत संवेदनशील और करुणाशील हृदय भी धड़कता है। विस्थापित शिविरों में संकट से जूझते परिवारों के बीच श्री हंडू वर्षों से सहायता का ऐसा अदृश्य तंत्र बने रहे हैं जिसकी कोई सरकारी सूची नहीं, पर हर सहायता पाने वाला उन्हें जानता है। पीएम पैकेज कर्मचारियों पर अत्याचार और भय के वातावरण में जब अधिकांश मौन रहे, श्री राकेश हंडू चट्टान बनकर उनके साथ खड़े हुए। प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाना हो या व्यक्तिगत संकटों में साथ देना, वे हर मोर्चे पर उपस्थित रहे। शौर्य, संवेदना और सत्य के इस दुर्लभ संयोग हेतु श्री राकेश हंडू को पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। हेलो, माननीय हमारे जो काफ़ी लोग आए हैं, जम्मू कश्मीर के बाहर से आए हैं, जैन साहब हैं, सबके तो मेरे को नाम इतना टाइम नहीं है कि मैं नाम रिपीट करूं। मैं तहे दिल से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये लड़ाई 90 से चल रही है और जैसे कि अभी इन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, तो 90 में भी लोग बोलते हैं कि यार हाँ, मतलब जो हमारा यूथ है उनके साथ ये बोला जाता है कि तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। मैं उस टाइम पे अपना घर बार छोड़ के लड़ाई लड़ने गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस थी कि जब वहां जगमोहन को निकाला गया, जो मैं आज तक 35 साल से हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूं, दैट वाज द डार्केस्ट डे, आई कैन से ब्लैक स्पॉट इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, जिस दिन वहां से जगमोहन को निकाला गया, जिसके पीछे जम्मू कश्मीर में एक प्रोपेगेंडा चलाई गई कि कश्मीरी पंडितों को वहां से जगमोहन ने निकाला है। वो उनको बच्चों को ट्रेंड किया गया वहां पे बचपन से ही, स्कूल से, कॉलेज से, कि कश्मीरी पंडितों को। तो मैं उस ट्रेंड के अगेंस्ट भी लड़ता आ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। वो पिंटू जी को देख के तो मेरे को इंस्पिरेशन और आती है, और पिंटू जी को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी और हिम्मत दे दे, क्योंकि उनसे ही मैं प्रेरित होता हूं। पिंटू जी से मेरी दिल्ली में कई मुलाकातें हुई, कई फोरम्स पे हम बैठे, मैं पूरा वॉच करता रहता हूँ। इनफैक्ट पिंटू जी से कल ही मेरा इंटरेक्शन चल रहा था फ़ोन पे, और अब आज भी चल रहा था कि आप जो हमारे बच्चे हैं उनका मतलब यज्ञोपवीत करते हो, तो मास यज्ञोपवीत करते हो, तो हमारे ऐसे कुछ पीएम पैकेज में भी ओवर एज यूथ है कि जिनको मतलब मैरिज नहीं मिल पा रही है कई कारणों से। तो मैंने पिंटू जी को कल रिक्वेस्ट करी है कि इसके ऊपर भी कुछ वर्कआउट करें, क्योंकि मैं अलग अलग फ्रंट्स पे जो भी कर सकता हूं अपने लेवल पे। लोग बोलते हैं बंदूक नहीं उठाई कश्मीरी पंडितों ने, मैं दावे से बोलता हूं मैं एक कश्मीरी पंडित था जिसने बंदूक उठाई, और आज भी तैयार हूं। शिकावत जी तैयार रहना, आप आपने वादा किया ऐसी फ्लोर से, यह वादा करके जा रहा हूं सबको। आपने सिर्फ शस्त्र प्रोवाइड करवाना, बाकी काम मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अगले 2 अवॉर्डी किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, हम उनका एवी चलाएंगे।
और ये अवार्ड उनके घर पहुंचा है। पहला एवी, कैन यू प्ले एवी नंबर 9, श्रीमती मोनिका कोहली जी। अधिवक्ता मोनिका कोहली जम्मू कश्मीर राज्य के न्यायिक परिदृश्य में एक ऐसा नाम है जो विधिक प्रखरता, नैतिक दृढ़ता और राष्ट्रनिष्ठ प्रतिबद्धता का पर्याय बन चुका है। आतंकवाद, संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में निर्णायक लड़ाइयां लड़ने वाली अधिवक्ता कोहली ने न केवल अपने कानूनी कौशल का लोहा मनवाया है, बल्कि कश्मीरी हिंदू समाज के हितों की विधिक रक्षा में भी केंद्रीय भूमिका निभाई है। वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने संवेदनशील मामलों में जिस निर्भीकता, तथ्यान्वेषण और तर्क शक्ति का परिचय दिया, वह राज्य में विधिक सक्रियता का एक मानक बन चुका है। विस्थापित समुदाय की पीड़ा को न्यायिक शब्दावली में रूपांतरित कर उन्होंने उसे विधिक अधिकारों और दायित्वों के विमर्श में स्थान दिलाया। उनकी कार्यशैली महज एक अधिवक्ता की नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ न्यायिक चेतना की है, जो राष्ट्र के संवैधानिक ढांचे में विश्वास रखते हुए जन समूह की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। न्याय, नारी शक्ति और राष्ट्रीय अस्मिता के इस त्रिकोणीय समन्वय हेतु अधिवक्ता मोनिका कोहली को पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। जो अगला सम्मान हम देने जा रहे हैं उसके लिए आई एम पर्सनली मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि किसी भी बड़े भाई का ये सपना होता है कि छोटी बहन उससे बहुत आगे निकले, और मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी ठुमरी, हमारी सबकी बाशा सुमली, जो किसी कारणवश कल ही उनको जाना पड़ा, ये अवार्ड उनके बिहाफ पे मैं सुप्रिया को अनुरोध करूंगा, जस्ट टेक द अवार्ड। डॉक्टर साहब खुद स्टेज पे हैं, और कैन यू प्ले द एवी फॉर बाशा। पुनः प्राप्ति और प्रतिरोध की उस अग्निशिखा से जन्मी जिसे विश्व पनुन कश्मीर आंदोलन के नाम से जानता है, श्रीमती भाषा सुंदरी आज कश्मीरी हिंदू सभ्यता की सांस्कृतिक राजदूत के रूप में प्रतिष्ठित है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में गढ़ी गई उनकी अभिनय क्षमता ने उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की अग्रिम पंक्ति में स्थान दिलाया, जबकि साधारण संवाद को भी असाधारण प्रभाव में बदल देने वाली उनकी वक्तृता ने जनसभा हो या अकादमिक परिसंवाद, हर मंच को ऊर्जा तथा भावनात्मक गहराई प्रदान की। एक कलाकार के रूप में उन्होंने रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन के माध्यम से कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन, पीड़ा और संघर्ष को वैश्विक विमर्श में प्रतिष्ठित किया। वहीं एक कार्यकर्ता के रूप में वे उतनी ही पुरानी हैं जितना स्वयं पनुन कश्मीर आंदोलन। भले ही आयु से सबसे कम हो, उनकी सांस्कृतिक कूटनीति में करुणा है, स्वर में आत्मविश्वास और दृश्य मंच पर उपस्थिति में वह प्रखरता जिसने असंख्य युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने और विवेकपूर्ण प्रतिरोध हेतु प्रेरित किया। कला, विचार और जन संघर्ष के इस त्रिवेणी संगम हेतु श्रीमती भाषा सुंदरी को पंडित ओंकार नाथ रैना लोक सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। आप प्लीज स्टेज पे रहिए। अब सेकंड, अभी बंटी जी ने थोड़ी देर पहले, राकेश जी ने थोड़ी देर बोला कि हम लोगों ने हथियार उठाए। अगला जो अवार्ड जिनके नाम पे आज हम घोषित करने जा रहे हैं वो हमारे समाज के ऐसे योद्धा हैं जो अनसंग रहे हैं, जिनका नाम दबाया गया किसी कारणवश, लेकिन आज यूथ फॉर पनुन कश्मीर बहुत ही गौरवान्वित है उनके नाम का ये अवार्ड अनाउंस करने के लिए। कैन वी प्ले द इंट्रोडक्शन एवी फॉर द अवार्ड। स्वर्गीय सुमेश भान जी कश्मीरी हिंदू समाज के अमर सपूतों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत आयु में ही जिहादी आतंक, अन्याय और मौन के विरुद्ध हुंकार भरी। जब पूरी घाटी भय, रक्त और खामोशी के साए में डूबी थी, तब सुमेश भान जैसे तेजस्वी युवाओं ने उस घुटन भरे सन्नाटे को तोड़कर प्रतिकार की मशाल जलाई। उनका संघर्ष न तो किसी क्षणिक आक्रोश का परिणाम था और न ही मंचों तक सीमित कोई राजनीतिक नारा। यह एक जीवंत जनांदोलन का बीजारोपण था जिसमें उन्होंने अपने विचारों की प्रखरता, कर्म की निरंतरता और आत्मबल की अटूट प्रेरणा से एक समूची पीढ़ी को जगाया। वे केवल एक कार्यकर्ता नहीं थे, वे वह पहली ज्वाला थे जिसने विस्थापन की राख में भी आशा की चिंगारी सुलगाई। उनके प्रयासों ने पनुन कश्मीर आंदोलन को नवचेतना दी, युवाओं को इससे जोड़ा, इससे प्राणवान, उद्दीप्त और संघर्षशील बनाया। आज यूथ फॉर पनुन कश्मीर स्वर्गीय सुमेश भान जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमर सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान की घोषणा करता है। यह सम्मान उन युवाओं को समर्पित होगा जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और प्रतिबद्धताओं
से कश्मीरी हिंदू समुदाय और राष्ट्र के हित में प्रेरणादायक योगदान दिया है। यह सम्मान केवल एक स्मृति नहीं बल्कि एक संकल्प है। सुमेश भान जी की तरह जीवन जीने की प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद। The first person who has been awarded is our own, my very favorite, Shri Ashish Dhar ji. Can you play the AV, please? जब कोई युवा अपनी जड़ों से जुड़कर वैश्विक विमर्श में अपने समुदाय और देश की आवाज को स्थापित करता है तो वह केवल एक विचारक नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक बन जाता है। श्री आशीष धर ऐसे ही तेजस्वी और दूरदर्शी युवा है जिन्होंने अपवर्ड जैसे प्रभावशाली मंच के माध्यम से भारत की सनातन विचारधारा, कश्मीरी पंडितों के संघर्ष और हिंदू सभ्यता के वैश्विक पक्ष को न केवल उभारा है बल्कि आधुनिक संवाद की धारा को भी पुनर्परिभाषित किया है। श्री आशीष धर का लेखन, उनका सार्वजनिक भाषण और वैचारिक दृढ़ता आज के युवाओं को इतिहास से जोड़ने और भविष्य की दिशा दिखाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। कश्मीर का सच, पनुंग कश्मीर का औचित्य और सभ्यतागत संघर्ष जैसे जटिल विषयों को उन्होंने बौद्धिक विमर्श का हिस्सा बनाया, जहां अकादमिक प्रमाण, तर्क और वैचारिक स्पष्टता का समावेश मिलता है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह रही है कि उन्होंने पश्चिमी विमर्शों के बीच से भारतीय दृष्टिकोण को वैश्विक मंचों पर प्रतिनिधित्व दिया, चाहे वह यूट्यूब वार्ताएं हों, लेख हों या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संवाद। श्री आशीष धर की उपस्थिति सदा विषय को गंभीरता, गरिमा और गहराई प्रदान करती है। उनके इसी अद्वितीय वैचारिक योगदान वैश्विक संवाद में हिंदू दृष्टिकोण को सशक्त रूप से प्रस्तुत करने और कश्मीरी पंडित समुदाय के हितों की निरंतर अभिव्यक्ति के लिए स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 उन्हें प्रदान किया जा रहा है। दूसरा द नेक्स्ट अवार्ड इज जिनके को मैं बुलाना चाहूंगा श्री एम के भट्ट जी, हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी। श्री एम के भट्ट जी, कैन यू प्ले द एवी प्लीज? जिस दर्द को दूसरों के लिए राह बनाने का संकल्प बना लिया जाए वही एक सच्चे समाज सेवी का स्वरूप रचता है। श्री एम के भट्ट ने 1990 के कश्मीरी पंडित विस्थापन के बाद टेंटों में रह रहे युवाओं के बीच से उठकर हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी जैसी संस्था की नींव रखी, जो आज हजारों वंचित विद्यार्थियों, एकल अभिभावकों और जरूरतमंदों की आशा का नाम है। उनकी संस्था वर्षों से माता सरस्वती पुस्तकालय के माध्यम से हर साल हजारों छात्रों को मुफ्त NCERT पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षा सामग्री और सेल्फ स्टडी की सुविधाएं प्रदान कर रही है। जगती और पुरखू जैसे विस्थापित टाउनशिप में डिजिटल स्मार्ट लाइब्रेरी, कॉम्पिटिटिव कोचिंग और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स ने सैकड़ों युवाओं के जीवन को दिशा दी है। कोविड-19 के कठिन समय में जब संसाधन सीमित थे, श्री एम के भट्ट ने टेलीमेडिसिन सेवाओं और दवाइयों की होम डिलीवरी जैसे प्रयासों से 1000 से अधिक रोगियों की सेवा कर फिर से एक बार समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य, संस्कृति या रोजगार, एम के भट्ट का योगदान निस्वार्थ, दूरदर्शी और स्थायी परिवर्तनकारी रहा है। इन्हीं अविस्मरणीय कार्यों के लिए श्री एम के भट्ट को स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है।
Shri Ashwani Sadhu ji, please come on the stage. Can we play the AV for Shri Ashwani Sadhu? जब सेवा कर्म बन जाए और समर्पण जीवन की पहचान, तो ऐसे व्यक्तित्व न केवल समाज को संजीवनी देते हैं, बल्कि पीढ़ियों को दिशा भी देते हैं। ऐसे ही एक प्रेरणादायक, निष्काम सेवाभावी और संकल्पशील युवा हैं श्री अश्विनी साधु। श्री अश्विनी साधु ने अपने अभिनव और मानवीय प्रयास केपी ब्लड बैंक के माध्यम से न केवल जीवन बचाने का कार्य किया है, बल्कि एक ऐसा संगठित और प्रभावशाली तंत्र खड़ा किया है जो आज कश्मीरी पंडित समाज में जीवन रक्षक सेवा का पर्याय बन चुका है। रक्त की आवश्यकता पड़ते ही सबसे पहला नाम जो सामने आता है वह है अश्विनी साधु का, जिन्होंने अनगिनत बार सही समय पर सही रक्तदाता को जोड़कर जीवन बचाने का काम किया है। उनका प्रयास केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि एक सतत मानवतावादी मिशन है। उनकी सेवा भावना महज एक पहलू नहीं रही। इस वर्ष के प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने पूरे मेले की अवधि में एक भव्य शिविर की स्थापना की। इस शिविर के माध्यम से जहां एक ओर तीर्थयात्रियों को सुविधा और सेवा दी गई, वहीं दूसरी ओर एक सशक्त प्रदर्शनी के माध्यम से कश्मीरी पंडितों की सांस्कृतिक विरासत, हमारे ऐतिहासिक निर्वासन और पनम कश्मीर की न्यायोचित मांग को लाखों श्रद्धालुओं और विचारशील जनमानस तक प्रभावशाली रूप में पहुंचाया। यह एक गूंजती हुई पुकार थी संस्कृति, अधिकार और अस्तित्व की। श्री अश्विनी साधु उन चुनिंदा युवाओं में से हैं जो सेवा, संगठन और संकल्प का त्रिवेणी संगम बनकर उतरे हैं, जो केवल रक्त से नहीं, विचारों और कर्म से भी समाज की धमनियों में जीवन का संचार कर रहे हैं। उनकी इसी बहुआयामी सेवा भावना और सांस्कृतिक सक्रियता को नमन करते हुए स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 उन्हें प्रदान किया जा रहा है। Both. You want to one? You can take 61. I will take. Thank you. नमस्कार सभी को, क्योंकि यहाँ भारतवर्ष से सारे यहाँ पे अब अतिथि भी आए हैं। मैं दो बातें करूँगा, 60 सेकंड्स मैंने ब्रदर को लिए हैं। तो केपी ब्लड बैंक एक व्हाट्सएप से स्टार्ट हुआ था 2018 में। तो बहुत लोगों ने बोला था ये क्या चल रहा है। तो आज 2025 में है तो 10,000 ब्लड डोनेशन हमने अक्रॉस इंडिया अभी कर दिए। तो करते करते ये हो गया, काफ़ी समाज में काम हमने किए। बट जो आज का प्रोग्राम है, पहले तो मैं विठल जी से और जितने भी मंच हमारे राहुल जी हैं, राहुल भट्ट जी भी हैं, रोहित भट्ट सॉरी, तो मैं इनसे प्रयागराज में मिला। मैं ये एक ज़रा शेयर करना चाहता हूँ, पर्सनल मेरा है। ये प्रयागराज में आए, मेरे से मिले, हमारा शिविर लगा हुआ था वहाँ पे, कश्मीरी पंडित का एक ही शिविर था। और इन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एंड ही केम ऑल द वे, मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर, और मैं भी आउट स्टेशन कहीं मिला। तो इनके आंखों में आंसू थे काफ़ी ज़्यादा। इसने कहा कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि हमारा ऐसा यहाँ पे शिविर लग रहा है। तो मैंने कहा कि आप आओ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो आज का जो प्रोग्राम है, ये देखो, आज ये हमारा फेलिसिटेशन है, ये तो हमारा इंटरनल एक कम्युनिटी का एक अफेयर है। बट सबसे बड़ी बात है जो आज जो मैं भी यही करने गया था प्रयागराज में, कि जब तक हम अपने हिंदू भाइयों को, अपने हिंदू संस्थाओं को, जो जितने भी लीडर्स हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम अलोन फाइट लड़ रहे हैं। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, एग्जैक्टली 35 साल वर्ष पहले हमारे साथ हुआ। और नेक्स्ट बारी हम सब की है जो भारतवर्ष में जो सोए हुए हैं, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। Shri Vikram Kohl ji, KP volunteers. Shri Vikram Kohl ji, can we play the AV for Shri Vikram Kohl? समाज की असली ताकत वे लोग होते हैं जो बिना किसी दिखावे के निरंतर सेवा को ही अपने जीवन का धर्म बना लेते हैं। श्री विक्रम कौल ऐसे ही एक कर्मयोगी, समाजसेवी और दूरदर्शी संगठन करता है, जिन्होंने केपी वॉलंटियर्स जैसी एक समर्पित और प्रभावशाली सेवा समूह की स्थापना कर कश्मीरी पंडित समुदाय में
परोपकार और सहकार्य की एक नई परंपरा शुरू की। केपी वॉलंटियर्स श्री कौल की अगुवाई में न केवल रक्तदान और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसे क्षेत्रों में अग्रणी रहा है, बल्कि शैक्षणिक छात्रवृत्तियों, आर्थिक सहायता, राशन वितरण और संकट में फंसे लोगों तक समय पर मदद पहुंचाने के लिए भी यह समूह एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया में भय और असहायता का माहौल था, श्री विक्रम कौल और उनकी टीम ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की भूमिका निभाते हुए सैकड़ों परिवारों को भोजन, दवाइयां, ऑक्सीजन और वित्तीय सहयोग के माध्यम से सहारा दिया। उन्होंने न केवल विस्थापित बस्तियों में राहत पहुंचाई, बल्कि एक संगठित और संवेदनशील सेवा नेटवर्क की मिसाल कायम की। श्री कौल का दृष्टिकोण केवल आपदा में राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के दीर्घकालिक सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, और यही कारण है कि उनकी पहले आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक एकता पर आधारित होती है। उनकी इस निष्काम सेवा भावना, संगठनात्मक क्षमता और समाज के प्रति अपार समर्पण को आदरपूर्वक नमन करते हुए स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 उन्हें प्रदान किया जा रहा है। नमस्कार आप सबको। मैं जस्ट 30 सेकंड्स लूंगा आपके। आज दिल की गहराइयों से जितने भी आज यहाँ डिग्निटरीज आए हैं, बांग्लादेश से है, बेल्जियम से है और अक्रॉस इंडिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और बड़ी खुशी हुई आज एक ही छत के नीचे सारा हिंदुस्तान के जो भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जाग चुके हैं। क्योंकि अभी मेरे एक भाई ने बोला 35 साल पहले जो हमारी कश्मीरी पंडित समुदाय ने सहा है, वो दिन दूर नहीं, पूरे विश्व भर के हिंदुओं को सहना होगा अगर हम सब इकट्ठे आज नहीं होंगे। ये यूथ फॉर पनुंग कश्मीर का जो ये आज इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है, सबको यूनाइट होके एक आवाज उठाने का, और 19 जनवरी का जो संकल्प हम लेने जा रहे हैं, दिल्ली कूच चल करेंगे, तो मैं पूरा विश्वास रखता हूं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब इसमें सम्मिलित होंगे और आज से ही इसमें काम होगा। मुझे भी अंदर से बड़े सालों से पता नहीं था कि ये यूथ फॉर पनुंग कश्मीर कर क्या रहा है। सुबह 9:30 से अभी तक हमने वाकई में एक आंख की झलकी भी नहीं ली है। हम भी देख रहे थे ये कर क्या रहे हमारे यूथ अक्रॉस इंडिया। लेकिन मैं पूरी टीम से, खासकर डॉक्टर अग्निशेखर साहब से जो हमारे मार्गदर्शक है पूरी समाज के, पिछले 36 साल से हम इनके बारे में सुन भी रहे, देख भी रहे, ऑन ग्राउंड रहते हैं फॉर द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ऑलवेज। विठल चौधरी साहब जो अध्यक्ष है इसके, दिगंबर जी, राहुल कोल जी, राजेश काशरू जी, रोहित रमन भट्ट जी, पूरी टीम जितना तन मन धन से इन्होंने इन 35 सालों में समाज के लिए काम किया, आज हमने यहाँ पर एक वो छोटी सी झलकी देखी। आपको मैं आश्वासन देता हूँ, मैं तो ज्यादातर जम्मू में ही अपने समाज में एंगेज रहता हूँ। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं कश्मीरी पंडित वॉलंटियर एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, आप सबके ही सहयोग से। एक हमारा भी एक परिवार है वहां पर। मैं आश्वासन देता हूँ आज के बाद मेरी पूरी टीम यूथ फॉर पनुंग कश्मीर के एजेंडा के साथ। इट इज माई कमिटमेंट ऑल ऑफ यू। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। श्रीमती चंद्रा दर, कैन यू प्ले द एवी प्लीज? श्रीमती चंद्रा दर। कुछ व्यक्तित्व शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से इतिहास लिखते हैं। श्रीमती चंद्राधर ऐसी ही एक साहसी, निडर और अत्यंत संवेदनशील कार्यकर्ता है, जिन्होंने सेवा को केवल कर्तव्य नहीं बल्कि जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया। कोविड-19 महामारी के भयावह दौर में जब लोग अपने ही परिजनों से दूर भाग रहे थे, उस समय श्रीमती चंद्राधर ने अपनों और परायों के बीच कोई भेद नहीं किया।
उन्होंने संक्रमित रोगियों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर कई बार उनके शवों को श्मशान तक ले जाने जैसे कार्य भी बिना किसी भय, संकोच या प्रचार के किए। वह न केवल सेवा की प्रतीक बनी, बल्कि उस काल की सबसे सशक्त मानवीय उपस्थिति भी। सिर्फ महामारी ही नहीं, सामान्य दिनों में भी वह एक जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता और सत्य के लिए संघर्ष करने वाली निर्भीक आवाज के रूप में जानी जाती है। चाहे कैंपों की समस्याएं हों, विस्थापितों की पीड़ा हो या पनुन कश्मीर की मांग, चंद्रा जी हर मोर्चे पर डटकर खड़ी रहीं। उनकी यह अद्भुत सेवा भावना, साहस और सक्रियता समाज के लिए प्रेरणा है। इन्हीं गुणों के लिए श्रीमती चंद्राधर को स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 प्रदान किया जा रहा है। धन्यवाद चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्यारेलाल पंडिता जी, कैन यू प्ले द एवी प्लीज? श्री प्यारेलाल पंडिता। निष्ठा और निरंतर सेवा एक ही व्यक्तित्व में साकार हो जाए तो वह इतिहास रच लेता है। श्री प्यारे लाल पंडिता ऐसे ही युग निर्माता है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब आतंकवाद चरम पर था, उन्होंने अग्रिम पंक्ति में रहकर एंटी इंसर्जेंसी अभियानों में भाग लिया और अपने साहस से न जाने कितनों को जीवन दान दिया। जम्मू में स्थानांतरित होने के बाद भी उनका जुझारूपन कम नहीं हुआ। वे नगर नगर में धरना प्रदर्शनों, विचार गोष्ठियों और कानूनी संघर्षों के माध्यम से कश्मीरी पंडितों की पनुन कश्मीर, स्वतंत्र, सुरक्षित और केंद्रीय प्रशासन वाले मातृभूमि क्षेत्र की मांग के सबसे मुखर और प्रखर प्रवक्ता बने रहे। आज वे एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण पद संभालते हुए भी न किसी दलगत सीमाओं में बंधते हैं, न सिद्धांतों से समझौता करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता की परीक्षा तब और गहरी हुई जब कोविड-19 महामारी 2020 ने जगती टाउनशिप को भी अपनी चपेट में लिया। उसी संकट काल में श्री पंडिता ने संसाधनों की व्यवस्था से लेकर दवाइयों, ऑक्सीजन, भोजन और मानसिक संबल तक हर मोर्चे पर फ्रंट लाइन वॉरियर बनकर समाज को निडरता से संभाला। जगती के निवासियों ने उन्हें उस कठिन समय में न केवल एक नेता बल्कि एक अभिभावक के रूप में अनुभूत किया। उनके इस निर्भीक सैन्य पृष्ठभूमि, अद्वितीय सामाजिक नेतृत्व और समुदाय उपेक्षितों के प्रति करुणा से पूरित सेवा भाव के सम्मान स्वरूप स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 उन्हें प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारेलाल जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल कुमार भान जी, कैन वी प्ले द एवी प्लीज? श्री अनिल कुमार भान। जब कोई व्यक्ति सेवा को केवल दया नहीं बल्कि अपना धर्म मान लेता है तो उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। श्री अनिल कुमार भान हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में ऐसे ही एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कठिन दौर से सामाजिक सेवा की शुरुआत की और आज तक निरंतर समाज की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। कोरोना महामारी के समय जब पूरे देश में भय और अभाव का माहौल था,
उस समय श्री भान और उनकी टीम ने जरूरतमंदों तक दवाइयां, राशन, भोजन और मानसिक संबल पहुंचाया। इसी काल से उन्होंने एक विस्तृत सामाजिक सेवा अभियान की नींव रखी, जो अब शिक्षा, चिकित्सा सहायता, निर्धन परिवारों की शादियों में सहयोग और ग्रोसरी किट वितरण तक विस्तारित हो चुका है। हाल ही में उन्होंने युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए खेलकूद और फिटनेस आधारित गतिविधियों की एक नई पहल प्रारंभ की है, जो न केवल स्वास्थ्य को सशक्त करती है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और अनुशासन भी विकसित करती है। उनका मानना है कि युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में जोड़कर ही समाज को नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ट्रस्ट उनके नेतृत्व में अब एक सक्रिय और भरोसेमंद मंच बन चुका है, जो जरूरतमंदों की हर उस पीड़ा को स्पर्श करता है जहां राज्य या समाज की मुख्य धारा नहीं पहुंच पाती। उनके इस व्यापक सामाजिक योगदान, नशा मुक्ति के प्रतिबद्धता और युवाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आत्मबल के मार्ग पर लाने के लिए स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 श्री अनिल कुमार भान को प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं यहाँ आए हुए अतिथिगण जो पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे आए हुए हैं, उनका स्वागत करता हूँ। आप माता के चरणों में आए हैं और आपको माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। 1990 में मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, डॉक्टर शेखावत जी आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने बोला कि आप हमारे पीछे खड़े रहेंगे और हम आपको यहाँ पे, पंडित यूथ बोलता है कि आपने बोला आपने मारे हैं, हम बोलते हैं हम रप्पा रप्पा काटेंगे, साउथ की भाषा में। आज का यूथ जो है, पंडित यूथ जो है, ये डर इसकी डिक्शनरी में नहीं है। और अगर हमारे पीछे ताकतवर लोग आए तो आप कश्मीर की बात छोड़ के हिंदुस्तान की बात करिए, हम उसको भी छीन के लाएंगे। 140 करोड़ हिंदुओं पे ये 30 करोड़ आबादी वाले मुसलमान कभी राज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके लिए ताकतवर लोगों की हमारे पास कमी है। अगर वो हो जाए तो भाई साहब हम हिंदुस्तान पे राज करेंगे। और डॉक्टर शेखावत जी आप बाद में काटेंगे, पहले हम काटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी जिस व्यक्ति को मैं अभी हम सम्मानित करने वाले हैं, उनके बारे में एवी चले उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे हमारे कार्य को, इस पूरे अधिवेशन की बैकबोन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मीडिया में उन्होंने योगदान उनका रहा है, और आज जो आप जितनी भी यहाँ पे तैयारी देख रहे हैं, बैक एंड पे, फ्रंट एंड पे, वो वॉलंटरीली उनकी पूरी टीम पीछे कर रही है। मेरे छोटे भाई और हम सबके बहुत प्यारे श्री रोहित भट्ट, कैन यू प्ले द एवी प्लीज? नाट्य कला, संस्कृति और मीडिया तीनों ही किसी भी समाज की आत्मा को स्वर देते हैं, उसे चेतना और दिशा प्रदान करते हैं। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में अपनी विलक्षण प्रतिभा, दूरदृष्टि और सतत परिश्रम से नई ऊर्जा का संचार करने वाले श्री रोहित भट्ट न केवल वो मेड थिएटर ग्रुप के संस्थापक के रूप में कश्मीरी पंडित समुदाय में थिएटर के पुनरुत्थान के अग्रदूत हैं, बल्कि उन्होंने अपने लेखन, निर्देशन और मंचन के माध्यम से विस्थापित समाज की पीड़ा,
स्मृतियों और सांस्कृतिक संघर्षों को जनमानस के समक्ष प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके नाट्य मंचनों ने देश भर में सनातन संस्कृति और विस्थापन की त्रासदी को नई पीढ़ी से जोड़ने का कार्य किया है। इसके साथ ही श्री रोहित भट्ट ने मीडिया के क्षेत्र में भी अद्वितीय कार्य करते हुए द राइट न्यूज नामक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म की स्थापना की, जो आज न केवल समुदाय की आवाज बना है, बल्कि सत्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता का जीवंत प्रतीक भी है। श्री रोहित भट्ट आज के उन दुर्लभ युवा नेताओं में हैं, जो विचारधारा, कर्म और समर्पण को एक सूत्र में पिरोकर एक वैचारिक क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी इस बहुआयामी सेवा भावना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पत्रकारिता में योगदान को नमन करते हुए स्वर्गीय श्री सुमेश भान युवा आदर्श सम्मान 2025 उन्हें प्रदान किया जाता है, एक ऐसे यशस्वी युवा के रूप में जो अपने कर्मों से अगली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देता है। थैंक यू सो मच। वोमेथ, टीआरएन, जो भी काम हो रहा है ये टीम से हो रहा है। तो मेरी टीम जो बैक एंड टीम है वो सब आएगी। हमारी 2 बच्चियां भी हैं, ये भी मेरी टीम है। आज से ये लोग मेरी टीम में ही है। कामाक्षय, उस तरफ भी 2-3 लोग हैं, वो सब आए। कामाक्षय प्लीज आ जाओ। लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब मैं निमंत्रण देता हूं हमारे जम्मू कोऑर्डिनेटर श्री साहिल पंडिता को थैंक यू नोट देने के लिए। साहिल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले नमस्कार। यहाँ पर जितने भी हमारे आज पूरे देश विदेश से मेहमान आए हैं उनका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आज का युवा वो पुरानी बात कम करना चाहता है लेकिन आगे की बात ज़्यादा रखना चाहता है।
या मैं कहूँगा कि वो एक्शंस पे ज़्यादा बिलीव करता है rather देन वर्ड्स। संदीप जी यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं उनसे भी कुछ आइडियाज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा मेरा भी बैकग्राउंड कुछ वैसा ही है। और मैं भी हमेशा लोगों से या जहाँ पे भी कोई भी अगर मुझे कहीं मंच पे मौका मिलता है, मैं उनसे यही बात कहता हूँ कि हमें अपनी कम्युनिटी को, अगर हम होमलैंड की बात करते हैं, होमलैंड, तो उसके लिए हमें अपनी कम्युनिटी को सोशली, इकोनॉमिकली या मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहला हमारा जो एक कदम होना चाहिए कि सोशली, इकोनॉमिकली एंड मेंटली अपने युवाओं को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन यूथ को स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो कैसे? बिजनेस एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पर लाके, मैं हमेशा बात रखता हूँ कि जो हमारे जो बच्चे हैं, पीएम पैकेज अभी बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, लेकिन उसके साथ क्यों ना बिजनेस के फील्ड में ऐसा सोचा जाए। आज अगर देखा जाए किसी भी लोन के लिए जाएंगे तो 11 से लेकर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो क्यों ना इस तरह का एंजल इन्वेस्टर्स लाया जाए कि 3 या 4% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको इस तरह का लोन या सब्सिडी लोन कहें, वो उस तरह का उनको सुविधा मिले। क्योंकि देखिए, मैंने भी लोन लेके एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कोविड आ गया या बहुत सारी उसमें बैकड्रॉज हुए, तो मैंने काफ़ी लॉस किया। लेकिन आज वो लॉस बेयर करने के बाद भी मैं खड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ और अपने काम पे फोकस करके आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर हम ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें कि अपने नेक्स्ट जनरेशन यूथ को उसके लिए पहले से तैयार कर सके, कश्मीर जाने से पहले हम उनको इस लेवल तक पहुंचा सके कि वो अपने साथ और भी हजारों बच्चों को रोजगार देने में कामयाब होने में, अगर हम इसमें कोई योगदान कर सके, तो मुझे लगता है कि हमारा सबसे पहला ये एक कार्य होना चाहिए। दूसरा, मैं अपने सभी कम्युनिटी के लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, या मैं एक दिल की एक बात करना चाहूंगा कि इस कम्युनिटी ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हमें दर्द को याद रख के आगे का सोचना है और आगे कैसे आगे बढ़ना है, एक दूसरे को कैसे साथ देना है। सोशली भी आज की टाइम पे सोशल लाइफ हमारी बहुत जीरो हो चुकी है। इस तरह की गैदरिंग होकर सोशल लाइफ हमें काफ़ी एक्टिव करनी चाहिए। तो सोशली हमें बहुत स्ट्रांग बनना है। मेंटली करियर काउंसलिंग की बहुत कमी है। करियर काउंसलिंग अगर हमारे बच्चों को आज के टाइम पे 8वीं क्लास से ही करवाई जाए, तो मुझे लगता है कि जो बच्चा सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, जो बच्चा 12th पास के लिए उसको खाली पता है मुझे ग्रेजुएट करना है बीएससी कंप्यूटर साइंस, बस इसके अलावा उसको कुछ मालूम नहीं है, तो अगर हम 8वीं क्लास से उन बच्चों को करियर काउंसलिंग करवाई जाए, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, तो कहा जाता है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मैं ये अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज करूंगा, अनफॉर्चुनेटली स्किल डेवलपमेंट के नाम पे क्या कोर्सेज किए जाते हैं, सिर्फ होटल मैनेजमेंट, आईटी, जो आज बच्चा मुझे लगता है घर पे सीख रहा है। आजकल का टाइम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल का टाइम है डिजाइनिंग का, आजकल टाइम है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का। चाइना में 4 साल का बच्चा अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, क्या कश्मीरी पंडित का बच्चा 4 साल का डेवलप नहीं कर सकता है? लेकिन हमने वैसी मेंटेलिटी बनाई है, हमने वैसी सोच रखी है कि हमारा बच्चा 12वीं क्लास पढ़ेगा, 12वीं के पास इंजीनियरिंग करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये हमारी सोच, हमें इस सोच से बाहर निकलना है। ये छोटा बच्चा ये क्या करेगा, 12वीं कर गया। चाइना में या बाकी देशों में 5 साल के 6 साल के बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, पूरे देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। और आज भी हम इसी सोच में अटके हुए हैं कि हमारा बच्चा खाली इंजीनियरिंग करेगा या हमें इंजीनियरिंग के लिए रिगार्डिंग ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है। मैं चाहता हूं इस कंसेप्ट से हमें दूर निकलना चाहिए कि स्कॉलरशिप खाली आप वो इंजीनियरिंग के लिए प्रोवाइड किया जाए। हमें थोड़ा करियर काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बच्चों को आज से ही करियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब हमारा बच्चा देश विदेश में, वो दिन दूर नहीं है जब हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा हर एक बच्चा होगा। हमें पॉलिटिकल वाइज भी स्ट्रांग बनना है, सोशली भी हमें स्ट्रांग बनना है। तो उसके लिए ये हमें छोटे छोटे, ये कोई बड़े कदम नहीं है, ये छोटे छोटे कदम हैं। और इन कदम को लेने के लिए हमें कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। छोटा छोटा बात सिर्फ एक है, बात है सिर्फ सोच की, विजन की। हम खाली जो आज से 30 साल हमने किया कर रहे हैं, आज भी हम वही कार्य कर रहे हैं। तो मेरी सबसे यही निवेदन है कि इस बारे में सोचा जाए या इसके तहत कुछ कदम लिए जाए। धन्यवाद।
धन्यवाद पूरे समाज का। आज 13 जुलाई कश्मीरी हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन। इस कार्यक्रम को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए जो मुझे लगता है पिछले कई वर्षों में सबसे बड़ा कार्यक्रम के रूप में उभर आया है, चाहे वो जगती से हो, अश्विनी जी हो, सुनील पंडिता जी हो, राजनाथ दर जी हो, वीर जी बलोच जी हो, सुनील पंडिता जी हो, साहिल पंडिता हो, कार्तिक जी हो, दिनेश तिक्कू जी हो, बहुत सारे ऐसे युवाओं ने और बहुत सारे ऐसे माताओं ने, बहनों ने हमें इस कार्यक्रम को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए समर्थन किया। हमारे डोनर्स का हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने यूथ फॉर परमानेंट कश्मीर के तरफ से पूरे समाज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो पूरे डेडिकेशन से सवेरे 9 बजे से लेके शाम को लगभग 6:30 बजने का समय आ रहा है। मुझे लगता है बहुत समय के बाद ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। इसके तरफ से यूथ फॉर परमानेंट कश्मीर की तरफ से आप सबको धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश विदेश से आए हुए हमारे सभी मेहमानों का, देश विदेश से आए हुए सभी हिंदू वक्ताओं का, इस कार्यक्रम को संपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए। समाप्त। जय गुरु, जय पनुन कश्मीर। वोई वार, वोई वार, वोई वार।